लिन फैन अपने पेट में तितलियां उड़ने का एहसास होने से खुद को नहीं रोक सका। वह केवल युद्ध के लिए स्थापित अस्थायी शिविर में गया था, वास्तविक संप्रदाय में नहीं। यह संप्रदाय बहुत बड़ा था और शिष्यों की संख्या अनगिनत थी। पृथ्वी पर वापस आकर किताबों में पढ़ी बातों के आधार पर उसने सोचा था कि संप्रदाय छोटे होते हैं। हालांकि अब वह गलत साबित हुआ। यह तो किसी कस्बे जैसा लग रहा है। जो भी हो, चलो अब खेती करते हैं। यह जानकर कि वह एक रहस्यमय दुनिया में है, लिन फैन अपनी खुशी रोक नहीं पाया। मैं जो चाहूं कर सकूंगा और अपनी मर्जी से घूम सकूंगा, यह तो एक आशीर्वाद है। इसके अलावा धोखाधड़ी के साथ यह अपमानजनक होगा यदि मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाया। खेती करो, मुझे कड़ी मेहनत से खेती करनी होगी। शुरू करने से पहले उन्होंने ग्रेनेड निर्माण गाइड बुक निकाली और उसे अपने शरीर पर पटक लिया, जो कौशल हासिल करने का तरीका था। ग्रेनेड एक उपयोगी और मजबूत हथियार है, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं, चलो कुछ बनाते हैं। शायद आज किस्मत मेरी तरफ होगी। चलो एक साथ 10 निकालकर अपना भाग्य आजमाते हैं। मैं बहुत ही बदकिस्मत हूं, वरना अब तक मुझे बहुत अच्छे पुरस्कार मिल चुके होते। अंक -1000। कांस्य लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें। कांस्य लॉटरी, गति समर्थन नश्वर मध्यम वर्ग की गोली, प्रकाश गति गोली। कांस्य लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें। और कुछ नहीं था। लिन फैन 1000 अंक के बदले एक नश्वर मध्यम वर्ग की गोली लेने को तैयार था। वह सामान्यतः बहुत बदकिस्मत था और उसका स्वभाव भी अच्छा था, अन्यथा वह पूरी स्थिति बदल देता। सारे पॉइंट्स गायब हो गए हैं, मैं और क्या कर सकता हूं? चलो चित्र बनाना जारी रखते हैं। लेकिन अब मैं कांस्य लॉटरी नहीं निकालूंगा, मुझे शक है कि मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। चलो लॉटरी का प्रकार बदल देते हैं। तो फिर चलो 4 चांदी की लॉटरी निकालते हैं। सिल्वर लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें। सिल्वर लॉटरी। लिन फैन का चेहरा तुरंत उतर गया। धिक्कार है, धोखेबाज, मुझे पुरस्कार देने से तुम मर जाओगे, है ना? सिल्वर लॉटरी, रहस्यवादी उच्च श्रेणी की साधना गोली, युवानियम गोली। ओह बढ़िया। इनाम मिलने की बात सुनकर लिन फैन खुशी से उछल पड़ा। मेरे अंक बेकार नहीं गए। यह एक रहस्यवादी उच्च श्रेणी की गोली है जो मेरी साधना में मदद करने में सक्षम है। वाह। अपने उत्साह को कायम रखते हुए लिन फैन ने अपने शेष अंक इस्तेमाल कर लिए, जिससे वह केवल 30 अंक पीछे रह गए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि कांस्य लॉटरी से उन्हें कुछ नहीं मिला। हालांकि लिन फैन के लिए लॉटरी इसके लायक थी। मुझे गोली लेने दो और खेती शुरू करने दो। अनुभव अंक बढ़ो, यही मेरी कड़ी मेहनत का सबसे अच्छा इनाम है। अगले दिन लिन फैन ने तुरंत अपने अनुभव अंक की जांच की। अनुभव अंक 42,000। मेरी मेहनत रंग लाई, उसने प्लस का निशान दबाया। अनुभव अंक -32,000। साधना, शरीर को संयमित करने का 7वां चरण, जोड़। जैसे ही उसने स्तर ऊपर उठाया, उसे फिर से ऊर्जा और शक्ति का एहसास हुआ। उसकी हड्डियां और भी मजबूत लग रही थीं, मानो वे अनगिनत सुधारों का नतीजा हो। लिन फैन ने साधना बंद कर दी। उसके पास अब कोई अंक नहीं बचा था और अपनी क्षमता के साथ उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाली गोलियां पाना असंभव था। उन्हें पाने के लिए वह बस लॉटरी ड्रॉ का इस्तेमाल कर सकता था। और तो और लॉटरी के ड्रॉ में भी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। आखिर मुझे लॉटरी में क्या मिलेगा? लिन फैन खड़ा हुआ और बाहर टहलने की तैयारी करने लगा, लेकिन उसी समय एक आदमी उसके कमरे में घुस आया। जूनियर भाई लिन फैन को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। तुम? लिन फैन ने आंखें झपकाई। वह उस आदमी को नहीं पहचान पाया। मैं तो उसे जानती भी नहीं, फिर भी वह मुझे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है। वह क्या करने की योजना बना रहा है? और तो और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कहां हूं। अगर वो मेरे साथ कुछ करने की सोचे तो मैं क्या करूं? आंखें बंद करके उसके आक्रमण का मजा लूं। जूनियर भाई लिन, मैं हुआंग हाओ हूं, एक द्वितीय श्रेणी का बाहरी शिष्य जो जूनियर भाई लिन को बधाई देने आया हूं। हुआंग हाओ मुस्कुराया। लिन फैन ने उसकी बातें साफ साफ नहीं सुनी, लेकिन उसे पता था कि हुआंग हाओ ने उसे बधाई कहा है। लिन फैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वरिष्ठ भाई हुआंग, क्या हुआ? हुआंग हाओ ने लिन फैन को असमंजस में नहीं छोड़ा और अपनी जेब से कुछ निकाला। जूनियर भाई लिन, आपने युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया था और स्वर्गीय कर्म भवन ने इस शिष्य को आपके लिए पुरस्कार लाने के लिए भेजा है। लीजिए जूनियर भाई लिन। द्वितीय श्रेणी के शिष्य के रूप में हुआंग हाओ ने जब पुरस्कार देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठा, लेकिन उसने पुरस्कार चुराने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं स्वर्गीय कर्म हॉल को पता न चल जाए और वह उसे कड़ी सजा न दे। लिन फैन ने खुशी खुशी सामान ले लिया। सबसे पहले उन्होंने एक धातु का बैज देखा जिस पर प्रथम श्रेणी शब्द खुदे हुए थे। बधाई हो कनिष्ठ भाई, अब आप एक प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य हैं। हुआंग हाओ ने लिन फैन की चापलूसी करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। अगली चीज एक छोटी सी सफेद रंग की बोतल थी। लिन फैन ने उसे हिलाया तो पता चला कि अंदर कुछ है। अरे ये तो गोलियां हैं। वरिष्ठ भाई लिन, यह नश्वर निम्न श्रेणी की औषधि है, गोल्डन फर्म पिल। एक बोतल में इसकी 6 गोलियां होती हैं और यह हमारी साधना में काफी मदद करती है। हुआंग हाओ ने हर बार जब लिन फैन कोई वस्तु निकालता तो हर वस्तु का उपयोग समझाया। उसने हर वस्तु को इतनी स्पष्टता से समझाया कि ऐसा लग रहा था मानो वे उसकी ही वस्तुएं हों। नश्वर निम्न वर्ग शब्द सुनकर लिन फैन की गोलियों में रुचि खत्म हो गई। मैं जो गोलियां लेता हूं वे ज्यादातर रहस्यवादी श्रेणी की होती हैं और कम से कम नश्वर उच्च वर्ग की। यह संप्रदाय कंजूस है। जो भी हो, अंतिम वस्तु होलोग्राफिक कागज का एक ढेर था जिस पर संख्याएं अंकित थीं। ये देखकर हुआंग हाओ ईर्ष्या से जल उठा। वरिष्ठ भाई लिन, कनिष्ठ भाई आपसे ईर्ष्या करता है। स्वर्गीय कर्म भवन ने आपको 50,000 YHB, पेनाइंग में यान हुआ भी, जो रेन मिंग बी, चीन की मुद्रा, संक्षेप में RMB के समान है, इनाम देने का फैसला किया है। यह कनिष्ठ भाई की 1 साल की कमाई से भी ज्यादा है। यान हुआ मुद्रा का इस्तेमाल यान हुआ संप्रदाय में हर जगह चीजें खरीदने के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के लिए एक गोल्डन फर्म पिल की कीमत 3000 YHB थी। इस प्रकार संप्रदाय द्वारा लिन फैन को दिया गया इनाम भारी माना जा सकता है। आखिरकार उनके कई शिष्य थे। युद्ध के बाद उन्हें कितने इनाम देने पड़ते थे, इसकी कीमत अकल्पनीय थी। जूनियर भाई हुआंग, ये उपहार मुझे लाने के लिए धन्यवाद। मुझे हेवनली डीड के वरिष्ठ भाइयों को ये बताने में मदद करें कि मैं उनका आभारी हूं। लिन फैन ने कहा और उपहारों को अपने कमरे में रख दिया। ये देखकर हुआंग हाओ को लगा जैसे वह वहीं मर जाएगा और उसने धीरे से लिन फैन को पुकारा। देखिए बड़े भाई, मैं आपको सामान देने इतनी जल्दी में आया था कि नाश्ता ही भूल गया। हालांकि हुआंग हाओ ने साफ साफ नहीं कहा, पर वो मन ही मन कोस रहा था। मैं तुम्हें इनाम देने आया हूं, फिर भी मेरे लिए कोई टिप नहीं। तुम कंजूस हो। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। छोटे भाई हुआंग, बड़े भाई अभी तुम्हें खाना खिलाएंगे। रुको। लिन फैन ने इधर उधर टटोलते हुए एक नोट निकाला जो पिछले लिन फैन का था। उसने हुआंग हाओ का हाथ पकड़कर नोट उसकी हथेली पर रख दिया। छोटे भाई हुआंग, मेरी तरफ से धन्यवाद के तौर पर एक अच्छा खाना मंगवाओ। धिक्कार है। 20 YHB नोट देखकर हुआंग हाओ की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। एक व्यक्ति कितना कंजूस हो सकता है। तभी लिन फैन ने लू केमिंग को देखा और उसके पीछे दौड़ा और हुआंग हाओ की ओर मुड़ा। छोटे भाई हुआंग, सुरक्षित रहना, मैं अभी व्यस्त हूं, अगली बार मिलते हैं। लिन फैन को जाते हुए देखकर हुआंग हाओ लगभग गुस्से से पागल हो गया। तुम बहुत कंजूस हो भाई लू। लिन फैन ने लू केमिंग को पुकारा। लिन फैन की बात सुनकर वह वहीं रुक गया और लिन फैन का नया बैज देखकर मुस्कुराया। जूनियर भाई लिन, प्रथम श्रेणी में पदोन्नत होने के लिए बधाई। लू केमिंग को अपनी उपलब्धियों का बखान करना कभी पसंद नहीं था, लेकिन वह अपनी कमर पर लटके नए बैज को पाकर खुश थे। लिन फैन ने ध्यान से देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी तरफ से बड़े भाई लू को भी इसी तरह पदोन्नति मिली है ना? हाँ, दोनों जोर से हंस पड़े। लिन फैन ने लू केमिंग से उसे मिले इनामों के बारे में पूछा और लू केमिंग का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गया।
तो संप्रदाय सबके प्रति कंजूस है। 6 गोल्डन फर्म पिल्स और ढेर सारा पैसा। सिर्फ सीनियर भाई लू को मुझसे 10,000 वाइज भी कम मिले। वरिष्ठ भाई लू, आप कहां जा रहे हैं? लिन फैन ने पूछा। क्या हमें अभी इनाम नहीं मिले? लू किमिंग मुस्कुराई। मैं कुछ बदलने के लिए कौशल भवन जा रही हूं। ये पैसे अभी मेरे लिए बेकार हैं, तो क्यों ना मैं इनसे अपने कौशल को निखारूं। दोनों ने खूब गपशप की और लिन फैन को पता चला कि एक नश्वर उच्च स्तरीय कौशल की कीमत 50,000 वाइज भी है। आखिर क्या बात है, यह संप्रदाय कितना चतुर है, हमें पैसे देते ही तुरंत वापस ले लेता है। हालांकि लिन फैन किसी समय हॉल ऑफ स्किल्स की भी यात्रा करने की योजना बना रहा था। मुझे अभी तक कोई आक्रमण कौशल नहीं पता है, अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो मजाक होगा। जूनियर भाई लिन, आपके बारे में क्या? लू किमिंग ने पूछा। मैं कुछ मिशन लूंगा, शायद किसी डाकू को पकड़ना हो या कुछ और। लू किमिंग ने सिर हिलाया और लिन फैन को चिंतित भाव से देखा। छोटे भाई, कृपया सावधान रहें, कुछ डाकू बहुत शक्तिशाली होते हैं, अकेले जाना खतरनाक होगा, इसलिए टीम बनाकर जाने की कोशिश करें। जरूर, मैं करूंगा, लिन फैन मुस्कुराया। और हाँ, मैं यही तो कहता हूं, मैं दूसरों के साथ क्यों जुड़ूंगा, उन्हें अपनी बात कहने दूंगा। मेरी योग्यता के साथ कुछ डाकुओं से क्या बड़ी बात है। शानदार ज्वाला संप्रदाय के क्षेत्र में शहर सुरक्षित और शांतिपूर्ण थे, लेकिन शहरों के बाहर बहुत सारे डाकू छिपे हुए थे। उनमें से कुछ दुष्ट कौशलों की साधना करते थे और मैग्निफिसेंट फ्लेम संप्रदाय के लिए वांछित थे। वे मैग्निफिसेंट फ्लेम संप्रदाय के अनुयायियों के लिए अभ्यास का मुख्य स्रोत थे। ये 100% सुरक्षित नहीं था और पिछले लिन फैन की याददाश्त के अनुसार हर साल उनके हाथों काफी संख्या में शिष्यों की मृत्यु हो जाती थी। वरिष्ठ भाई लू से अलग होने के बाद लिन फैन एक मिशन लेने चला गया। उस दिन वह भाग्यशाली था कि उसे एक ऐसा मिशन मिला जो संप्रदाय से ज्यादा दूर नहीं था, सिर्फ 10 मील दूर। वह डाकुओं का एक समूह घात लगाए बैठा था और वहां से गुजरने वाले कई व्यापारी उनके हाथों मारे गए थे। इनाम काफी बड़ा था, लेकिन लिन फैन के लिए पुरस्कार अब महत्वपूर्ण नहीं थे, क्योंकि यह उसके लिए बच निकलने का मौका था। उन्होंने मिशन प्राप्त किया और चले गए। हालांकि वह यह नोट देखने में असफल रहा कि डाकू बॉडी टेम्परिंग स्टेज 9 में था। जहां तक शानदार ज्वाला संप्रदाय का प्रश्न है, वह शीघ्र ही वापस नहीं लौटेगा। मैं तब वापस आऊंगा जब मैं एक एलीट बन जाऊंगा और सबको चौंका दूंगा। अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है। कुछ दिनों बाद लिन फैन अपने गंतव्य पर पहुंच गया। वह उस इलाके में छिपता रहा और उसने अपना लक्ष्य पहले ही चिन्हित कर लिया था। जिस गिरोह पर उसकी नजर थी, वे काले कपड़े पहने हुए थे और हथियार लिए हुए थे। जाहिर है, वे डाकू ही थे। जहां तक क्षमता की बात है, मुझे नहीं लगता कि वे इतने मजबूत हो सकते हैं। चलो बस कोशिश करते हैं। यहीं रुक जाओ, लिन फैन चिल्लाया, बहुत ही धार्मिक स्वर में। लिन फैन के पुकारने से पहले डाकू खुशी से बातें कर रहे थे। लिन फैन की आवाज सुनकर वे पीछे मुड़े तो देखा कि एक आदमी एक पहाड़ी पर खड़ा है और उसके हाथ में 9 रगों वाली तलवार है। उसने गर्व से उनकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर न्याय साफ झलक रहा था। सबसे बड़े डाकू ने घृणा से लिन फैन को घूरा, तुम कौन हो? हे, लिन फैन ने व्यंग्य किया और अपना बैज निकाला। क्या तुम इसे देख सकते हो? उनमें से ज्यादा चौकस व्यक्ति ने बिल्ला देखकर सांस रोक ली। तीसरा प्रभारी, वह मैग्निफिसेंट फ्लेम संप्रदाय का एक प्रथम श्रेणी का बाहरी शिष्य है। वे जरूर हमें पकड़ने आए हैं, चलो भाग चलते हैं। कहां? स्वर्ग। तीसरे प्रभारी ने अपने नौकर को एक थप्पड़ मारा। क्या तुम अकेले हो? उसने व्यंग्य किया। लिन फैन ने भौहें उठाई और हंसा, बिल्कुल, तुम्हें हराने के लिए एक ही इंसान काफी है, मेरी प्यारी। देखता हूं, 1, 2, वाह, लगता है डाकू छोटे छोटे समूहों में रहते हैं, है ना? तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 लोग हैं और फिर भी तुम व्यापारियों के कारवां को रोकने की हिम्मत करते हो। हाँ, वाकई बहादुर। लिन फैन ने घमंड से कहा, मेरे लिए तो ये बहुत कम है। मैं उन्हें मारकर कितने अंक अर्जित कर सकता हूं? जो भी हो, मुझे वही मिलेगा जो मुझे दिया गया है। तीसरे प्रभारी, यह बेवकूफ बहुत घमंडी है, मुझे इसे सबक सिखाने दो। ये सुनकर कि लिन फैन अकेला था, नौकर अब डर नहीं रहा था और लिन फैन को सबक सिखाने के लिए बेताब था। ठीक है, तीसरे प्रभारी ने सिर हिलाया, वह भी लिन फैन की क्षमता परखना चाहता था। बच्चे, आज मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। डाकू ने अपना चाकू घुमाया और लिन फैन की ओर वार किया। दूसरे पक्ष को देखकर लिन फैन हंस पड़ा और उसने वार किया। देखते ही देखते खून चारों तरफ फैल गया। अंक जोड़ 30। अरे छोटे बदमाश, लिन फैन डाकुओं को देखकर हंसा। क्या तुम सब अपंग हो गए हो? कोई नहीं है जो लड़ सके, है ना? तीसरे नंबर के प्रभारी ने भावशून्यता से लिन फैन को देखा, जिससे पता चलता था कि वह अपने प्रतिद्वंदी को कितना कम महत्व देता है। वह मुस्कुराया और ताली बजाई, आओ और इस सज्जन के साथ अच्छा व्यवहार करो। लिन फैन उसे घूरता रहा, क्या मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूं और तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 लोग हैं। लेकिन अगले ही मिनट लिन फैन अचंभित रह गया। अचानक झाड़ी से कई आकृतियां प्रकट हुई। लिन फैन ने सरसरी निगाह डाली, लगभग 100 लोग थे। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? लिन फैन के हाव भाव देखकर दूसरा पक्ष जोर से हंस पड़ा। बच्चे, मुझे पता है कि मैग्निफिसेंट फ्लेम सेक्ट ने हमें मिशन के तौर पर सूचीबद्ध किया है और मैं इंतजार कर रहा था कि तुम एक एक करके मेरे जाल में फंसोगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे बहादुर आदमी से, जो अकेले ही आ रहे हो, मुलाकात होगी। हाँ, तुम चाहे जितने भी ले आओ, मुझे डर नहीं लगता। मैं तुम्हें डरावनेपन की अपनी परिभाषा बता दूंगा। लिन फैन ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। इतने सारे लोग, मैं अमर तो हो सकता हूं, लेकिन मैं उन्हें कैसे हराऊंगा? अब मुझे अपनी प्रतिष्ठा बचाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तीसरे प्रभारी की बात पूरी होने से पहले ही लिन फैन ने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपने नौकरों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन लिन फैन कहीं नजर नहीं आया। लिन फैन ने हंसते हुए अपने हाथ से हारने का संकेत दिया और बिजली की गति से भागने लगा। बस तुम इंतजार करो और देखो कि मैं जल्द ही तुम्हारे पास कैसे वापस आऊंगा। लिन फैन के लिए खून बहना कोई बड़ी बात नहीं थी। तीसरा प्रभारी, वह चला गया। डाकू चिल्लाया। तीसरे दरोगा ने अपने नौकर को जोर से थप्पड़ मारा और झल्लाकर बोला, मैं अंधा नहीं हूं। ये बेवकूफ इतनी हिम्मत करके मुझ पर टूट पड़ा, तू तो अपनी ही कब्र खोद रहा है। कार है, ये कितने क्रूर हैं, अपनी संख्या से मुझे धमका रहे हैं। तुम इंसान भी हो। लिन फैन एक पेड़ के सहारे झुक गया और सांस लेने की कोशिश करने लगा। मैं पॉइंट्स लेने आया था और बदले में ये मिला, सांपों से मुलाकात। लेकिन लिन फैन को घमंडी होने और बिना किसी चाल के अंदर जाने के लिए किसने कहा था? यह डाकू की गलती नहीं थी कि वह खुद जाल में फंस गया। आज खुद को खुशकिस्मत समझो, बस इंतजार करो और देखो, अगर मैं तुम्हें चांद पर नहीं भेज पाया तो मैं तुम्हारा उपनाम ले लूंगा। लिन फैन ने गाली दी। एक बार शर्मिंदा होना ठीक है, बशर्ते अगली बार मेरी प्रतिष्ठा वापस मिल जाए। कुछ दिनों के बाद संप्रदाय में वापस आकर लिन फैन एक दीवार के पीछे छिप गया और जब आसपास कोई नहीं था तो वह अपने गंतव्य की ओर दौड़ने लगा। जूनियर भाई लिन, तभी किसी ने उन्हें पुकारा। लिन फैन मुड़ा, यह देखकर कि यह झांग लॉन्ग था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वरिष्ठ भाई झांग, जूनियर भाई लिन, मैंने लू किमिंग से सुना है कि आपको एक मिशन मिला है। अब तक क्या हुआ? हाय, मुझे अपराधी नहीं मिला, ये यात्रा व्यर्थ गई, लेकिन मैं कुछ दिनों बाद फिर से यात्रा करने की योजना बना रहा हूं। लिन फैन झूठ बोलते हुए मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि मैं संख्याओं से डरकर वापस आया हूं, तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी। झांग लॉन्ग ने सिर हिलाया। मिशन अब मुश्किल होते जा रहे हैं, वांटेड और भी ज्यादा छुपकर पकड़े जा रहे हैं, हमें भी किस्मत की जरूरत है। हाँ, मुझे पता है, ये सांप है, मैंने उन्हें ढूंढने में कई दिन बिता दिए, फिर भी कोई नहीं दिखा। हाय, मेरे समय की कितनी बर्बादी है। लिन फैन ने आह भरी। रुको, झांग लॉन्ग पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान लग रहा है। वरिष्ठ भाई, आप तो कामयाब हो गए। लिन फैन का सवाल सुनकर झांग लॉन्ग मुस्कुराया। हाँ, ये तो किस्मत से हुआ, मैंने संप्रदाय के इनामों वाली एक गोली ले ली और खुशकिस्मती से बच निकला। वरिष्ठ भाई, इसका श्रेय आपकी योग्यता को भी जाना चाहिए। छोटे भाई, मैं जल्द ही कुछ और लोगों के साथ एक मिशन पर जा रहा हूं, तो हमारे साथ जरूर आइएगा।
संप्रदाय में कई समूह मिशन थे जिनके साथ भारी इनाम भी मिलते थे। झांग लोंग ने लिन फैन को यह खबर दी थी क्योंकि वह उसकी देखभाल करता था। इसके अलावा बॉडी टैंपिंग के 7वें चरण में होने के कारण झांग लोंग को पूरा भरोसा था कि वह इनाम जीत पाएगा। उसने लिन फैन के बारे में सोचा और उसे साथ लाने का फैसला किया। बिल्कुल बड़े भाई, मैं पहले जाऊंगा, मैं अभी भी असफल मिशन से परेशान हूं। लिन फैन ने सिर हिलाया और चला गया। मैं कुछ ग्रेनेड बनाने जा रहा हूं। मैं अति आत्मविश्वासी था, हाय, लेकिन जब मैं ग्रेनेड बनाना समाप्त कर लूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना अच्छा हूं। उन्होंने अलविदा कहा और अलग हो गए। लिन फैन पहले से ही ग्रेनेड बनाने में निपुण था, लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जिसमें उसकी कमी थी। सामग्री, गोले और बारूद। इस दुनिया में लोहे का कबाड़ा बेकार था, लेकिन लिन फैन के लिए तो वो एक जरूरत थी, वरना मैं अपने ग्रेनेड कैसे बनाता। चलो एक रात के लिए खेती करते हैं। अगली सुबह लिन फैन ने अपने कमरे से एक गाड़ी बाहर निकाली। आप कहां जा रहे हैं जूनियर भाई लिन? लुक एमिंग देख सकता था कि लिन फैन अच्छे मूड में था, लेकिन वह जानता था कि लिन फैन ने अभी तक अपना मिशन पूरा नहीं किया है, इसलिए उसने इस बारे में बात न करने का फैसला किया। वरिष्ठ भाई, मैं आपसे बाद में मिलूंगा, मैं कुछ कच्चा लोहा इकट्ठा करने जा रहा हूं, लिन फैन ने कहा और चला गया। लुक एमिंग उसे अचंभित होकर जाते हुए देख रहा था। आखिर क्या हुआ? लोहे का चूरा करना, वह ऐसा क्यों चाहता है? वह इसके साथ क्या कर सकता है? लिन फैन उन गलियों में आया जहां शिष्य रहते थे। उसने अपना घंटा उठाया और चिल्लाते हुए कुछ शोर मचाया, इसे देखना मत छोड़ो, आओ और देखो, यह निश्चित रूप से चोरी है। कुछ शिष्य वहीं रुक गए और लिन फैन को संदेह से देखने लगे। यह आदमी क्या चाहता है? वरिष्ठ भाई, क्या आप अपनी छाती से पत्थर कुचलने वाले हैं? जब से मैंने अपना शहर छोड़ा है, बरसों बाद किसी को ऐसा करते देखा है, एक शिष्य ने पूछा। लिन फैन ने अपनी आंखें घुमाई और मन ही मन कोसा। चलो दोस्तों, देखो, मैं तुम्हारे कचरे को पैसों में बदल दूंगा। अपना सारा कच्चा लोहा निकालो और मैं एक वाइच में आधा किलो लोहा खरीद लूंगा। अगर तुमने यह मौका गवा दिया तो यह हमेशा के लिए चला जाएगा। लिन फैन जोर से चिल्लाया। उसे पता चला कि मैग्निफिसेंट फ्लेम संप्रदाय के कुछ शिष्य गरीब हैं और उसे पूरा भरोसा था कि वे उसे कुछ भी बेच देंगे। वास्तव में लिन फैन की बातें सुनकर सभी अचंभित रह गए। उनकी जानकारी के अनुसार कच्चा लोहा बेकार था और केवल औजार शोधन विद्यालय के शिष्यों को ही प्रशिक्षण के लिए इसकी जरूरत थी। सभी ने कच्चा लोहा मुफ्त में बांट दिया क्योंकि वह बेकार था, लेकिन लिन फैन की बातों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। वरिष्ठ भाई, क्या आप सचमुच कह रहे हैं? आप झूठ तो नहीं बोल रहे? एक शिष्य ने पूछा। लिन फैन ने अपनी छाती थपथपाई और मुस्कुराया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अभी सब ले आओ, मेरा समय कम है और मुझे जल्द ही कहीं निकलना है। उसने कुछ ही देर में भीड़ को उत्तेजित कर दिया। ओह, मुझे अपना खराब हथियार खोदकर निकालना होगा। हाँ, मैं भी, क्योंकि अब वे मूल्यवान है। मैं एक दिन में लगभग 10 वाइच कमा पाऊंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। लेकिन ज्यादातर शिष्य घबराए हुए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोहे के टुकड़ों की कभी कोई कीमत होगी और उन्होंने ज्यादातर लोहे को फेंक दिया। उन्हें अचानक वापस पाना उनके लिए मुश्किल होगा। लिन फैन चेहरे पर मुस्कान लिए वहीं खड़ा रहा। मुझे जल्द ही बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन यह जानते हुए कि वाई बीच कितना मूल्यवान था, लिन फैन को अपने दिल से खून बहता हुआ महसूस हुआ। मेरा पैसा, लेकिन मैं इसे ग्रेनेड बना सकता हूं, तो क्यों नहीं? रुको, कोई क्यों नहीं आ रहा है? क्या वे अपना कचरा ढूंढने में कामयाब नहीं हुए? वरिष्ठ भाई, मेरी तलवार की कीमत कितनी है? एक शिष्य की आंखें चमक उठी, जो उत्सुकता से उसकी ओर देख रहा था। लिन फैन ने तलवार को घूरा जो 3 अलग-अलग हिस्सों में टूट गई थी और उसे हाथ से तौला। वाह, 10 किलो से भी ज्यादा। ओम, लगभग 4 से 8 किलोग्राम। मैं इसे 6 मानूंगा। शिष्य लिन फैन को घूरता रहा। वरिष्ठ भाई, मुझे याद है कि इसका वजन ज्यादा था। छोटे भाई, पहले तो इससे ज्यादा हुआ करता था, पर अब नहीं। अपनी तलवार तो देखो, क्या इसमें कीड़े नहीं लग रहे? उसने तलवार पर भूरे धब्बों की ओर इशारा किया। धब्बों में छेद भी थे। जंग क्या होता है यह न जानते हुए शिष्य भ्रमित होकर लिन फैन को देखने लगा। तुम्हारी तलवार कीड़ों ने खा ली है, इसलिए हल्की है। चूंकि तुम मेरे पहले ग्राहक हो, मैं इसे 7 किलो मान लूंगा। कैसा लग रहा है? लिन फैन ने पूछा। मेरे जैसे लोग अब आसपास नहीं है, तुम्हें इससे फायदा हो रहा है। लिन फैन उसकी बकवास पर हैरान था। कैसा कीड़ा? मैंने आज तक ऐसा कीड़ा नहीं देखा जिसके इतने मजबूत दांत हों। शिष्य लिन फैन की बात समझ गया और मुस्कुराया। शुक्रिया बड़े भाई, तो मैं इसे आपको 7 किलो के दाम पर बेच दूंगा। उसने लिन फैन को लोहा दिया, जबकि लिन फैन ने उसे पैसे दिए। शिष्य मुस्कुराता हुआ चला गया। उसने भले ही ज्यादा कुछ न कमाया हो, लेकिन यह उसकी रोजाना की कमाई का 5वां हिस्सा था, जो किसी भी तरह बेकार था। वह खुशी-खुशी और अधिक लोहे की खोज में निकल पड़ा। लिन फैन अपना पहला लेन-देन करते हुए खिलखिलाकर मुस्कुराया। किसने अभी तक मुझे अपना लोहा नहीं बेचा है? मैं तुम लोगों को कमाने दे रहा हूं। अगर तुम इसे चूक गए तो यह चला जाएगा। अचानक एक उच्च कोटि का बाहरी शिष्य, जो मूंगफली खा रहा था, लिन फैन के पास से गुजरा। चलते-चलते उसने मूंगफली का छिलका थूक दिया। ये लिन फैन के जूते पर गिरा, लेकिन उसने इसे न देखने का नाटक किया। लेकिन लिन फैन ने इसे देख लिया। पकड़ना, ये तो हद हो गई। घमंडी, मेरे सामने खाना खाते हुए मेरे जूतों पर थूकना, बिना माफी मांगे चले जाना, ये तो हद हो गई। हुआंग फुगुई पलटा और लिन फैन को घृणा से घूरने लगा। क्या? ये देखकर भीड़ कुछ ही देर में तितर-बितर हो गई। उन्हें लग रहा था कि जल्द ही बहस शुरू हो जाएगी। एक तृतीय श्रेणी का बाहरी शिष्य, जो हुआंग फुगुई के पीछे-पीछे चल रहा था, तुरंत बाहर आया और बोला, मेरे वरिष्ठ भाई हुआंग आपसे बात कर रहे हैं। लिन फैन उसके बैच को सहलाते हुए उसके पास गया। उसने अपना पैर उठाया। देखा नहीं, तुम्हारा मूंगफली का छिलका मेरे जूते पर है। तृतीय श्रेणी का बाहरी शिष्य प्रत्युत्तर देना चाहता था, किंतु बिल्ला देखकर उसने अपने शब्द वापस निकल लिए। वरिष्ठ भाई हुआंग, वह एक प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य है। हुआंग फुगुई ने आंखें घुमाई और व्यंग्य किया। तो क्या हुआ? मैं, हुआंग फुगुई, भी एक बेहतरीन बाहरी शिष्य हूं। वह लिन फैन की ओर मुड़ा और हल्के से मुस्कुराया। तो इसे मिटा दो, इसमें क्या बड़ी बात है? लिन फैन ने दांत पीसते हुए कहा, यह आदमी बहुत घमंडी है। अगर मैंने आज इसे सबक नहीं सिखाया, तो मुझे डर है कि मैं सो नहीं पाऊंगा। एक प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य के रूप में आपको सभी शिष्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिए, लेकिन अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। क्या आपको थोड़ी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? लिन फैन ने अपना सिर हिलाया और दया से हुआंग फुगुई को देखा। यह सुनकर हुआंग फुगुई भड़क गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह थी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने लिन फैन पर चिल्लाते हुए कहा। मैं कोई आदर्श कैसे नहीं हूं? अपनी बात साफ करो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुंह पर मुक्का मार दूं। हुआंग फुगुई बाहर आया और लिन फैन की ओर मुट्ठी बांध ली। उन्हें अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। बॉडी टैंपिंग स्टेज 7 के रूप में वे बाहरी शिष्यों के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यद्यपि लिन फैन भी एक प्रथम श्रेणी का बाहरी शिष्य था, फिर भी हुआंग फुगुई उससे नहीं डरता था। लिन फैन भीड़ की ओर मुड़ा और उन्हें रास्ता देने लगा। बड़े भाइयों और छोटे भाइयों, जमीन पर क्या देख रहे हो? शिष्यों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सड़क की ओर। क्या? उन्होंने भ्रम में अपना सिर हिलाया। लिन फैन ने उन्हें घूरा और जमीन की ओर इशारा करते हुए ऐसे कहा जैसे वो रोने वाला हो। साफ सड़क अब मूंगफली के छिलकों से ढक गई है। शिष्यों को तुरंत समझ आ गया। संप्रदाय हमारा घर है, लिन फैन ने आगे कहा। अपने संप्रदाय को साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि वहां रहने के लिए अनुकूल माहौल बना रहे। लेकिन इस आदमी को हमारे संप्रदाय की जरा भी परवाह नहीं। इसे आदर्श कैसे कहा जा सकता है? कौन सा आदर्श हमारे घर को गंदा करेगा? हुआंग फुगुई ने भौहें उठाई। ये क्या कह रहा है? मैं, संप्रदाय को बर्बाद कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? हुआंग फुगुई ने झल्लाकर कहा। बस। तभी एक मक्खी उड़कर आई और उस शंख पर रुक गई। क्या मैं गलत हूं? क्या तुम्हें वो मक्खी सुनाई नहीं दे रही? ये तो परेशान करने वाली बात है ना? लिन फैन भीड़ की ओर मुड़ा।
शिष्यों ने एक स्वर में सिर हिलाया। हाँ, बहुत परेशान करने वाला है। उस ध्वनि से मुझे अनिद्रा हो जाती है। ओह माय! खेती करने के बाद मैं अधिक संवेदनशील हो गया हूँ और इसका मुझ पर प्रभाव पड़ता है। लिन फैन ने जवाबों से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अपनी उत्कृष्ट कृति को देखो, उसने हुआंग फुगुई की ओर इशारा किया। क्या हो अगर हम एक दिन खेती कर रहे हों और तुम्हारे खूबसूरत मूंगफली के छिलकों की वजह से कुछ शोर मचाने वाली मक्खियां आ जाएं और हम पर इसका असर हो जाए और हम कोई छोटी सी गलती कर बैठे जिससे हमारी सेहत पर गंभीर असर पड़े? क्या तुम्हें हत्यारा नहीं माना जाएगा? एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या बकवास है? हुआंग फुगुई गुस्से से लाल होकर उसे घूर रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह लिन फैन बकवास करने में इतना माहिर है। लिन फैन ने आह भरी और सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, अच्छा होता अगर आप अपनी गलतियां मान लेते। हम अच्छे लोग हैं और आपको जरूर माफ कर देते, लेकिन आप अभी भी अपनी गलती से इनकार कर रहे हैं और मुझ पर बकवास करने का आरोप लगा रहे हैं। क्या आपको जरा भी अपराधबोध नहीं होता? मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ, माफी मांगो और हम इस मामले को यहीं छोड़ देंगे। भीड़ में हंगामा मच गया। वो बड़े भाई सही कह रहे हैं, हो सकता है कि ये बस मूंगफली के छिलके हों, लेकिन इसके संभावित नतीजे तो देखो। हाँ, कभी कभी ये मुझे भी काट लेती है। ये मक्खियां बहुत परेशान करती हैं। वरिष्ठ भाई हुआंग इस बार गलत है। मैं इस वरिष्ठ भाई से सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ कि वरिष्ठ भाई हुआंग गलत है। ये वरिष्ठ भाई सही कह रहे हैं। संप्रदाय हमारा घर है, इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हुआंग फुगुई का चेहरा उतर गया। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। एक प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य के रूप में, जिनकी योग्यता औसत से अधिक थी और जिनका परिवार धनी था, वे कई शिष्यों की नजरों में एक आदर्श थे। लेकिन अब इस आदमी ने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी थी। इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अचानक लिन फैन आगे बढ़ा और हुआंग फुगुई के हाथ से मूंगफली छीन ली। उसने अपना गला साफ किया और शिष्यों की ओर मुड़ा। मैं यहाँ मौजूद सभी शिष्यों की ओर से इसे तुमसे जब्त कर लूंगा। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? जो भी हो, बस इंतजार करो और देखो। हुआंग फुगुई ने लिन फैन को घूरा। उसे पता था कि अगर वह लिन फैन से झगड़ता रहा तो जीत नहीं पाएगा और उससे लड़ना तो बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं था। तुम मुझे याद रहोगे। हुआंग फुगुई गुस्से से वहां से चला गया। लेकिन इससे पहले कि वह दूर जाता, लिन फैन ने फिर से बात की और शब्दों ने उसे इतना क्रोधित कर दिया कि उसने उसे वहीं मार डालने की इच्छा जताई। अरे पागल, ये तो बस मूंगफली के छिलके हैं और फिर भी इसने चीजों को ऐसे उड़ा दिया। सावधान, अगर मैं तुम्हें फिर कभी देख लूंगा तो तुम नरक में जाओगे। हैश, कोई बात नहीं, हमें वैसे भी माफी की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सब उसकी हरकतों की नकल नहीं करेंगे। उम्मीद है कि वह अपने किए पर विचार करेगा। भीड़ ने सिर हिलाया। इस वरिष्ठ भाई की बात तो सही है और हमें वरिष्ठ भाई हुआंग से कुछ नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, चलो काम जारी रखते हैं। चलो दोस्तों। ये देखकर कि उसने पर्याप्त मात्रा में मूंगफली एकत्र कर ली है, वह मुस्कुराया और एक मूंगफली अपने मुंह में डाल ली। ओह, लिन फैन की आंखें चमक उठी। अच्छा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। वह मुस्कुराया। मेरे खिलाफ जा रहे हो? चलो देखते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा। इससे भीड़ भड़क उठी और भी चेले अपना कच्चा लोहा ले आए। वाह, पैसा। इस बीच जिन लोगों ने पहले अपना कच्चा लोहा फेंक दिया था, वे पछतावे से भरे हुए थे। किसे पता था कि एक बेवकूफ मुझे कचरे के लिए पैसे देगा? मेरा मौका। अगर लिन फैन को पता चलता कि कोई उसे बेवकूफ कहता है, तो वह निश्चित रूप से उसे पीट पीट कर मार डालेगा। एक दिन बाद लिन फैन किसी तरह अपने लिए कुछ लोहे का टुकड़ा इकट्ठा कर पाया। अब वह दो पूंछ वाले कुत्ते जैसा हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कि सफलता उसके करीब आ रही है। धूर्त डाकुओं के बारे में सोचकर लिन फैन को गुस्सा आ गया। सांप, अपने पूर्वजों के लिए अपमान और मूर्ख। जब मैं ग्रेनेड बनाना समाप्त कर लूंगा तो उन्हें पता चल जाएगा। लिन फैन ने लोहे को अपने भंडारण रिंग में रख दिया और घर की ओर चल पड़ा तथा अगले दिन और अधिक लोहा इकट्ठा करने और ग्रेनेड बनाने की योजना बनाई। बेशक उसने जो कच्चा लोहा इकट्ठा किया था वह काफी था, लेकिन जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, है ना? जैसे ही मेरे पास कुछ ग्रेनेड होंगे, डाकू मेरे लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हुआंग फुगुई के कमरे में वह पूरे दिन खराब मूड में था। धिक्कार है, उस कुत्ते को सजा मिलनी ही चाहिए। हुआंग फुगुई ने गाली दी। उसे जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया। वरिष्ठ भाई हुआंग, मुझे उसके बारे में जानकारी मिल गई है। उस कुत्ते का नाम लिन फैन है। युद्ध के दौरान उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उसे प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य के पद पर पदोन्नत किया गया था। उसे पुरस्कार दिलाने वाले एक शिष्य से मैंने सुना है कि वह कंजूस है और उसका चरित्र खराब है। हुआंग फुगुई कोई समझदार इंसान नहीं था। उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन लिन फैन से निपटने के लिए उसके पास कोई अच्छा उपाय नहीं था। तुम्हें क्या लगता है, हमें इस बारे में क्या करना चाहिए? शिष्य ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए गहराई से सोचा। अचानक उसे एक विचार सूझा। बड़े भाई, चूंकि वह कुत्ता लोहे का कबाड़ इकट्ठा करने में व्यस्त है, तो यह उसके लिए बहुत मायने रखता होगा। क्यों न हम उसका धंधा ही छीन ले ताकि कल उसे कुछ भी न मिले। हुआंग फुगुई ने भौहें चढ़ाई। क्या वह लोहे का कबाड़ इकट्ठा करता है? मुझे उस कचरे की क्या जरूरत है? आया, वरिष्ठ भाई हुआंग, देखो, अगर उसे अपनी मनचाही चीज नहीं मिली तो वह जरूर दुखी होगा और उसे एहसास होगा कि उसकी दौलत वरिष्ठ भाई के सामने कुछ भी नहीं है और वह खुद ही पीछे हट जाएगा। ये कितना अच्छा है। शिष्य हंसा, अपने इस विचार से खुश होकर। हुआंग फुगुई ने शिष्य की बात समझ ली और उस पर गहराई से सोचा। वह हंसा और उसकी पीठ थपथपाई। होशियार, मुझे तुम्हारे जैसा नौकर पाकर खुशी हो रही है। जाओ और इसे तैयार करो, देखते हैं कल वह कुत्ता कैसा व्यवहार करता है। हाँ, वरिष्ठ भाई हुआंग, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। शिष्य आत्मविश्वास से भरा हुआ चला गया। शायद यही कारण है कि वरिष्ठ भाई हुआंग मुझे सबसे अधिक पसंद करते हैं। अगले दिन कल की तरह लिन फैन अपनी गाड़ी को उस सड़क पर ले गया जहां शिष्य रुके थे। लोहे का कबाड़ इकट्ठा कर रहा हूं, 0.5 किलो में 1 YHB, यह मौका मत गवाना। अब इस गली में रहने वाले सभी शिष्य लिन फैन के बारे में जानते थे, जो कूड़ा बीनने वाला बेवकूफ था। इसलिए उन्होंने कल अपना पूरा दिन लोहे के कबाड़ बीनने में बिताया, बस लिन फैन के आने का इंतजार करते हुए। लिन फैन की आवाज सुनकर सभी दौड़कर वहां पहुंच गए। उनके हाथों में सामान देखकर लिन फैन हंसा। आज का दिन अच्छा रहेगा। जैसे ही उसने सोचा कि यह एक सुचारू दिन होगा, एक अप्रत्याशित घटना घटित हुई। डिंग डिंग, शोर दूर से आता हुआ सुना जा सकता था। हुआंग फुगुई का नौकर सड़क के किनारे 1 घंटा लिए खड़ा था। बड़े भाइयों, आइए, हम 0.5 किलोग्राम लोहे का कबाड़ 2 YHB में इकट्ठा कर रहे हैं। जो शिष्य इसे लिन फैन को बेचने वाले थे, वे उसकी ओर मुड़े। अरे, वह तो इसे और भी ऊंचे दाम पर खरीद रहा है। चलो चलें। यार, ये कचरा कब से इतना कीमती हो गया? मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चलो इसे उससे बेच देते हैं जो अधिक कीमत देगा। लिन फैन ने शिष्यों को अचंभित होकर भागते देखा। आखिर क्या हुआ? कोई मेरा व्यवसाय छीन रहा है। उसने पलटकर देखा तो हुआंग फुगुई हाथ बांधे खड़ा था और गर्व से उसकी ओर देख रहा था। उसने लिन फैन की ओर देखा और उसकी आंखों में, बेचारा, देखते हैं तो मुझे कैसे हराओगे। धिक्कार है, लिन फैन बुदबुदाया। ये तो कूड़ा है, इसे किस लिए इकट्ठा कर रहे हो, साले? कीमत बढ़ा रहे हो, ऐसा कुत्ता। हे भगवान, मैंने अपने जीवन में ऐसा कुत्ता कभी नहीं देखा। इस घटना से भीड़ में हड़कंप मच गया। शिष्य लिन फैन की गाड़ी छोड़कर हुआंग फुगुई की गाड़ी की ओर दौड़े। वाह, अब कचरा भी कीमती हो गया है, मैं जल्द ही अमीर हो जाऊंगा। लिन फैन ने दूसरे पक्ष की गाड़ी में लोहे के कबाड़ के ढेर को देखा। दूसरी तरफ हुआंग फुगुई का तो कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। ये मेहनत की कमाई है और मैं इसे एक बेवकूफ से बदला लेने के लिए बेकार चीजों पर खर्च कर रहा हूं। लेकिन लिन फैन को गुस्से से उसकी ओर देखते हुए हुआंग फुगुई को लगा कि वह 7वें आसमान पर है। वो जरूर कोई बकवास कर सकता है, मैं बाद में उसे समझा दूंगा। हाँ, मुझे क्या कहना चाहिए?
क्या आप इसे देख सकते हैं? यही वह काम है जो आप पैसे से कर सकते हैं, और वह भी आपके पास नहीं है। हालांकि उम्मीदें हमेशा वास्तविकता से भिन्न होती थीं। लिन फैन पहले ही अपनी गाड़ी को धक्का देकर चला गया था। नौकर ने हर शीशे का कच्चा लोहा खरीदा और खुशी खुशी हुआंग फुगुई के पास आया। बड़े भाई, सब हो गया, उस कुत्ते को कुछ नहीं मिलेगा। इसकी कीमत कितनी है? हुआंग फुगुई ने पूछा। 20,400 YHV, वरिष्ठ भाई, शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? रकम सुनकर हुआंग फुगुई का दिल बैठ गया। इतना? पहाड़ पर ढेर लगे लोहे के टुकड़ों को देखकर हुआंग फुगुई को बुरा लगा। लिन फैन अपने स्थान पर वापस चला गया और मन ही मन हुआंग फुगुई को कोसने लगा। क्या बकवास है, ये तो बहुत बुरी किस्मत है। कोई बात नहीं, मैं उसे अनदेखा कर दूंगा, मेरे पास ग्रेनेड बनाने के लिए काफी है। अगले कुछ दिनों तक मैं अपना दिमाग लगाऊंगा और सबको बताऊंगा कि लिन फैन कितना ताकतवर है। मेरे तोहफों का इंतजार करो। लिन फैन हुआंग फुगुई द्वारा इकट्ठा किए गए लोहे के कबाड़ के बारे में सोचकर हंस पड़ा। अपने पैसों के लिए रो यार, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता भी है कि लिन फैन कौन है? अगले कुछ दिनों तक उन्होंने अपना समय ग्रेनेड बनाने में बिताया और वे अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। लेकिन इस दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। टूल रिफाइनिंग स्कूल के शिष्य लोहे का कबाड़ इकट्ठा करने आए थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अब वह कचरा मूल्यवान हो गया है। 2 YHV के लिए 0.5 किलोग्राम, शायद कुछ भी ना हो। शिष्य अवाक रह गए। आखिर क्या हुआ? कबाड़ लोहे को पैसों की जरूरत पड़ गई। उन्होंने सोचा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन कुछ और शिष्यों से पूछने पर उन्हें पता चला कि हाल ही में उस लोहे के टुकड़े का मूल्य बढ़ गया है। छोटे भाइयों, अब ये वाकई बहुत कीमती हो गए हैं। 0.5 किलोग्राम 2 YHV में। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो मैं इसे बड़े भाई हुआंग को बेच रहा हूं। टूल रिफाइनिंग स्कूल के शिष्य लिन फैन, जो वर्तमान में अपने ग्रेनेड के साथ व्यस्त था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसने संप्रदाय में स्क्रैप लोहे की कीमत बढ़ा दी है। आखिरकार ये सब हो गया। अपनी मेज पर रखे ग्रेनेड को देखकर लिन फैन ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने ये उत्तम हथियार बना लिए। 82-2 मॉडल ग्रेनेड एक मजबूत हथियार है। उनमें से 30 डाकुओं से निपटने के लिए मेरे लिए पर्याप्त है। वह उन्हें डाकुओं को दिखाने के लिए बेताब था। उन्हें दिखा दो कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं। मुझे इन बच्चों को बनाने में कई दिन लगे और कुछ दिन बिना खेती किए बर्बाद हो गए। अगर मुझे इन सब में मजा नहीं आएगा तो मेरी मेहनत रंग कैसे लाएगी? लिन फैन ने उन्हें रख लिया और अपने कमरे से बाहर चला गया। लिन फैन को देखकर लू केमिंग ने उसे पुकारा। छोटे भाई लिन, तुम पिछले कुछ दिनों से कहां थे? मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। वरिष्ठ भाई लू, लिन फैन मुस्कुराते हुए मुड़ा। मैं साधना में व्यस्त था और आज मुझे एक काम निपटाना है। लू केमिंग की नजर में लिन फैन ने अपने दिन अच्छे से बिताए थे और वह अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था, इसलिए वह अपना मिशन पूरा करने के लिए निकल पड़ा। शुभकामनाएं जूनियर भाई। लिन फैन कान से कान तक मुस्कुराया जब उसने उन 30 ग्रेनेडों के बारे में सोचा जो उसके भंडारण रिंग के अंदर थे। जैसे ही लिन फैन संप्रदाय से बाहर निकला, उसने एक जानी पहचानी शख्सियत देखी। अरे, ये हुआंग फुगुई है। हुआंग फुगुई के सामने 2 औरतें खड़ी थीं जो उससे खुशी खुशी बातें कर रही थीं। वे शायद उसके परिवार की सदस्य होंगी। माँ, ये लो, छोटी बहन की शादी है और हमें अच्छा दहेज चाहिए ताकि लोग हमें नीची नजरों से न देखें। उसने अपने बचे हुए पैसे निकाले और बुजुर्ग महिला के हाथ में रख दिए। ये 10,000 से अधिक था। बगल में खड़ी दूसरी औरत जवान दिख रही थी। वो ज्यादा मोटी थी और हुआंग फुगुई जैसी लग रही थी। अपने भाई जैसा दिखना कभी कभी बुरा भी लग सकता है। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? हुआंग तिम्हुआ ने चिंतित भाव से अपने बड़े भाई की ओर देखा। अपने परिवार के सामने हुआंग फुगुई का वह अहंकार जो आमतौर पर रहता था, अब बहुत दूर हो चुका था। वह मुस्कुराया और अपनी बहन के सिर पर थपथपाया। मैं ठीक हो जाऊंगा। एक प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य होने के नाते मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरी मां का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा। हुआंग तिम्हुआ ने सिर हिलाया। हुआंग फुगुई ने उनकी ओर देखा, उनसे अलग होने से नफरत करते हुए। मां, अपना ख्याल रखना। मैं बहन की शादी में जाऊंगा। फुगुई, अपना ख्याल रखना। जिंदगी सबसे जरूरी है। हम हमेशा घर पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। बुजुर्ग महिला चिंताओं से भरी हुई थी, लेकिन उसका बच्चा बड़ा हो गया था और अपने फैसले खुद लेने लगा था। हाँ, मैं जाऊंगा। हुआंग फुगुई ने सिर हिलाया और दोनों को गाड़ी की तरफ भेज दिया। कई बार याद दिलाने के बाद ही उसने उन्हें अलविदा कहा। लिन फैन एक तरफ छिपकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। वह अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है ना? हो सकता है उसने अपनी सारी बचत उन्हें दे दी हो। अपने परिवार को जाते देख हुआंग फुगुई ने आह भरी। इस समय उसका बुरा समय चल रहा था। एक वरिष्ठ भाई होने के नाते उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिष्यों द्वारा भेजे गए लोहे के कबाड़ को कैसे ठुकराए। सब उस कुत्ते की गलती है। अगर वह ना होता तो मैं बेकार का कचरा क्यों खरीदता? नमस्ते बड़े भाई हुआंग, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। क्या आपको जैकपॉट मिल गया? लिन फैन मुस्कुराते हुए पास आया। मुझे नहीं पता था कि आपकी इतनी सुंदर बहन है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। हुआंग फुगुई को लिन फैन को बाहर देखने की उम्मीद नहीं थी। उसने उसे घूरकर देखा। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। फिर जब उसे एहसास हुआ कि लिन फैन बाहर जा रहा है तो वह वहीं रुक गया। कोई मिशन पूरा करने जा रहे हो? उम्मीद है तुम बाहर नहीं मरोगे। निश्चिंत रहो बड़े भाई। लिन फैन मुस्कुराया। मुझे मारने वाला अभी पैदा नहीं हुआ है। हे हुआंग फुगुई हंसा और चला गया। लिन फैन ने कंधे उचकाए और अपना मिशन पूरा करने के लिए चला गया। कुछ दिनों बाद एक पहाड़ी पर डाकू एक समूह में बैठ गए। तीसरे प्रभारी, कई दिन हो गए हमने कुछ भी नहीं किया। हमारे भाई अधीर हो रहे हैं। किस लिए? पहले और दूसरे प्रभारी अधीर नहीं है तो तुम अधीर क्यों हो रहे हो? तीसरे प्रभारी ने उस पर चिल्लाकर आंखें घुमाई। धिक्कार है। वह कुत्ता कहां है जिसे मैग्निफिसेंट फ्लेम सेक्ट ने भेजा था? वह कहां है? क्या वह किसी गड्ढे में गिर गया है? उन्हें देखकर लिन फैन ने भी आंखें घुमाई। ये सांप हमेशा 10 के समूह में। क्या एक को ज्यादा दिखाने से तुम्हारी जान चली जाएगी? लिन फैन खांसते हुए अपनी 9 छल्लों वाली तलवार उठाकर गुस्से से उनकी तरफ देखने लगा। अशिष्ट आदमी, दिन दहाड़े ऐसा अन्याय करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं लिन फैन, शानदार ज्वाला संप्रदाय का प्रथम श्रेणी का बाहरी शिष्य, तुम्हें न्याय का पाठ पढ़ाऊंगा। मरने का समय हो गया है। लिन फैन की आवाज सुनकर डाकू जो सोने वाले थे उछल पड़े। तीसरे प्रभारी, वह मूर्ख फिर वापस आ गया है। एक डाकू चिल्लाया। डाकुओं को उसे बेवकूफ कहते सुनकर लिन फैन गुस्से से आग बबूला हो गया। किसकी हिम्मत है मुझे बेवकूफ कहने की? अगर मैं हिम्मत करूं तो क्या हुआ? डाकू घमंड से खड़ा हुआ और लिन फैन की ओर इशारा किया। बच्चे, आज तुम्हारी मौत का दिन है। लिन फैन ने उपहास किया और उन पर एक ग्रेनेड फेंक दिया। उसने पिन खींची और उल्टी गिनती शुरू कर दी। वह दूर खड़ा होकर पोज देता रहा, ग्रेनेड के फटने का इंतजार करता रहा। ग्रेनेड डाकू के पैरों पर लुढ़क गया। अरे, यह क्या है? डाकू असमंजस में उसे घूर रहा था। अन्य डाकू भी देखने आए। यह गेंद जैसा दिखता है, हालांकि यह अजीब लग रहा है। यह इतना छोटा है, यह क्या कर सकता है? अंदर जरूर कुछ है। डाकुओं ने एक एक करके अपनी राय दी और जिज्ञासापूर्वक चर्चा की। जो डाकू श्रेय लेने की कोशिश कर रहा था उसने तुरंत उसे उठा लिया। तीसरे इंचार्ज, यह जरूर कोई अच्छी चीज होगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तीसरा प्रभारी कहीं दूर खड़ा था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि वह क्या था। लिन फैन ने अपने दिल में उल्टी गिनती शुरू कर दी। 5, 4। तीसरे इंचार्ज ने सिर हिलाया। ले आओ, मैं देखना चाहता हूं कि वह बेवकूफ क्या ला सकता है। 1। जैसे ही डाकू तीसरे प्रभारी को ग्रेनेड देने जा रहा था, ग्रेनेड फट गया। धमाका। एक विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती थी। उसके नौकर एक क्षण में ही भाग गए। तीसरा प्रभारी, जो शुरू में ग्रेनेड के बारे में जानने को उत्सुक था, इतना चौंक गया कि जमीन पर गिर पड़ा। वह अविश्वास से जमीन पर पड़े अपने नौकरों को देखता रहा। आखिर यह क्या था? वह डर से भर गया।
अंक जोड़ 30, अंक जोड़ 20, अंक जोड़ 10, अंक जोड़ 30। लिन फैन अपनी जगह पर खड़ा होकर मुस्कुराते हुए दृश्य को देखता रहा। उसने लगभग 200 अंक हासिल किए। क्या चोरी है? डाकुओं को डर से कांपते देख लिन फैन अपनी तलवार लेकर उनके पास गया। कचरा, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूं। लिन फैन को देखकर तीसरे प्रभारी ने तुरंत बाकी लोगों को चिल्लाकर कहा, बाहर आओ और उसे मार डालो। दूसरी ओर लिन फैन ने मुस्कुराते हुए उसे और भी भड़का दिया। मैं आज न्याय के लिए जान दे दूंगा। उसने अपनी अंगूठी से एक और ग्रेनेड निकाला और पेन खींच ली। उसने उल्टी गिनती शुरू की और जब कुछ ही सेकंड बचे थे तो उसे भीड़ पर निशाना बनाकर फेंक दिया ताकि उनके पास भागने की कोई जगह न बचे। धमाका, धमाका, खून जमा देने वाली चीखें सुनी जा सकती थीं। ये देखकर तीसरे प्रभारी ने लिन फैन को एक भयानक नजर से देखा। अगर हिम्मत है तो अपना गुप्त हथियार म्यान में रख लो। क्यों नहीं, देखते हैं कौन बचता है। तीसरा प्रभारी गुस्से में अपने हथियार के साथ लिन फैन की ओर दौड़ा। भाड़ में जाओ, अपने बारे में बात कर रहे हो। लिन फैन ने एक और ग्रेनेड की गोली खींची और उसे तीसरे प्रभारी पर फेंक दिया। ये देखकर तीसरे प्रभारी के होश उड़ गए। बेशर्म, तुमने वादा किया था कि इसका इस्तेमाल नहीं करोगे। मेरी मदद करो, थर्ड इंचार्ज। मेरे पैर। उसके नौकरों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। तीसरे प्रभारी का दिल बैठ गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका क्योंकि यह गुप्त हथियार उसके लिए बहुत शक्तिशाली था। यह घातक था। फैन ने संतोष के साथ अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखा। एक मुस्कुराहट उसके होठों के कोने तक पहुंच गई जब वह हाथ में ग्रेनेड लिए तीसरे प्रभारी की ओर बढ़ा। उसकी नजर में ये सब अंक थे। मैं इन्हें कैसे बर्बाद होने दे सकता था? इधर आने की हिम्मत मत करना। तीसरा प्रभारी कांपते हुए चिल्लाया। ग्रेनेड का नजारा ही उसे डर से कांपने के लिए काफी था। मेरे सारे नौकर उस हरे गोले से मर गए हैं या उनके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। मैग्निफिसेंट फ्लेम सेक्ट में ऐसी चीज कब से आ गई? ये तो बहुत डरावना है। लिन फैन हंसा और अपना बैज निकालकर तीसरे इंचार्ज की तरफ घुमाया। देखो, यहाँ क्या लिखा है? अव्वल दर्जे का बाहरी शिष्य। तुमने सोचा था कि मैं कितना बुरा होऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तुम अभी नर्क जाओगे। नहीं, मैं। ये सुनकर तीसरा प्रभारी हकलाया। लिन फैन उस पर बुरी तरह मुस्कुरा रहा था। लिन फैन अपनी ग्रेनेड की पिन निकालना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसने अपना इरादा बदल दिया और ग्रेनेड रख लिया। तीसरे इंचार्ज ने राहत की सांस ली और खुश हुआ कि उसकी जान बच गई। लेकिन जल्द ही लिन फैन ने कुछ ऐसा कहा जिससे उसका चेहरा हरा हो गया। तुम्हारी साधना मेरे बच्चे को बर्बाद करने के लायक नहीं है। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया और अपनी 9 रिंग वाली तलवार उठाई। तीसरे प्रभारी की ओर दौड़ा। लिन फैन की बात सुनकर तीसरा प्रभारी बुरी तरह डर गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुद्रा संभाली और गुस्से से लिन फैन पर चिल्लाया, चलो देखते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। लिन फैन ने कंधे उचका दिए। मैं कितना अच्छा हूं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम कौन होते हो मेरी काबिलियत परखने वाले? उसने बिना किसी उद्देश्य के तीसरे प्रभारी को काटना शुरू कर दिया। मुझे कुछ हुनर सीखना चाहिए, वरना मैं सब्जियां काटते हुए एक बेवकूफ की तरह दिखूंगा। एक मजबूत बल ने तीसरे प्रभारी को पीछे धकेल दिया और लिन फैन ने उसे 2 टुकड़ों में काटने का मौका जब्त कर लिया। अंक जोड़ 70। याहू, लिन फैन हंसा और उन डाकुओं की ओर मुड़ा जो जमीन पर पड़े थे और बुरी तरह घायल थे। अपने बॉस को मरते देख उनके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें उभर आई और वे भागते हुए भागे। क्या बकवास है, जीतने का कोई चांस नहीं है। उस बेवकूफ के पास तो कुछ ऐसा भी है जो फट जाएगा। भागो, उस आदमी ने हमारे बॉस को मार डाला। कृपया मुझे मत मारो, मुझे अपनी गलती पता है। डाकुओं को भागते देख लिन फैन ने आह भरी। जब तुम सब यहाँ वहां हो तो मैं तुम सबको कैसे मार सकता हूँ? लेकिन कोई बात नहीं, ग्रेनेड वाला आदमी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। उसने एक ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन खींचकर पूरी ताकत से उसे कुछ दूर फेंक दिया। ग्रेनेड गिरते देख डाकू डर के मारे उछल पड़े और भाग निकले। नहीं, कृपया नहीं, टकराना। लिन फैन डाकुओं को मरता देख हंस पड़ा। उसने अपने बाकी बचे हथगोले फेंकना जारी रखा और डाकू उसके हाथों से बच नहीं पाए। लिन फैन के अंक तेजी से बढ़ने पर कई आवाजें सुनाई दी। सभी डाकुओं को मारने के बाद अब उसके पास 4200 अंक थे। वाह, मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब केवल 6 ग्रेनेड बचे हैं। लिन फैन का काम पूरा होने के बाद उसने लाशों में खोजबीन शुरू कर दी। उसने नौकरों को छोड़ दिया क्योंकि उनके पास तो कुछ भी नहीं होगा। वह सीधा तीसरे प्रभारी के पास गया। लिन फैन तीसरे प्रभारी को देखकर मुंह बनाने लगा, जो उस समय 2 टुकड़ों में था। ये तो बहुत ही खूनी है। उसने इधर उधर टटोलकर अपने लिए 10,000 यान हॉक और गोलियों की एक बोतल खरीद ली। ये तो बहुत बुरा है, तुम इतने बेचारे कैसे हो? लिन फैन ने उसकी लाश को लात मारकर दूर फेंक दिया। अचानक लिन फैन को अपनी पीठ से एक हमले के साथ साथ चीख भी महसूस हुई। कचरा, तुमने मेरे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे की? उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक भयंकर और हट्टा कट्टा आदमी उसे घूर रहा था। उसके दोनों हाथों में एक विशाल गदा थी। वह इतनी बड़ी थी कि डर के मारे कांप उठती। दूसरे प्रभारी के रूप में ली जियोंग विस्फोटों की आवाज सुनते ही तुरंत वहां पहुंचे। जब वह वहां पहुंचा तो उसने जमीन में ढेरों गड्ढे और हर जगह मांस के टुकड़े देखे। उसे जल्द ही एहसास हो गया कि वे उसके नौकर थे। दूसरे नंबर का अधिकारी होने के नाते अपने नौकरों की भयानक मौत जानकर वह कैसे आंखें मूंद सकता था? वह गुस्से से पागल हो गया और अपराधी की तलाश में इधर उधर देखने लगा। उसने लिन फैन को लाशों में खोजबीन करते हुए पाया और उसे पता चल गया कि वह वही है। क्या बात है, तुम कौन हो? लिन फैन ने उसे अजीब तरह से घूरा। उनकी शारीरिक बनावट में बहुत फर्क था। मैं 1.78 मीटर का हूं और वो लगभग 2.2 मीटर का। मैं बॉडी टेम्पिंग के 7वें चरण में हूं और वह क्या बकवास है? लिन फैन ने ली जियोंग को घूर कर देखा। वह अचंभित था, लेकिन ली शियोंग उसे गुस्से से घूर रहा था। मैं कौन हूं? मेरे परिवार के लोगों को मारने के बाद ये पूछ रहा हूं। तुम तो नर्क जाने के लिए तड़प रहे होगे। ली शियोंग भले ही विशालकाय था, लेकिन वो तेज था। वो बिजली की गति से लिन फैन की ओर बढ़ता हुआ उसके पैरों तले जमीन फट गई। लिन फैन का चेहरा उतर गया। अरे, मैं आगे क्या करूं? वो कम से कम बॉडी टेम्पिंग स्टेज 9 में तो है। मैं आगे कैसे बढ़ूं? यह पागलपन है। लेकिन कौन जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा? ली शियोंग चिल्लाया और उसकी भुजाएं पल भर में चौड़ी हो गईं। कुछ ही देर में उसमें ताकत आ गई और गदा लिन फैन पर गिर पड़ी। वाह, धिक्कार है। लिन फैन उछल पड़ा, हमले से बचता हुआ। गदा जमीन पर लगी जिससे एक गड्ढा बन गया। कुछ पत्थर टूटकर लिन फैन के चेहरे पर लगे। बहुत खुजली हो रही है, लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा है, वरना मैं शायद इसी वजह से मर जाती। बच्चे, आज तो तुम मर ही जाओगे। ली शियोंग ने उसे घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। दूसरी ओर ली शियोंग भी लिन फैन की साधना देखकर हैरान था। वह तो सिर्फ बॉडी टेम्पिंग के 7वें चरण में है, मेरे तीसरे भाई के ही दायरे में। वह पूरे समूह को कैसे मार सकता है? इसके अलावा प्रथम प्रभारी शानदार ज्वाला संप्रदाय का एक शिष्य था, इसलिए वे जानते थे कि उन्हें कब सावधान रहना चाहिए। चूंकि लिन फैन ने अकेले ही यह मिशन संभाला था और उसकी साधना उच्च स्तर की नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वाह, जिन नौकरों को हमने बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित किया था, वे सब इस आदमी की वजह से मर चुके हैं। वाह, लिन फैन ने विस्मय से कहा, यह बड़ा आदमी वाकई ताकतवर है। उसने सोचा और बिजली की गति की गोली निकल ली। इससे लिन फैन की गति काफी बढ़ गई। लेकिन लिन फैन भागने का इरादा नहीं कर रहा था। मुझे उससे अच्छी तरह बात करनी है। हमारी पहली मुलाकात में इतना हिंसक होने का क्या मतलब है? लड़ाई के कुछ दौर बीत गए। लिन फैन लगातार हमलों से बच रहा था। उसे अपने ग्रेनेड इस्तेमाल करने का भी मौका नहीं मिला। इन चूकों से ली जियोंग का पारा चढ़ गया। वह चिल्लाया और गदा का हमला बिजली की गति से बढ़ गया। टकराना। लिन फैन हमले से बच नहीं पाया और उड़ गया। लिन फैन के मुंह से खून की उल्टी हुई। क्या बकवास है, इतने कम समय में वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? यह अनुचित है। मैं और अधिक खेती करने के लिए वापस जा रहा हूं।
भगवान, मेरी पसलियां जरूर टूट गई होंगी। ऐसा नहीं हो सकता। लिन फैन जमीन पर लेट गया और खून उगलने लगा। उसे नहीं पता था कि इस दर्द का एहसास कैसा होता है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके चेहरे पर कैसा भाव होना चाहिए। लिन फैन को जमीन पर गिरते देख ली जियोंगे के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह निराश होने लगा था क्योंकि वह पहले लिन फैन को नहीं हरा पाया था। बॉडी टैंपिंग के 9वें चरण में निचले लोग के साधक को 5 हमलों में मार देना सामान्य बात थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने गति प्रकार की सहायक गोली ले ली थी, जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। ली शियोंगे ने अपने परम कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। अब उसकी बाहें दुख रही थीं, लेकिन यह सब सार्थक था। उसने घुटने मोड़े और एक पल में उछलकर लिन फैन के ठीक सामने आ गिरा, जो 10 मीटर दूर था। बच्चे, याद रखना कि आज तुम्हारी मौत का दिन होगा। लिन फैन के जमीन पर गिर जाने के बाद ली शियोंगे अब पहले जितना गुस्सा नहीं था, बल्कि अब वह बेहद परेशान था क्योंकि उसने अपने खून पसीने और आंसुओं से जो सेना इकट्ठी की थी, वह अब जा चुकी थी। मुझे सब कुछ सामान्य होने में समय लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इसे प्रथम प्रभारी को कैसे समझाऊं। उन्होंने जो संसाधन छीने, वे सब उनके प्रथम प्रभारी के लिए थे। संप्रदाय में प्रथम प्रभारी का पद जितना ऊंचा होता, उन्हें उतना ही अधिक लाभ होता। कहावत है, जो सबसे बलवान होता है वही राजा होता है। किसी की योग्यता ही सब कुछ होती थी। लगन से खेती करने के अलावा उन्हें धन की भी जरूरत थी। गोलियां, हुनर और भी बहुत कुछ। इनमें से कौन सा मुफ्त था? लिन फैन जमीन पर लेटा हुआ दूसरे पक्ष को गहरी पीड़ा में देख रहा था। भाई, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो? चलो इस बारे में बात करते हैं। जब तक यह मूर्ख मेरी बात सुनने को तैयार है, मैं उसकी जान ले लूंगा। बात तुमसे। ली शियोंगे ने लिन फैन को ठंडी निगाहों से देखा और गदा जमीन पर पटक दी, जिससे एक और गड्ढा बन गया। यह तुम्हारी मौत का दिन है, और यह उसी क्षण तय हो गया था जब तुमने मेरे नौकरों को मार डाला था। लिन फैन ने पलकें झपकाईं। बगल में रखी गदा ने उसकी नजरें खींच ली। उसने अपनी 9 छल्लों वाली तलवार पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। मुझे वह गदा जरूर लेनी चाहिए, और इस बेवकूफ को भी यहीं मार डालो। ली शियोंगे लिन फैन से नाराज था और उसे मारने के लिए बेताब था। उसने गदा उठाई और लिन फैन पर निशाना साधा, उसे कुचलकर मार डालने की तैयारी में। उसे गदा उठाते देख लिन फैन तुरंत ली शियोंगे के पास गया और उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया। भाई, कृपया पहले मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे विनती करता हूं। उसे तुरंत खून की उल्टी हुई। ली शियोंगे के लिए लिन फैन पहले से ही मृत के बराबर था। इतनी गंभीर चोटों के साथ वह कब तक जीवित रह सकता है? हम आपको क्या कहना है? ली जियोंगे ने हंसते हुए अपनी भौहें उठाई। लिन फैन मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए सिर हिलाया। देखो, मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं और एक खूबसूरत पत्नी भी है। अगर मैं मर गया तो वह विधवा हो जाएगी। तो ली जियोंगे ने झटके से कहा। लेकिन तुम सच कह रहे हो। ली जियोंगे ने अपनी भौहें उठाई। जरूर, लिन फैन सिसकते हुए बोला। तुम्हारी पत्नी कहां है? तुम्हारे मरने के बाद मैं उसे अपने संरक्षण में ले लूंगा। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा ताकि वह तुम्हें दफना सके। ली जियोंगे को पूरा विश्वास था कि उनका हमला लिन फैन को स्वर्ग भेजने में सक्षम था। लेकिन ली शियोंगे ने अपनी आंखों के कोने से कुछ देखा। लिन फैन अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था और उसमें लगी एक अंगूठी से खेल रहा था। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लिन फैन ने ली शियोंगे के पैर को कसकर पकड़ लिया और उसे दयनीय दृष्टि से घूरने लगा। ओह, कुछ खास नहीं, मैं तो बस खुद को भगाने के लिए अपना ग्रेनेड सक्रिय कर रहा हूं। ग्रेनेड? यह क्या है? ली शियोंगे ने आंखें झपकाई। वह एक जानकार व्यक्ति था, लेकिन उसने ग्रेनेड के बारे में कभी नहीं सुना था। लिन फैन ने ली शियोंगे के पैर को कसकर पकड़ लिया और अपनी व्याख्या शुरू की। कई प्रकार के ग्रेनेड होते हैं। मेरा ग्रेनेड 82-2 मॉडल का है, जो चीन में बना है। यह किफायती, छोटा और हल्का है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में टीएनटी है और यह 330 तक टुकड़े पैदा कर सकता है और 6 मीटर के दायरे में किसी भी चीज को उड़ा सकता है। मेरे संशोधन के बाद इसमें 200 से ज्यादा धातु के मोती हैं, जिनका व्यास 10 मिलीमीटर है। लिन फैन की बुदबुदाहट से ली जियोंगे पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वह लिन फैन को लात मारकर भगा देना चाहता था, लेकिन लिन फैन ने उसे बहुत कसकर गले लगा रखा था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सका। तुम क्या कह रहे हो? ली जियोंगे ने उसे घूर कर देखा। लिन फैन ने धीरे से ऊपर देखा। उसने आह भरी और सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। क्या देर हो गई? तुम क्या कह रहे हो? लिन फैन के चेहरे पर भाव देखकर ली जियोंगे को बुरा लगा। तभी लिन फैन ने आह भरी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। यही वो चीज है जिसने तुम्हारे परिवार को मार डाला। 6 सेकंड बीत चुके हैं, इसलिए तुम बच नहीं पाओगे। मैंने तुम्हारे लिए एक अनुमान लगाया है। यह एक छोटी दूरी का विस्फोट है जिसमें कम से कम एक पैर की कीमत चुकानी पड़ेगी। ली शियोंगे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह लिन फैन के साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन टकराना। बहुत देर हो चुकी है। एक विशाल बल ने 2 आकृतियों को आकाश में उड़ा दिया और उनमें से एक का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया था। लिन फैन कई टुकड़ों में बिखर गया। अनुभव अंक जोड़ 10। ली शियोंगे, जो बॉडी टैंपिंग के 9वें चरण में थे, का शरीर और उनके अंग मजबूत थे। हालांकि ग्रेनेड इतना शक्तिशाली था कि वे भी बिना किसी चोट के विस्फोट से बच नहीं पाए। एक खून जमा देने वाली चीख सुनाई दी। उसने अपने शरीर पर फैले खून को देखा और अपने पैरों की ओर हाथ बढ़ाया, जो अब वहां नहीं थे। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? ली शियोंगे खून की उल्टी करते हुए रोया। उसका चेहरा अब कागज के टुकड़े जैसा पीला पड़ गया था। वह जिंदा था तो सिर्फ उसकी मजबूत साधना की वजह से। कचरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने साथ मौत के घाट उतारने की? मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढूंगा और उसे यातना देकर मार डालूंगा। ली जियोंगे दर्द और गुस्से से चीखा, लेकिन वह इतनी बुरी तरह घायल हो गया था कि वह बेहोश होने वाला था। 10 सेकंड जल्दी ही बीत गए। लिन फैन ने आंखें खोली और खड़ा हो गया। उसने हल्के से अपना चेहरा थपथपाया। याहू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर उसने अपने शरीर की जांच की। कोई चोट भी नहीं थी। तभी उसने ली शियोंगे को पास ही खून से लथपथ पड़ा देखा। अरे बड़े साहब, क्या हुआ? लिन फैन की बात सुनकर ली जियोंगे पटा। फिर जो उसने देखा, उसे देखकर वह पूरी तरह से अविश्वास में रह गया। यह कैसे हो सकता है? लिन फैन हंसते हुए ली शियोंगे के पास आया। मेरा ग्रेनेड कैसा है? तुम ठीक कैसे हो? ली जियोंगे चिल्लाया। क्यों? लिन फैन ने बगल में रखी गदा की तरफ देखा और उसे ऊपर उठाया। ये अच्छा लग रहा है। उस 9 छल्लों वाली तलवार से भी बेहतर। फिर वो ली शियोंगे की तरफ मुस्कुराया। मैं ठीक क्यों हूं? मुझे कुछ पता नहीं, पर मैं तुम्हें जरूर याद रखूंगा। कोई बात नहीं। ओह, वैसे मेरी पत्नी तो बस मेरी कल्पना में है। मैं तो बस एक बेचारा अकेला कुत्ता हूं। उई। ली शियोंगे लिन फैन की जिंदा खाल उतारने के लिए तड़प रहा था। उसने फिर से खून की उल्टी कर दी। मैं इतना बेवकूफ क्यों हूं? मुझे इस तरह धोखा कैसे मिल सकता है? लिन फैन ने कुछ और नहीं कहा और ली जियोंगे पर गदा फेंक दी। मर जा, कचरा। नहीं। अंक जोड़ 90। यह नशा है। यह एक महान दुनिया है। सब हो गया। अब यहाँ बस लाशों का ढेर और एक गहरा गड्ढा बचा है। अब देखते हैं कि उसके पास क्या था। लिन फैन ने ली शियोंगे की लाश में खोजबीन की। काफी देर बाद लिन फैन को कुछ मिला। हे भगवान, बस इतना ही। इतने लंबे समय के बाद लिन फैन को बस एक कौशल पुस्तक मिली, लेकिन उसका नाम इतना भद्दा क्यों है? हिंसक गदा। जो भी हो, कुछ न होने से तो बेहतर है। अब यह मेरा हथियार है। जब मुझे इससे बेहतर हथियार मिलेगा तो मैं इसे बदल दूंगा। लिन फैन ने गदा से खेलते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। यह अच्छा लग रहा है और जब मैं लड़ूंगा तो और भी डरावना लगूंगा। आइए, संप्रदाय से कौशल प्राप्त करने के बजाय हम इसे विकसित करें। अचानक लिन फैन के सिर में एक आवाज गूंजी। क्या आप हिंसक गदा को सक्रिय करने के लिए 10 अंक का उपयोग करना चाहते हैं? लिन फैन हक्का बक्का रह गया। रुको, मैं कब से अंकों से साधना कर सकता हूं? मैं अस्थि के अमर शोधन से ऐसा क्यों नहीं कर सकता? लेकिन लिन फैन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। क्यों नहीं? जो भी चीज अंकों से हल हो सकती है, उसे समस्या नहीं माना जाता।
अंक -10। हिंसक गदा स्तर 1। शक्ति में वृद्धि स्तर 2 तक पहुंचने के लिए 100 अंक की आवश्यकता होती है। लिन फैन ने सोचा और समझ गया कि ऐसा क्यों है। हड्डियों का अमरशोधन साधना को बढ़ा सकता है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से इसके लिए अंक का उपयोग नहीं कर सकता था। दूसरी ओर हिंसक गदा का उपयोग व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए किया जाता था, लेकिन इससे उसकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लिन फैन ने संकोच नहीं किया और स्तर ऊपर करने का फैसला किया। अंक -100। हिंसक गदा स्तर 2। शक्ति में वृद्धि स्तर 3 तक पहुंचने के लिए 200 अंक की आवश्यकता होती है। लिन फैन को लगा कि उसकी बांह मजबूत हो गई है और गदा पकड़ते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसने वर्षों तक प्रशिक्षण लिया हो। अब वह अधिक ऊर्जावान भी था। बहुत खूब। वाह! लिन फैन हवा के तेज झोंके को सुन सकता था। गदा लिन फैन के हाथ में अच्छी तरह से फिट थी, जैसे कि वह लंबे समय से उसके पास थी। ओह, मैंने तो सोचा था कि धोखेबाज केवल लॉटरी ड्रॉ ही उपलब्ध कराता है, लेकिन लगता है कि इसमें और भी कुछ है। यह एक सुखद आश्चर्य है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे लिए और भी कुछ इंतजार कर रहा है। और लेवल अप करने के लिए ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं होती। हालांकि बॉडी टेम्परिंग स्टेज 9 को मारने से मुझे सिर्फ 90 पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए यह थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन यह उस बेवकूफ ड्रॉ से बेहतर है। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। स्तर 3, स्तर 4। अचानक लिन फैन को एहसास हुआ कि पैनल में बदलाव हुआ है। हिंसक गदा स्तर 4। शक्ति में वृद्धि वायु विस्फोट स्तर 5 तक पहुंचने के लिए 800 अंक की आवश्यकता होती है। लिन फैन ने लेवल 4 तक पहुंचने के लिए 710 अंक खर्च किए। यह इतना अधिक नहीं था, लेकिन उस समय लिन फैन के लिए यह कुछ महंगा था। हालांकि वह वास्तव में अधिक मजबूत महसूस कर रहा था। वायु विस्फोट क्या बकवास है। उन्होंने कौशल समूह में 9 विभिन्न कौशलों को आजमाने में कोई संकोच नहीं किया। लिन फैन को अपना खून खौलता हुआ महसूस हुआ। हाँ, हमले के बाद वह अपने आसपास विस्फोट होते साफ देख सकता था। जमीन पर दरारें दिखाई दे रही थीं। हे भगवान, ये तो बढ़िया है। लिन फैन की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे संप्रदाय में वापस लौटना होगा। यदि मैं यह नहीं दिखाऊंगा तो मैं अपने साथ न्याय नहीं करूंगा। दुनिया भर में घूमना इंतजार कर सकता है, यह इतना जरूरी नहीं है। लिन फैन अपने पीछे गंदगी छोड़कर चला गया। हर जगह लाशों और खून के टुकड़े दिखाई दे रहे थे। जमीन में गहरे गड्ढे भी थे। जब वह संप्रदाय में वापस आया तो उसने अपने दोनों वरिष्ठ भाइयों को देखा। वरिष्ठ भाइयों, आप कहां जा रहे हैं? लिन फैन ने गदा अपने कंधे पर रखी और खुशी-खुशी उनके पास चला गया। यिन शियातियन, जो गांव दाजुंग से बातें कर रहा था, लिन फैन की बात सुनकर ऊपर देखा, लेकिन उसके कंधे पर पड़ी गदा उसे डरा रही थी। छोटे भाई लिन, तुम्हें यह चीज कहां से मिली? लिन फैन गर्व से मुस्कुराया। मैं अपना काम पूरा करने गया था और डाकू का हथियार छीन लिया। दोनों ने विस्मय से लिन फैन को देखा। शक्तिशाली। वरिष्ठ भाइयों, आप कहां जा रहे हैं? लिन फैन ने पूछा। उस आदमी झांग लोंग ने मुझे और गांव दाजुंग को एक ग्रुप मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। यिन जियातियन ने आंखें घुमाई। उसे झांग लोंग से नफरत थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि वह उससे नफरत करने लगे। इसके अलावा वह समूह मिशन में रुचि रखता था क्योंकि झांग लोंग एक विश्वसनीय व्यक्ति था, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अगर कोई और होता तो उसे सावधान रहना पड़ता। अगर कोई फायदा दांव पर लगा होता तो यह स्वाभाविक था कि उसके संप्रदाय के लोग उसे धोखा दे सकते थे। लिन फैन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। वरिष्ठ भाइयों, आप दोनों को इस पर सहमत होना ही होगा। मैं भी जा रहा हूं। आप कैसे नहीं मानेंगे? गांव दाजुंग ने लिन फैन को मुस्कुराते हुए कहा। हमने सुना है कि छोटे भाई और बड़े भाई लोग भी शामिल होने के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए हम दोनों ने भी शामिल होने का फैसला किया है। तुम्हारे बड़े भाई यिन ने भी मान लिया है, बस शिकायत करना चाहते हैं। यिन शियातियन ने गांव दाजुंग को घूरा। दाजुंग, जब मैं आसपास हूं तो तुम चुप रह सकते हो। तुम्हें बस लोगों को पीटना है। ठीक है। गांव दाजुंग यिन जियातियन को देखकर मुस्कुराए। प्यार हवा में है। लिन फैन ने भौहें उठाई और मुड़ा। वरिष्ठ भाइयों, मैं अपना इनाम लेने जा रहा हूं, फिर मिलते हैं। उसने उन्हें अलविदा कहा और अपना पुरस्कार लेने के लिए बूथ पर चला गया। 1000 वाईएचपी और एक नश्वर मध्यम वर्गीय साधना गोली। लिन फैन के लिए तो इनाम कुछ भी नहीं था, मुझे डाकुओं से ज्यादा मिला। खैर, ये गदा तो कमाल की है और कौशल भी अच्छा है। यह मेरी कमी की भरपाई कर देता है, जो ये है कि मुझमें मार्शल आर्ट का कौशल नहीं है। जब लिन फैन मिशन हॉल से बाहर निकला तो एक व्यक्ति उसके पास आया। नमस्कार जूनियर भाई, मैं लियू फैंग हूं। लिन फैन ने उसे अजीब नजरों से देखा। वरिष्ठ भाई लियू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? उसकी त्वचा गोरी थी और आंखें बादाम के रंग की थी जो चमकती थी। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह कुछ गलत करने की फिराक में है। छोटे भाई, लियू फैंग ने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। मैंने आपकी गदा दूर से देखी और उसकी बनावट देखकर मोहित हो गया। क्या मैं जान सकता हूं कि यह आपको कहां से मिली? लिन फैन हंसा। वरिष्ठ भाई लियू, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह एक उपहार था। उपहार? लियू फैंग विश्वास से उसे घूरता रहा। उसने गौर से देखा। हाँ, यह वही है। यह देखकर कि लियू फैंग विश्वास से उसे घूर रहा था, लिन फैन हंसा और एक कहानी सुनाई। यह एक अजीब कहानी है, लेकिन मैं एक अजनबी से मिला जो मेरे पास आया और मुझसे इसे लेने की विनती करने लगा। मैंने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि मैं इसे ले लूं, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बड़े भाई, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे इतने अच्छे इंसान मिले। खैर, अब मुझे जाना होगा। अलविदा वरिष्ठ भाई। लियू फैंग वहीं खड़ा रहा और लिन फैंग को गुस्से से उबलता हुआ जाता हुआ देखता रहा। क्या वह मुझे बेवकूफ समझता है? फिर वह भारी मन से वहां से चला गया। लिन फैंग के कमरे में वापस आकर उसने गदा को एक तरफ रख दिया और साधना शुरू कर दी। उसने मिशन से इनाम में मिली गोलियां निकाल ली। वे उच्च स्तर की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी साधना में सहायक थी। वे सभी नश्वर स्तर के थे। यह अफसोस की बात है कि मुझे रहस्यवादी स्तर का कोई भी नहीं मिला, लेकिन ये बहुत महंगे हैं। एक नश्वर निम्न श्रेणी की गोल्डन फर्म गोली की कीमत लगभग 3000 वाईएचपी है। एक रहस्यवादी स्तर की गोली कितनी महंगी होगी? कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। उसके अनुभव अंक बढ़ गए थे, लेकिन बॉडी टैंपिंग के 8वें चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लिन फैंग के दिमाग में अब कुछ नया था। उसके पॉइंट्स, मैं इनका क्या करूं? लॉटरी में या अपने वायलेंट मेस का लेवल बढ़ाऊं? हिंसक गदा को स्तर ऊपर करना एक बेहतर विकल्प होगा। लॉटरी में किस्मत की जरूरत होती है, जो साबित हो चुका है कि मेरे पास नहीं है। अगर मुझे इससे कुछ नहीं मिला तो यह बेकार होगा। चलो 5वें स्तर पर चलते हैं। वह बुदबुदाया। अंक -800। हिंसक गदा स्तर 5। अंक -1000। हिंसक गदा स्तर 6। अंक 1400। हिंसक गदा स्तर 7। शक्ति में वृद्धि वायु विस्फोट परम गति स्तर 8 तक पहुंचने के लिए 1800 अंक की आवश्यकता होती है। लिन फैंग को कुछ ही देर में अपनी ताकत में इजाफा महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वो पहले से दोगुना ताकतवर हो गया है और गदा पर उसका नियंत्रण भी बेहतर हो गया है। यह अच्छा और सुविधाजनक है। अगर मेरे पास असीमित अंक होते तो मैं इसे अपने चरम पर ले जा सकता था और शायद मैं बॉडी टैंपिंग स्टेज 7 होने के बावजूद बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 को हराने में सक्षम हो सकता था। शायद मेरे पास 8 स्टार बॉर्डर अभिजात वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी होगी। लिन फैंग को नहीं पता था कि वह बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन उसे लगा कि वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अब मैं बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि ली जियोंग केवल हिंसक गदा के स्तर 5 तक पहुंचने में कामयाब रहे। लिन फैंग उस समय 7वें स्तर पर था और उसे इससे मिलने वाली शक्ति पर बहुत मोहित था। अगर ली शियोंग 7वें स्तर पर होता तो वह मुझे चूर्ण चूर्ण कर देता। अब मुझे शेष 640 अंकों का क्या करना चाहिए? इसे यूं ही छोड़ना बेकार है। मैं लॉटरी का ड्रॉ निकाल लूंगा।
लिन फैन ने एक बार फिर ड्रॉ खेलने का फैसला किया। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि वह हमेशा बदकिस्मत रहेगा। चलो चलें, 2 चांदी की लॉटरी, कृपया मुझे कुछ अच्छा दे दो। लिन फैन ने अपनी उंगलियां क्रॉस करके दुआ मांगी कि कुछ अच्छा मिले। कम से कम मुझे कुछ तो दो, मुझे खाली हाथ मत जाने दो। अंक -600। सिल्वर लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें, इसे रफू करें। लिन फैन ने आह भरी, मैं कितना बदकिस्मत हूं, क्या संभावना है कि मुझे इसे कुछ अच्छा मिल जाए। सिल्वर लॉटरी, रहस्यवादी मध्यवर्गीय साधना गोली, ग्रीन पिल। भगवान का शुक्र है, लिन फैन मुस्कुराया। एक रहस्यवादी मध्यवर्गीय साधना गोली के लिए 600 अंक बहुत मूल्यवान है। उसने उसे अपने मुंह में डाल लिया और खेती जारी रखी। लिन फैन के अनुभव अंक लगातार बढ़ते रहे। अपनी चालाकी से मैं कुछ ही समय में विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लूंगा। बेशक अंक भी महत्वपूर्ण है। गोली के साथ साधना करने के बाद उन्होंने हड्डियों के अमर शोधन की साधना शुरू की। लेकिन यह वृद्धि संतोषजनक नहीं थी। इसमें हमेशा 1 या 2 अंक की ही वृद्धि होती है। यह काम नहीं करेगा, मुझे अपना कौशल विकसित करना होगा। उसने वह कागज निकाला जिस पर उसने अब तक आजमाए गए सभी अलग अलग रास्ते दर्ज थे। चलो इनसे बचते हैं और कोई नया रास्ता आजमाते हैं। एक रात बीत गई। लिन फैन पहले ही गिनती भूल चुका था कि वह कितनी बार मरा था। अब उसके पास ढेर सारे अनुभव अंक थे, लेकिन उसे अभी भी कोई हुनर सीखना बाकी था। हाय, मैं इतना होशियार हूं, फिर भी मैं कोई हुनर नहीं बना पाया। इससे साबित होता है कि हुनर बनाना कितना मुश्किल है। यदि किसी अन्य व्यक्ति को लिन फैन के विचारों के बारे में पता होता तो वे उसे मार देते। दूसरों को बॉडी टैंपिंग स्टेज 6 या उससे ऊपर तक पहुंचने में 2 से 3 साल लग गए, लेकिन लिन फैन कुछ ही दिनों में ऐसा करने में कामयाब रहे। इसके अलावा हड्डियों का अमर शोधन, जिसे पहले से ही नश्वर मध्यवर्गीय कौशल माना जाता था, साधना की गति बढ़ाने में मदद कर सकता था। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चल गया तो यह उन पर बम गिरा देगा। यह अद्भुत था, केवल किसी रहस्यवादी कौशल में ही ऐसी क्षमता हो सकती है। अगले दिन लिन फैन ने अपने कमरे के बाहर शोर सुना। उसने तुरंत साधना बंद कर दी और बिस्तर से उठ गया। जूनियर भाई लिन, क्या आप जाग रहे हैं? वह लू किमिंग को उसे पुकारते हुए सुन सकता था। हाँ, मैं हूं। लिन फैन को थोड़ी निराशा हुई क्योंकि रात भर के प्रयोगों से कुछ हासिल नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कम से कम अनुभव अंक तो मिल ही गए। वह दरवाजा खोलने गया। अरे, लिन फैन ने अपने दरवाजे के सामने खड़े लोगों को अजीब नजरों से देखा। सारे बड़े भाई यहाँ क्यों हैं? कोई कार्यक्रम हो रहा है क्या? लू किमिंग, यिन शियातियान, गाओ दाजुंग और झांग लॉन्ग सभी मौजूद थे। वे सभी अपने बैग साथ लाए थे, मानो किसी यात्रा पर जा रहे हों। झांग लॉन्ग ने लिन फैन को असमंजस से देखा और फिर लू किमिंग की ओर मुड़ा। क्या तुमने छोटे भाई लिन को नहीं बताया कि हम आज निकल रहे हैं? लू किमिंग थोड़ा असहज हो गया। माफ करना, यह मेरी गलती है, मैं जूनियर भाई लिन को बताना भूल गया। क्या हमें आज मिशन के लिए रवाना होना चाहिए? मुझे माफ करना, छोटे भाई लिन, बड़े भाई आपको इसके बारे में बताना भूल गए हैं। लू किमिंग ने माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है कि छोटे भाई लिन के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूं, लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तैयारी की क्या बात है, मुझे बस अपनी गदा चाहिए। लू किमिंग ने लिन फैन की ओर रुख किया। छोटा भाई सचमुच सबसे अच्छा है। कोई बात नहीं, अगर आपको और समय चाहिए तो हम इंतजार कर सकते हैं। लिन फैन ने सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, चलो चलें। रुको, जूनियर भाई हुआंग अभी तक नहीं आए हैं, झांग लॉन्ग ने कहा। कुछ ही देर बाद उन्हें झांग लॉन्ग को पुकारने वाली आवाज सुनाई दी। बड़े भाई झांग, मैं आ गया। हुआंग फुगुई दौड़कर आया। वह दौड़ते दौड़ते थक गया होगा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। झांग लॉन्ग के साथ उसके गहरे रिश्ते थे और हुआंग फुगुई के लिए यह मिशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके साथ एक शानदार इनाम भी जुड़ा था। ये दिन उसके लिए कठिन थे क्योंकि उसने अपनी ज्यादातर बचत अपनी बहन की शादी और लोहे के कबाड़ पर खर्च कर दी थी। हुआंग फुगुई बहुत परेशान था। इतने कम समय में मेरे लिए अपना पैसा वापस पाना कोई रास्ता नहीं है। हालांकि टूल रिफाइनिंग स्कूल के शिष्यों ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया था कि अब स्क्रैप लोहे की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन इसे बेचना आसान काम नहीं था क्योंकि हुआंग फुगुई के पास स्क्रैप लोहे का प्रचुर भंडार था। ये तो घाटे का कारोबार था। यह आवाज जानी पहचानी लग रही है। लिन फैन पलटा तो उसकी हंसी फूट पड़ी। नमस्ते वरिष्ठ भाई हुआंग। लिन फैन को देखकर हुआंग फुगुई का चेहरा उतर गया। तुम क्यों? हुआंग फुगुई की प्रतिक्रिया देखकर बाकी लोग भ्रमित हो गए। जूनियर भाई लिन, क्या आपके और जूनियर भाई हुआंग के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं है? झांग लॉन्ग ने अपनी शंका व्यक्त करते हुए पूछा। लिन फैन हंसा और हुआंग फुगुई को गले लगा लिया। नहीं, हमारे बीच थोड़ी गलतफहमी जरूर है, लेकिन मुझे यकीन है कि सीनियर भाई हुआंग कोई शिकायत नहीं रखेंगे, है ना? हुआंग फुगुई ने लिन फैन का हाथ झटक दिया और झांग लॉन्ग के पास चला गया। वरिष्ठ भाई झांग, हो सकता है कि हमारे बीच अच्छे संबंध न हो, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि मैं इस मिशन के लिए अपनी सारी शिकायतें एक तरफ रख दूंगा। लिन फैन ने भुहें चढ़ाई और आह भरी। वरिष्ठ भाई हुआंग, आप इतने तुच्छ क्यों हैं? यह सुनकर हुआंग फुगुई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुच्छ? मैं तुच्छ हूं? मैं तुम्हारी वजह से लगभग कंगाल हो गया हूं और तुम मुझे तुच्छ कहते हो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारी खाल नहीं उतारी। लेकिन अगर लिन फैन को उसके मन की बात पता चलती तो वह कंधे उचकाकर जोर से हंसता। तुम ही तो हो जिसने मुझसे परेशानी मोल ली थी, इसके लिए तुम मुझे कैसे दोषी ठहरा सकते हो? समूह जाने के लिए तैयार था। एक आदमी गेट पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि वह लिन फैन और उसके समूह को अपनी नजरों से ओझल होते देख रहा था। रास्ते में लिन फैन अपने कंधों पर गदा उठाए अपने आसपास का नजारा देख रहा था। पेड़ पौधों के अलावा आसपास कोई जीव जंतु नहीं था। ऊपर वह लड़खड़ाता हुआ हुआंग फुगुई के पास गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वरिष्ठ भाई हुआंग, वह शरारत से मुस्कुराया। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हुआंग फुगुई ने उस पर एक नजर डाली और अपनी गति बढ़ा दी क्योंकि वह लिन फैन का मनोरंजन नहीं करना चाहता था। चलो, हम एक ही संप्रदाय से हैं और अब साथ मिलकर एक मिशन पर जा रहे हैं। लिन फैन ने उसे पकड़ लिया। चलो एक सौदा करते हैं, अपना कुछ कच्चा लोहा मुझे दे दोगे, है ना? मेरे पास अब सिर्फ 5 ग्रेनेड बचे हैं, ये मेरे शांत रहने के लिए काफी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास कम से कम कुछ 100 हो जाए तो मैं पूरी जगह को बम से उड़ा सकता हूं। हे, हुआंग फुगुई ने व्यंग्य किया। उसने ऐसा अनुरोध करने की भी हिम्मत की। उसने मुझे लगभग दिवालिया बना दिया था और फिर भी इतनी हिम्मत है कि मुझसे ऐसी मांग कर रहा है। क्या मैं उसके लिए इंसान नहीं हूं? हैश, सीनियर भाई हुआंग बहुत ठंडे हैं, शायद उन्हें अपनी लड़कियां इसी तरह मिलती हैं। लिन फैन ने आह भरी। उन्हें बहुत बेपरवाही है। सीनियर भाई झांग, हम कौन सा मिशन पूरा करने जा रहे हैं? ठीक है, मैं एक ब्रीफिंग करूंगा। हम दक्षिण के विदर्ड सोल स्वैम्प में एक गैंगस्टर का शिकार करने जा रहे हैं जो बुरी आदतें अपनाता है। मैंने अपनी रिसर्च कर ली है और वह बॉडी टैंपिंग स्टेज 8 का होना चाहिए। हमारे सहयोग से मुझे यकीन है कि हम उसे पकड़ पाएंगे। 8, लिन फैन ने भौहें चढ़ाई। बड़े भाई झांग, हम तो बस कुछ ही हैं, क्या ये ठीक है? जाहिर है हम ठीक हो जाएंगे, क्या तुम डर रहे हो? हुआंग फुगुई ने व्यंग्य किया। हुआंग फुगुई की बात सुनकर लिन फैन हंस पड़ा। डर? बिल्कुल नहीं, जब हम उस कुत्ते से मिलेंगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा हूं। हुआंग फुगुई ने भौहें चढ़ाई और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हुआंग फुगुई के लिए लिन फैन का यहां होना किसी काम का नहीं था। वे सूर्यास्त तक अपने रास्ते पर चलते रहे। समूह उस समय एक जंगल के सामने खड़ा था। जानवरों की चीखें उनके कानों में पड़ रही थीं। लू किमिंग ने समूह की ओर मुड़कर कहा, सावधान रहो दोस्तों, जंगल खूंखार जानवरों से भरा है, हम यहीं आराम करेंगे। रात में हमारी यात्रा जारी रखना बहुत खतरनाक है। खतरनाक नहीं, अगर वे मेरा पीछा करें तो मैं मरने का नाटक कर सकता हूं। अगर वे मुझे सच में मार भी दें तो भी मैं जिंदा हो जाऊंगा। लू किमिंग की बात सुनकर लिन फैन मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके बड़े भाई ऐसा नहीं कर सकते।
अगर मैं अकेला आया होता तो पहले ही अंदर घुस गया होता। जब मेरे पास ये गदा है तो मुझे किस बात का डर है? लिन फैन किनारे खड़ा था जब लोग तंबू लगा रहे थे। रुको, ये तो आम तंबू है, क्या उन्हें डर नहीं लगता कि कल वे बिना हाथ के उठेंगे? लेकिन वे अपने फैसले को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वे पूरी तरह तैयार हैं। खैर, कोई बात नहीं, मुझे यह मौका जरूर दिखाना चाहिए। जहां तक बॉडी टैंपिंग स्टेज आर्ट वाले लड़के की बात है, वह मेरी गदा के सामने क्या है? जब लू किमिंग आग जला रही थी, लिन फैन गहरी सोच में डूबा जंगल को घूर रहा था। क्या जानवरों को मारने से मुझे अंक मिलेंगे? पता लगाने का एकमात्र तरीका परीक्षण करना है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम लोग यही रुको, मैं कहीं पास में जाकर खाने के लिए कुछ जानवर पकड़ लाता हूं। लू किमिंग जाने के लिए खड़ी हुई। ये सुनकर लिन फैन ने मौके का फायदा उठाया और कहा, वरिष्ठ भाई लू, ये तो बहुत छोटी बात है, इसे मुझ पर छोड़ दीजिए। जूनियर भाई लिन, मैं आपके साथ चलूंगा। लिन फैन ने तुरंत हाथ हिलाया। अरे प्लीज मत करो, अगर तुम भी आ गए तो मैं कैसे परखूंगा? इस परेशानी की कोई जरूरत नहीं है बड़े भाई, तुम मुझ पर भरोसा रखो और यहीं आराम करो। ठीक है, अपना ख्याल रखना छोटे भाई। लू किमिंग ने सिर हिलाया और चला गया। वह जानता था कि लिन फैन कमजोर नहीं है और वे जंगल के किनारे पर ही थे। ठीक है, लिन फैन ने हाथ हिलाया और अपनी गदा लेकर लू किमिंग की नजरों से ओझल हो गया। जब वह काफी दूर हो गया तो जोर से हंस पड़ा। तुम्हारे दादाजी आ रहे हैं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। लिन फैन ने अपने आसपास का नजारा देखा। ऊंचे ऊंचे पेड़ आपस में उलझे हुए थे, जिससे एक जाल सा बन गया था जिससे सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था, जिससे लिन फैन के लिए देखना मुश्किल हो रहा था। ये पेड़ कितने पुराने हैं? ये तो बहुत बड़े हैं। जानवरों, बाहर आओ, कहां हो तुम? लिन फैन अपनी गदा लेकर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई जानवर नजर नहीं आया। क्या सब सोने चले गए? उसने आह भरी। अचानक लिन फैन को लगा कि उसके पीछे कुछ है। लिन फैन वहीं रुक गया। ऐसा लगा जैसे आसपास कुछ हो। उसने ध्यान से सुना और पाया कि दूसरा पक्ष उसके पीछे था, मानो कोई कदम उठाने का इंतजार कर रहा हो। मैं तुम्हें देख रहा हूं, बाहर आओ। लिन फैन ने पलटकर देखा तो सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह भाग गया हो। आखिर ये क्या है? लिन फैन बुदबुदाया। वो आदमी पागल है। सामान्य परिस्थितियों में तो तुम्हें मौका पाकर मुझ पर टूट पड़ना चाहिए। भागने में क्या मजा है? अरे, क्या वह शायद शर्मीला है? लिन फैन एक बार फिर मुड़ा। आह, तुम शर्मीले हो, है ना? मैं तो बस यूं ही नाटक करूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। दरअसल जब लिन फैन ने फिर से झाड़ी की ओर अपनी पीठ मोड़ी तो उसने सरसराहट सुनी। एक पन्ना जैसी आंखें झाड़ी के माध्यम से लिन फैन को घूर रही थीं। टपक। एक भेड़िए जैसा जानवर मुंह से लार टपकाते हुए लिन फैन को घूर रहा था। जब से लिन फैन जंगल में आया था तब से वह उसे घूर रहा था। लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शिकार सतर्क था। उसे पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक जानवर के रूप में यदि संभव हो तो यह अपने विरोधियों से कभी सीधे तौर पर नहीं लड़ता था। भेड़िए को ऐसा लगा कि लिन फैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वह अनिश्चित था और उसने पुष्टि करने के लिए कुछ और समय तक इंतजार करने का फैसला किया। लिन फैन अधीर होकर स्थिर खड़ा रहा। आखिर जानवर को क्या हो गया है? क्या मुझे मरने का नाटक करना पड़ेगा ताकि तुम खुद को दिखा सको? ठीक है, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। लिन फैन बिना किसी हिचकिचाहट के जमीन पर लेट गया और जम्हाई लेने लगा। अंधेरा हो रहा है, मैं आराम करने जा रहा हूं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि जानवर उसे समझ पाएगा या नहीं, लेकिन उसके कृत्य को वास्तविक दिखाने के लिए यह आवश्यक था। लिन फैन को अचानक जमीन पर गिरते देख जो जानवर छिपा हुआ था उसे यकीन नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा तो उसे एहसास हुआ कि आसमान में अंधेरा छा गया है और शिकार के सोने का समय हो गया है। वह हमारी सीमा में अपनी इच्छानुसार सोने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे उसे खाना है। सरसराहट। वह जानवर बिजली की गति से लिन फैन पर झपटा और उसका सिर निशाना बनाया। लिन फैन जमीन पर बेसुध पड़ा अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहा था। बेवकूफ, ऐसे बेवकूफ से निपटना मेरे लिए आसान हो जाता है। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं सिर्फ जानवरों को मारकर ही अमीर बन जाऊंगा। लिन फैन हंसा। वह उस समय अपने तंबू में बैठा था और जानवरों को मारकर मिलने वाले अंकों के बारे में सोचकर कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। इन जानवरों के लिए ऐसे विकृत आदमी द्वारा चिन्हित किया जाना दुख की बात थी। अब लिन फैन दुविधा में था कि क्या उसे लॉटरी ड्रॉ करना चाहिए या अपने हिंसक गदा को ऊपर ले जाना चाहिए। लॉटरी का ड्रॉ देखकर मुझे गुस्सा आता है और मेरी किस्मत के साथ मेरे अंक बेकार ही जाएंगे, या शायद मैंने अमरता के बदले अपनी सारी किस्मत खर्च कर दी। स्तर 8, मैं आ रहा हूं। अंक -1800। हिंसक गदा, स्तर 8। शक्ति में वृद्धि, वायु विस्फोट, परम गति। स्तर 9 तक पहुंचने के लिए 2600 अंक की आवश्यकता होती है। लिन फैन को लगा जैसे उसके शरीर में कट दौड़ गया हो और उसका खून खौल उठा हो। अब उसकी ताकत की सीमा पहुंच चुकी थी और वह कुछ ही समय में वायलेंट में इसका प्रशिक्षण पूरा कर लेगा। बस एक और स्तर पार करना है और मैं एक पेशेवर बन जाऊंगा। 2050 पॉइंट बचे हैं। किस्मत चाहे जो भी हो, मुझे अभी लॉटरी निकालनी चाहिए। कौन जाने किस्मत मुझे अचानक पसंद कर ले। एक बाइक आसानी से मोटर बाइक में बदल सकती है, लेकिन यह आसानी से शव वाहन में भी बदल सकता है। चलो चलें, 6 चांदी की लॉटरी। बुद्ध, जैड सम्राट, कृपया मुझे आशीर्वाद दें, आमीन। अंक -1800। सिल्वर लॉटरी, बॉडी टैंपिंग स्टेज 8 की गोली में एक सफलता। क्या? लिन फैन चौंका, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। हे भगवान! लिन फैन 2 पूंछ वाले कुत्ते की तरह खुशी से उछल पड़ा। वाह, किस्मत ने आखिरकार मेरी सुध ले ली। एक बार मैं कोई चरण ले लूं तो उसे पार कर सकता हूं। मेरे प्यारे जैड सम्राट, आपका विनम्र शिष्य लिन फैन आपको पूरे दिल से प्यार करता है। लिन फैन के गालों पर खुशी के आंसू बह निकले। मुझे लगा कि मैं बदकिस्मत हूं, लेकिन शुक्रिया देवताओं मेरी विनती सुनने और उसे पूरा करने के लिए। हे प्रभु, यह कितना अद्भुत है। आगे है सिल्वर लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें। और तब से लिन फैन को बस यही जवाब मिला, धन्यवाद, कृपया फिर से कोशिश करें। अगर पहली बार में उसे कुछ अच्छा नहीं मिलता तो वह आत्महत्या कर लेता। तो जब मैं एक साथ कुछ लॉटरी निकालूंगा तो मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, है ना? कम से कम प्रथम पुरस्कार मेरे नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त है। लेकिन बचे हुए 250 पॉइंट्स का मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मुझे ड्राइंग जारी रखने दो, वैसे भी मेरा मूड अच्छा है। चलो 2 ड्रॉ। अंक -200। कांस्य लॉटरी, धन्यवाद, कृपया पुनः प्रयास करें। कांस्य लॉटरी, अलादीन का चिराग। लिन फैन को कांस्य लॉटरी से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जब उसने वाक्य देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या बात है? हे भगवान, क्या मैंने आज दुनिया को बचा लिया? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर क्या गोली मिलने से नामुमकिन भी सच हो रहा है? फिर भी मुझे फिर से कुछ मिल गया। अरे बाप रे! अलादीन का चिराग, इसे 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आत्मा में बदल जाओ और झूठी इच्छाएं पूरी करो। लिन फैन ने आंखें झपकाईं। उसे निर्देश समझ नहीं आए। जो भी हो, पहले हम आगे बढ़ें। लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली ले ली। लिन फैन अपने शरीर में एक जबरदस्त बदलाव महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे बयान करे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊर्जा से भर गया हो। साधना, शारीरिक तर्क का चरण 8, जोड़। वाह, मैंने सफलता प्राप्त कर ली है। अगले दिन लिन फैन तरोताजा महसूस करते हुए उठा। कल की किस्मत से वह खुश था और उसे रात में अच्छी नींद भी आई। जब आप बाहर हो तो भरपूर आराम करना बेहतर होता है। समूह कुछ ही समय में रवाना हो गया। जब वे जंगल में दाखिल हुए तो समूह के बाकी लोग तनावग्रस्त हो गए। झांग लॉन्ग ने आसपास का नजारा देखा और समूह की ओर मुड़ा।
इस जंगल में जानवर रहते हैं जो झुंड में रहते हैं। अगर हम उनसे टकरा गए तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। रुको, क्या तुम्हें खून की गंध आ रही है? हाँ, लो किमिंग ने सिर हिलाया। यह सामने से आना चाहिए। लिन फैन ने दबे पांव जाकर देखा। यही तो मैंने भेड़ियों को मारा था, है ना? सावधान रहो, झांग लोंग फुसफुसाया। यह भेड़ियों का इलाका है, मुझे डर है कि कुछ हो गया है। भेड़ियों को कम साधना वाला जानवर माना जाता था। उनकी शारीरिक तरफ के तीसरे चरण की साधना औसत थी और भेड़िया राजा अभी केवल शारीरिक तरफ के छठे चरण में था। इसलिए खून की इतनी तेज गंध का कोई कारण नहीं था। खून की गंध इतनी तेज थी कि समूह में दहशत फैल गई। लिन फैन को छोड़कर जो इस बात से खुश था कि उसने भेड़ियों के उस झुंड को मार डाला था जिससे उसके बड़े भाई डरते थे। लेकिन जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो लिन फैन हक्का बक्का रह गया। सभी गतिहीन लाशें गायब हो गईं, उनकी जगह हड्डियां आ गईं। ये क्या है? लिन फैन का जबड़ा खुला का खुला रह गया। इसका कोई मतलब नहीं, ये सब किसने खा लिया? ये देखकर झांग लोंग का चेहरा पीला पड़ गया। चलो सावधान रहें, हो सकता है कोई डरावना जीव यहाँ से गुजरा हो। पीछे छूटी हड्डियों को देखकर पूरा समूह डर के मारे कांप रहा था। कोई शक्तिशाली जानवर ही पूरे भेड़ियों के झुंड का वध कर सकता है। दूसरी ओर लिन फैन उलझन में था। आखिर उन्हें किसने खा लिया? क्या खून की गंध ने किसी डरावने जानवर को आकर्षित किया था? कोई बात नहीं, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा। कुछ दिनों बाद समूह एक भयानक जंगल के सामने रुका। उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो ये मुरझाया हुआ आत्मा दलदल है? लिन फैन ने पूछा। यहाँ चारों ओर सिर्फ मुरझाए हुए पेड़ हैं और दलदल में बुलबुले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से दुर्गंध भी आ रही है। झांग लोंग ने समूह से कहा, हमें सावधान रहना होगा। संप्रदाय के शोध के अनुसार ये गैंगस्टर इंसानों को नष्ट कर सकता है। हमें अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। यह एक कठिन मिशन था, लेकिन वे इतने बड़े समूह में थे, इसलिए यदि वे एक साथ मिलकर काम करते तो कुछ भी गलत नहीं होता। अचानक उन्हें सामने से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्त लड़ाई चल रही हो। झांग लोंग ने समूह से कहा, कोई हमसे पहले आ गया होगा। हम धीरे धीरे वहां जाएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। लिन फैन ने गंभीरता से सिर हिलाया। वरिष्ठ भाइयों, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आसमान तक ले जाऊंगा। खेल का एक शब्द जिसका अर्थ है समूह के साथियों को साथ ले जाना। छोटा भाई, आसमान पर किसे ले आओ? समूह पूरी तरह से उलझन में था। बस सावधान रहना, मेरे पीछे आओ, मैं वादा करता हूं कि हम सब ठीक हो जाएंगे। लिन फैन को यकीन था कि ग्रुप में उससे बेहतर कोई नहीं था और वह भी उत्सुक था। दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले कौन आया है? सबसे आगे यीन ऊर्जा से घिरा एक काले कपड़े पहने आदमी खड़ा था। उसके ठीक सामने 3 लोग खड़े थे, 2 लड़के और एक लड़की। गैंगस्टर, आज तुम्हारी मौत होगी, तलवार पकड़े हुए एक लंबे आदमी ने गैंगस्टर से विश्वास के साथ कहा। भाई, ऐसे दुष्ट साधक पर अपनी लार बर्बाद मत करो। हमें बस उसे मार डालना चाहिए और इनाम के बदले उसकी लाश अपने कबीले में वापस ले आना चाहिए। लड़की जवानी में थी, वह तस्वीर जैसी सुंदर थी, लेकिन उससे एक घमंडी आभा निकलती थी। हाँ, गैंगस्टर जोर से हंसा। सिर्फ तुम तीनों, जंग का एहसास कैसा होता है ये जानने के लिए तुम यहाँ आए हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। रही बात इस प्यारी बच्ची की, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का एहसास कराऊंगा। हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तीनों उसकी बातों से क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे घेर लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला कर दिया। एक चट्टान के पीछे लिन फैन चुपचाप लड़ाई देख रहा था और अपनी टुंडी रगड़ रहा था। वरिष्ठ भाई, यहाँ कोई है जो हमारा इनाम छीनना चाहता है। क्यों न हम उन सबको मार गिराएं? यदि वह अकेला होता तो चुपचाप लड़ाई देखता और समय आने पर घात लगाकर हमला कर देता और सारे अंक जीत लेता। लेकिन अपने बड़े भाइयों के साथ होने के कारण वह अपनी इच्छानुसार काम नहीं कर पा रहा था। ये तीनों किसी कुलीन परिवार से होने चाहिए। इनके पहनावे को देखकर लगता है कि परिवार में इनका कोई ऊंचा दर्जा होगा या ये सीधे शिष्य होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये किस परिवार से हैं। लो किमिंग बुदबुदाया। शानदार ज्वाला संप्रदाय का एक विशाल क्षेत्र था जिसमें विभिन्न नगर थे। इन नगरों में कई कुलीन परिवार रहते थे। वे भले ही एक संप्रदाय जितने शक्तिशाली न रहे हों, लेकिन उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। उनमें से सबसे ज्यादा चौकस यिन जियातियान के पास एक जवाब था। यूनलो शहर का वांग परिवार होना चाहिए। जब भगवान वांग संप्रदाय में आए थे तो मैंने उन्हें भी ऐसे ही कपड़े पहने देखा था। झांग लोंग ने कहा, यदि यह वांग परिवार है तो हम उनकी ओर से आंखें नहीं मूंद सकते। जब समूह अपनी चर्चा में मग्न था, गैंगस्टर ने लड़ाई में बढ़त हासिल कर ली और तीनों फर्श पर गिर पड़े। ऐसा नहीं हो सकता, कबीले वालों ने जरूर गलत जानकारी दी होगी। वह बॉडी टैंपिंग के 8वें चरण में नहीं बल्कि 9वें चरण में है। लंबा आदमी दर्द से अपनी छाती पकड़े हुए गैंगस्टर को घूर रहा था। उसकी आंखों में डर तैर रहा था। हाँ, बॉडी टैंपिंग स्टेज 8। क्या तुम लोग अपनी खबरें अपडेट भी करते हो? मैं बहुत पहले ही बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 तक पहुंच चुका हूं और जल्द ही अर्थ स्टार बॉर्डर दायरे में पहुंच जाऊंगा। तुम लोग क्या समझते हो कि तुम कौन हो? मेरे प्यारे बॉडी टैंपिंग स्टेज 7 के कूड़ेदान। वह जमीन पर लेटी लड़की की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में चमक थी। एक कुलीन परिवार की शिष्या, है ना? मुझे यह पसंद है। वांग शुफेंग ने उठने की कोशिश की। उसका चेहरा कागज के टुकड़े जैसा पीला पड़ गया था। फिर भी वह गैंगस्टर पर चिल्लाया, गैंगस्टर, अगर तूने उस पर उंगली भी उठाई तो मैं तुझे बहुत बुरी मौत मरवाऊंगा। हाँ, गैंगस्टर वांग शुफेंग की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए लड़की की ओर चला गया। वांग जियान डर के मारे कांप उठी जब गैंगस्टर उसकी तरफ बढ़ा। उसके माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें बहने लगी। वो तो बस एक अनुभव लेने आई थी, लेकिन किसने सोचा था कि उसका सामना बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 के एक प्रतिद्वंदी से होगा। वे अपनी योग्यता के कारण गैंगस्टर के सामने कुछ भी नहीं थे। वह निराशा में अपनी आंखें बंद कर लेती है और सबसे बुरे समय का इंतजार करती है। क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल नौसिखिए हैं। लिन फैन ने आंखें घुमाई। उसे उम्मीद थी कि कोई दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ होने से पहले ही तीनों हार गए। मैं एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वे बिना कुछ किए ही हार गए। झांग लोंग ने लिन फैन की पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। छोटे भाई लिन, हम गैंगस्टर का ध्यान भटका देंगे। तीनों के साथ चले जाओ। हाँ, यिन जियातियन ने सिर हिलाया। हम बस यही कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचा दो, फिर हम बाद में मिलेंगे। लिन फैन विरोध करना चाहता था, लेकिन झांग लोंग पहले ही समूह के बाकी सदस्यों के साथ वहां से जा चुका था। क्या बात है, तुम चाहते हो कि मैं उन्हें बचाऊं? मुझे लगता है कि मैं लड़ने के लिए ज्यादा उपयुक्त हूं। लिन फैन ने आंखें घुमाई। क्या मैं तुम लोगों को इतना हारा हुआ लग रहा हूं? मुझे अपनी क्षमता का अधिक प्रदर्शन करना चाहिए था ताकि वे मुझे नीची नजर से न देखें। जूनियर भाई लिन, जाओ। लो किमिंग उस पर चिल्लाया। लिन फैन ने आह भरी और बिना किसी हिचकिचाहट के उन तीनों की ओर दौड़ा। वह बिजली की गति से उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। हे भगवान, मेरे पीछे मत आना। हाँ, जब आप बॉडी टैंपिंग के 7वें चरण में हैं, तब मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ ही देर में वे सब अस्त-व्यस्त हो गए। तीनों को उद्धारकर्ताओं को देखकर खुशी हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे भी बॉडी टैंपिंग स्टेज 7 में हैं, तो वे निराशा से भर गए। वांग शुफेंग एक शारीरिक तर्क का चरण 8 साधक था, लेकिन वह गैंगस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता था, तो फिर अन्य शारीरिक तर्क का चरण 7 साधक गैंगस्टर को कैसे हरा पाएंगे? जब लिन फैन युद्ध के मैदान में पहुंचा, तो वह तुरंत लड़की के पास रुक गया और उसे उठाकर बिना किसी और देरी के अपने कंधे पर रख लिया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, वांग जियान ने शर्माते हुए कहा। चुप रहो, मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूं। लिन फैन ने आंखें घुमाई। औरत और मर्द में क्या फर्क है? अगर मैं तुम्हें हल्के से छू लूं तो क्या तुम मर जाओगी? मैं कोई विकृत व्यक्ति नहीं हूं जो केवल वही सोचता है जो अधिकतर पुरुष करते हैं। फिर वह दौड़कर अन्य 2 लोगों के पास गया और उन्हें उठा लिया। भाई, कृपया अपने दोस्तों को जल्द से जल्द भाग जाने की सूचना दे दो। गैंगस्टर उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, वे उसे हरा नहीं पाएंगे। वांग शुफेंग ने सांस लेने की कोशिश करते हुए कहा। उसका चेहरा अभी भी कागज के पन्ने जैसा पीला था।
अरे नहीं, हम मर गए, हमें गलत जानकारी दी गई और हम फंस गए। दूसरा आदमी निराशा में चिल्लाया। लेकिन लिन फैन के लिए वे तीनों शोर मचाने वाले के अलावा कुछ नहीं थे। अचानक लड़ाई में बदलाव आ गया। जूनियर भाई लिन, जाओ। सबसे कम साधना होने के कारण लू केमिंग को एक मुक्का मारकर उड़ा दिया गया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, झांग लॉन्ग थका हुआ महसूस करने लगा। खेती में अंतर बहुत ज्यादा था और वे शुरू से ही दूसरे पक्ष से बढ़त खो चुके थे। झांग लॉन्ग इस मौके का फायदा उठाकर लू केमिंग के साथ भाग जाना चाहता था, लेकिन गैंगस्टर ने उसे देख लिया और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। भागो, उसने व्यंग्य किया। तुम सपना देख रही हो, आज यही जगह तुम्हारी कब्र बनेगी। लिन फैन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। उसने सोचा था कि उसके बड़े भाई ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसा नहीं कर पाए। वांग जियान यहाँ मरना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लिन फैन की कमीज कसकर पकड़ ली। कृपया हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब लिन फैन ने उसके भाइयों के साथ ऐसा करने से पहले उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। वांग जियान ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए और लिन फैन को घूरने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने कठोर इंसान से सामना होगा। बड़े भाइयों, दूर हटो, मुझे इसे संभालने दो। लिन फैन ने अपनी गदा उठाई और गैंगस्टर की ओर चल पड़ा। अरे नहीं, वांग जियान ने निराशा से आंखें बंद कर ली। यह आदमी पागल है, हम बच जाते, पर शुक्र है इसकी। टकराना। जब झांग लॉन्ग नहीं देख रहा था तो गैंगस्टर ने उस पर हमला कर दिया और वह खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। लिन फैन तुरंत दौड़कर आया और उसे उठाने में मदद की। बड़े भाई, आराम करो, यह काम मुझ पर छोड़ दो। वह झांग लॉन्ग को कुछ समय के लिए प्रतिद्वंद्वी से लड़ने देना चाहता था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी तेज गति से हार जाएंगे। अपने बड़े भाइयों को घायल होते देख लिन फैन बहुत दुखी हुआ। उसने गैंगस्टर को रोका और उसके चेहरे के सामने गदा लहराई। कचरा, मेरे दोस्तों को धमकाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यह तुम्हारी कब्र बन जाए। झांग लॉन्ग ने सदमे में यह दृश्य देखा। छोटे भाई लिन, आप क्या कर रहे हैं? लिन फैन अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ेगा। आराम से बैठो सीनियर भाइयों, आज लिन फैन तुम्हें दिखाएगा कि मजबूत शब्द का क्या मतलब होता है। लिन फैन ने हाथ हिलाकर शांति से जवाब दिया। लिन फैन की बात सुनकर जमीन पर लेटे हुए हुआंग फुगुई ने चौंक कर ऊपर देखा। वाह, उसके जैसा चूहा अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखता है। क्या मैंने उसे गलत समझा? गैंगस्टर ने लिन फैन को घृणा से देखा। तुम सच में बहादुर हो, है ना? वांग जियान ने यह दृश्य देखा और आह भरी। उसके लिए लिन फैन जरूर एक पागल आदमी रहा होगा जिसने सोचा कि बॉडी टेम्पिंग स्टेज 8 बॉडी टेम्पिंग स्टेज 9 के बराबर है। उस समय उसे इस अनुभव के लिए बाहर आने पर गहरा अफसोस हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गैंगस्टर के ठीक सामने खड़ा हो गया और उसे घृणा से घूरने लगा। हो बहादुर, नहीं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मुझे डैडी कहो और मैं तुम्हें एक पूरी लाश बनाकर छोड़ दूंगा। कैसा लग रहा है? वांग जियान ने वांग शुफेंग की ओर मुड़कर हरे चेहरे का भाव बदलते हुए कहा, यह जरूर पागल होगा। क्या इसे पता है कि बॉडी टेम्पिंग स्टेज 9 का साधक होने का क्या मतलब होता है? वांग शुफेंग ने निराशा से आह भरी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गैंगस्टर इतना ताकतवर होगा। अगर होता तो वह यहाँ कभी नहीं आता। लेकिन अब गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं था। लू केमिंग ने अपने दांत पीस लिए जो खून से सने हुए थे। उसने गैंगस्टर को घूरा और चिल्लाया, जरा हमें आजमाकर तो देखो। गैंगस्टर जोर से हंसा। ठीक है, मैं समझ गया, सबसे अच्छे दोस्त, है ना? कोई बात नहीं, मैं तुम सबको एक साथ भेज दूंगा। उसके लिए लिन फैन एक कूड़े के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं था। मैं एक बॉडी टेम्पिंग चरण 9 का साधक हूँ। बॉडी टेम्पिंग चरण 8 क्या कर सकता है? दूसरी तरफ लिन फैन ने समय निकालकर योजना बनाई कि उसे क्या करना है। दूसरी पार्टी बॉडी टेम्पिंग स्टेज 9 में थी, जबकि वह सिर्फ स्टेज 8 में था। शुक्र है कि मैं समझदार हूँ, वरना यह इतना आसान नहीं होता। अचानक लिन फैन ने अपनी आंखें मूंद ली और गैंगस्टर की पीठ को घूरने लगा। लिन फैन की आंखों में ताना अब गायब हो चुका था, उसकी जगह एक गंभीर भाव आ गया था। गैंगस्टर को इसका एहसास हुआ और उसका दिल इस डर से बैठ गया कि कुछ बुरा हुआ है। हे भगवान, यहाँ एक नंगी औरत अपनी टांगें फैलाए खड़ी है। लिन फैन ने अविश्वास से अपना मुंह ढकते हुए हाँफते हुए कहा। लिन फैन के ज्ञान के अनुसार एक नग्न महिला कम से कम 70% पुरुषों के लिए आकर्षक होती है और यौन अर्थों को जोड़ते हुए यह बिना चूके 100% पुरुषों को आकर्षित कर सकती है। एक नग्न महिला। गैंगस्टर ने भुएं उठाई और तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, केवल उसके सिर पर कुछ था। जाओ और मर जाओ कुत्ते। लिन फैन ने मौके का फायदा उठाकर गैंगस्टर पर गदा से वार किया। हिंसक गदा पहले से ही 8वें स्तर पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। ये हवा में भी विस्फोट कर सकती थी। ये सोने का डला। गैंगस्टर गुस्से से बोला। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका विरोधी इतना चालाक होगा। गैंगस्टर ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसे बस अपने गालों पर दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके गाल गीले हो गए हैं और हैरानी की बात यह थी कि वहां खून था। टकराना। लिन फैन की ताकत के कारण गदा जमीन पर गिर गई, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। लिन फैन कान से कान तक मुस्कुराया। हैश, मुझे तो तुम्हें कीमा बना देना चाहिए था। लड़ाई शुरू होते ही दूसरे पक्ष को घायल कर देना जीतने की 50% संभावना के बराबर था। बाकी लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैन इतना शक्तिशाली होगा। पिछला हमला भले ही सामान्य लग रहा हो, लेकिन उसमें बहुत जोरदार ताकत थी। वाह, छोटे भाई लिन कितने ताकतवर हैं, झांग लॉन्ग ने हौंकते हुए कहा। अगर उसने ये दृश्य न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता। गैंगस्टर ने अपने चेहरे से खून पोंछा और लिन फैन पर चिल्लाया, मैं अभी तुझे मरवा दूंगा। वहां उपस्थित सभी लोगों को जंग की बदबू महसूस हो रही थी, क्योंकि इन ऊर्जा गैंगस्टर के चारों ओर घूम रही थी, जो लिन फैन के लिए आ रहा था। हाँ, मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो? देखते हैं मैं तुम्हारे दिमाग को क्या बना देता हूँ। लिन फैन गदा लेकर उछल पड़ा और उस पर टूट पड़ा। अपने कीमती दिमाग का ख्याल रखना। लिन फैन की बात सुनकर लू केमिंग घबरा गया। छोटा भाई लिन बहुत लापरवाह है, वह दुश्मन को अपना अगला कैसे बता सकता है? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके जबड़े खुले रह गए। लू केमिंग ने क्या देखा? उसने देखा कि उसका छोटा भाई गैंगस्टर के सिर पर निशाना साधते हुए उछल पड़ा। गैंगस्टर ने समय रहते हमले को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए और उसके छोटे भाई लिन ने अपना पैर आगे बढ़ाकर अपने प्रतिद्वंद्वी की जांघ पर बिजली की गति से लात मारी, मानो उसने बरसों से इस हुनर का अभ्यास किया हो। आह! गैंगस्टर चीखा और दर्द से नीचे झुक गया। उसका चेहरा उतर गया और उसने लिन फैन को घूरा। धिक्कार है, मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे कैसे दोष दे सकते हो? लिन फैन ने सिर हिलाते हुए आह भरी। मुझे हैरानी है कि तुम जैसा मूर्ख आज तक जिंदा कैसे रह पाया। ये तो चमत्कार है, एक और हमला करो। यिन शियातियन इस दृश्य को अविश्वास से देखता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने चालाक प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए उसका छोटा भाई जीत जाएगा। यह लगभग नामुमकिन था। वाह, समूह दंग रह गया। लिन फैन की चाल देखकर वे दंग रह गए। वे इतने अच्छे थे कि समूह भी डर गया। तभी लिन फैन को एहसास हुआ कि गैंगस्टर नीचे झुका हुआ है और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। उसे जरूर दर्द हो रहा होगा, है ना? इस तरह लिन फैन वहीं रुक गया। ये देखकर गैंगस्टर ने लिन फैन को सावधानी से देखा। लिन फैन ने अपनी गदा एक तरफ रख दी और नीचे उकड़ों बैठकर उसे देखने लगा। मैं, लिन फैन, कभी किसी ऐसे व्यक्ति का फायदा नहीं उठाता जो खतरनाक स्थिति में हो। मैं तुम्हें थोड़ा आराम करने दूंगा, निश्चिंत रहो, मैं स्थिर रहूंगा। छोटे भाई लिन, नहीं, झांग लॉन्ग चिल्लाया, हमें उसके जैसे खलनायक पर नरमी नहीं बरतनी चाहिए। लिन फैन ने सिर हिलाया और गैंगस्टर की तरफ देखा। उसकी आंखों में न्याय की लहर तैर रही थी। बड़े भाई झांग, कोई बात नहीं, मैंने मन बना लिया है। गैंगस्टर, मैं तुम्हें थोड़ा आराम करने की इजाजत देता हूँ। गैंगस्टर ने कुछ नहीं कहा और लिन फैन को सावधानी से देखा।
उसे यकीन नहीं था कि लिन फैन इतना दयालु होगा कि उसे आराम करने देगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि लिन फैन सचमुच बस यूं ही खड़ा था। झांग लॉन्ग और बाकी लोग घबराहट से ये दृश्य देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लिन फैन क्या सोच रहा होगा। वह इतना कीमती मौका क्यों गवाएगा। ये सुनिश्चित करने के बाद कि लिन फैन स्थिर रहेगा, गैंगस्टर इसे और नहीं रोक सका और उसने अपने क्रोच को पकड़ लिया। दर्द को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या बेवकूफ है, मुझे आराम करने का मौका दे रहा है। वह मन ही मन हंसा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गैंगस्टर उछल पड़ा और दांत पीसने लगा। तुम ऐसे सांप क्यों हो, वह चिल्लाया जब लिन फैन गदा लेकर उसकी ओर दौड़ा। तुम्हारे जैसे खलनायक अच्छे व्यवहार के लायक नहीं है, तुम्हें मार देना ही सबके साथ न्याय करने का एकमात्र तरीका है। विस्फोट हो मेरी गदा। लिन फैन गुर्राया, उसकी भुजाएं स्पष्ट रूप से बड़ी हो गईं और गदा तेजी से चलने लगी। हवा में धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। धिक्कार है, गैंगस्टर गुर्राया और अपने इस्पात जैसे कठोर हाथों से हमले को रोक दिया। टकराना। कुछ ही देर में गैंगस्टर का गाल लाल हो गया। वाह, लिन फैन ने आंखें झपकाईं, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब झेल सकती हो। इसके साथ ही लिन फैन ने गैंगस्टर पर गदा से लगातार प्रहार किया। तेज बल ने गैंगस्टर को जमीन पर गिरा दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैन इतना ताकतवर होगा, मानो वो बॉडी टैंपिंग स्टेज आर्ट से भी ज्यादा हो। अब उसकी भुजाएं भी सूज गई थीं। बेवकूफ, मेरे हमले को कौन अपने शरीर से रोकेगा। मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी भी जीवित हो। लिन फैन ने उसे जोर से मारना जारी रखा। नगेट्स, मुझे ऐसे धूर्त सांप से क्या मिला। मेरे पास प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं है। मुझे बताओ कि मैं अपने हाथों के अलावा और क्या इस्तेमाल करके उसे रोकूं। गैंगस्टर ने गाली दी। टकराना, टकराना। समूह ने इस दृश्य को स्तब्ध होकर देखा। झांग लॉन्ग के पास कहने को शब्द नहीं थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब गैंगस्टर को उसका छोटा भाई इतनी बुरी तरह पीट रहा है कि वह जवाब भी नहीं दे पा रहा है। दूसरी ओर लिन फैन बहुत अच्छे मूड में था। उसे गैंगस्टर की पिटाई करने में मजा आ रहा था, जिसके हाथ खून से लथपथ थे और जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसे जवाबी हमला करने का मौका भी नहीं मिला। क्या मैं मजबूत हूं? जवाब दो, मैं कितना अच्छा हूं। लिन फैन इस समय अच्छे मूड में था। यह बहुत संतोषजनक है। हिंसक गदा 8वें स्तर पर थी, इसलिए उसने लिन फैन को तेज गति प्रदान की। दूसरों के लिए गदा एक छाया के अलावा कुछ नहीं थी। अचानक लिन फैन को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। अरे, वो बेवकूफ कहां है। लिन फैन ने गदा अपने कंधों पर रखी और फिर भीड़ की तरफ मुड़ा। क्या तुम लोगों ने उस कुत्ते को देखा है? गल्प। बाकी लोग ठंडे पसीने से तरबतर हो गए। लू किमिंग ने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और लिन फैन की गदा की ओर इशारा करते हुए कहा, छोटे भाई। वह हकलाते हुए बोला, आपके साथ। मेरे साथ। लिन फैन ने इधर उधर देखा। मुझे वह दिखाई नहीं दे रहा। भीड़ के लिए वे एक खूनी हत्या देख रहे थे। गैंगस्टर वर्तमान में लिन फैन के सिर के ऊपर लटका हुआ था, गदा से छेदा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी मृत्यु शैया पर था। लिन फैन ने अपनी सांसें संभालने की कोशिश की। पिछली कड़ी कसरत के कारण उसकी सांस फूल रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन गैंगस्टर कहीं नजर नहीं आया। वह कुत्ता कहां गया? मेरे हमलों से कैसे बच पाएगा? अब अपनी छोटी सी बिल में छिपने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे हो, इसलिए मुझे हार मानने में कोई आपत्ति नहीं है। भीड़ ने लिन फैन को अपने आप से कुछ बुदबुदाते हुए देखा जब वह गैंगस्टर की तलाश में इलाके में घूम रहा था। वह तुम्हारी गदा पर है, क्या तुम अंधे हो? टपक। लिन फैन को अपने चेहरे पर पानी की बूंदें महसूस हुई। लिन फैन ने उसे पूछा तो पता चला कि वो खून था। उसने अचानक ऊपर देखा तो एक हास्यास्पद दृश्य दिखाई दिया। क्या बात है, तुम वहां क्यों हो? वह हक्का बक्का होकर गैंगस्टर को देखने लगा। उसे गदा से क्यों बांधा गया है? गैंगस्टर के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मौत इस तरह होगी। बॉडी टैंपिंग चरण 8। मैं बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 हूं और मैं उससे हार चुका हूं। क्या मैं इतना बुरा हूं? लिन फैन ने गदा जोर से नीचे गिरा दी, जिससे गैंगस्टर एक तरफ उड़ गया। देखो, मैंने कहा था कि मेरे दोस्तों को तंग मत करना। अब तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। चूंकि गैंगस्टर सिर्फ बॉडी टैंपिंग स्टेज 9 का था, इसलिए इतनी गंभीर चोट लगने के बाद वह और सहन नहीं कर सका। लिन फैन पर आखिरी नजर डालते ही उसकी मौत हो गई। अंक जोड़ 90। यह सुनकर लिन फैन को यकीन हो गया कि गैंगस्टर मर चुका है। लिन फैन ने आह भरी। जाहिर है उसका शौक कूल दिखना था। अपने घायल बड़े भाइयों को याद करते हुए लिन फैन दौड़कर उनके पास गया। बड़े भाई लू, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन कनिष्ठ भाई लिन, आप इतने शक्तिशाली कब से हो गए? लू किमिंग ने पूछा। वह अभी तक सदमे से उबर नहीं पाया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कनिष्ठ भाई इतना शक्तिशाली होगा कि वह एक शारीरिक तड़का चरण 9 साधक को मार डालने की क्षमता रखता होगा। यह तो अद्भुत है। लिन फैन हंसा। वरिष्ठ भाई, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, लेकिन मैं ऐसे 10 लोगों को पल भर में मार सकता हूं। क्या आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं? लू किमिंग ने लिन फैन को मुंह खोले घूरा। उसे लगा कि उसकी तुलना में वह काफी कमजोर है। यह। लिन फैन ने बाकियों की तरफ मुड़कर, जो उसे हैरानी से देख रहे थे, हंसते हुए कहा, लगता है मैंने उन्हें चौंका दिया है ना? मुझे कभी कभी मजे के लिए अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करना चाहिए। नीची नजर से देखा जाना अच्छा नहीं लगता। जूनियर भाई, इन्हें दे दो। लू किमिंग ने संप्रदाय से मिली उपचार की गोलियां निकाली। इससे वे पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते, लेकिन इससे उनका रक्तस्राव रुक सकता है। ठीक है। लिन फैन ने गोलियां आगे बढ़ा दी। हुआंग फुगुई की बात करें तो उसे सबसे आखिर में गोलियां मिली। उसे किसने कहा था कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार न करे? उसे तो खून की उल्टी करनी चाहिए। वांग परिवार के शिष्य तो मानो जमीन पर जड़वत हो गए थे। जब लिन फैन कंधे पर गदा लिए उनकी ओर बढ़ा तो वांग जियान की रीढ़ में से सिहरन दौड़ गई। विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि किसी की हत्या करने के बाद भी गदा खून से सनी हुई थी। जिस आदमी को वे पागल समझते थे, वह इतना शक्तिशाली था। जब लिन फैन ने उसे गोली दी तो वह लिन फैन से डर गई। पल भर में वांग जियान को यकीन हो गया कि लिन फैन एक कुलीन व्यक्ति है। वह विस्मय से लिन फैन को देखती रही। यहाँ लिन फैन हल्के से मुस्कुराया। धन्यवाद। वांग जियान ने सिर हिलाया। वांग शुफेंग के लिए भी यही बात लागू होती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बॉडी टैंपिंग चरण 8 का साधक कितना शक्तिशाली होगा। उनके लिए बॉडी टैंपिंग का 9वां चरण बहुत ही जबरदस्त था, लेकिन गोलियां बांट रहे इस आदमी के लिए तो ये बिल्कुल अलग बात थी। उसे तो एक गोली मारना भी आसान लग रहा था, विशेषकर उसका हथियार। वह इतना भारी और विशाल था, इसलिए वह काफी घातक रहा होगा। वांग शुफेंग ने गैंगस्टर की लाश को बगल में पड़े देखा। गल्प। लाश को देखकर वांग शुफेंग घबरा गया। वांग शुफेंग की नजरों में देखते हुए लिन फैन खुशी से गुनगुना उठा। ये तो मेरे जैसे ताकतवर आदमी को पसंद आना चाहिए। इसके बाद वह हुआंग फुगुई की ओर चल पड़ा। हुआंग फुगुई अभी भी सदमे से उबर नहीं पाया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लिन फैन इतना ताकतवर है, और वह खुश था कि उसने लिन फैन को तब नहीं पीटा जब संप्रदाय में उनके बीच झगड़ा हुआ था, वरना शायद अब उसकी सांस भी नहीं चल रही होती। ये सोचकर हुआंग फुगुई ने अपना कंधा थपथपाया। ओह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। वरिष्ठ भाई हुआंग, क्या आप ठीक हैं? लिन फैन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा क्योंकि सारा कच्चा लोहा उनके पास है। मैं ठीक हूँ जूनियर भाई, तुम बहुत अच्छे हो। हुआंग फुगुई ने उसे अंगूठा दिखाया। हे, ये कुछ खास नहीं है। लिन फैन मुस्कुराया और लू किमिंग के पास वापस चला गया। अचानक उन्हें सरसराहट की आवाज सुनाई दी। लू किमिंग घबरा गई और वस्तु को देखकर चिल्लाई, सावधान। हवा में एक प्रकाश चमक उठा जो तलवार का आकार ले रहा था। इसका लक्ष्य लिन फैन नहीं बल्कि हुआंग फुगुई था। हुआंग फुगुई को एहसास हुआ कि हमला उस पर होने वाला है। वह कागज के पन्ने की तरह पीला पड़ गया। उसके लिए हमला इतना तेज था कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। अरे नहीं, आज मेरा मृत्यु दिवस होगा।
छोटी बहन, मैं तुम्हारी शादी होते नहीं देख पाऊंगा। हुआंग फुगुई ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। झांग लोंग और बाकी लोग भी घबरा गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन पर घात लगाएगा या गंभीर रूप से घायल हुआंग फुगुई को अपना निशाना बनाएगा। हुआंग फुगुई पहले से ही अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। धमाका! अचानक हुआंग फुगुई को लगा जैसे कोई उसका कंधा थामे हुए है। जब उसने आंखें खोली तो लिन फैन ठीक उसके सामने खड़ा था और मोती जैसी सफेद तलवार अब खून से लथपथ हो गई थी क्योंकि वह लिन फैन को भेद रही थी। वरिष्ठ भाई हुआंग, क्या आप ठीक हैं? लिन फैन ने अपनी भौहें इस तरह सिकोड़ी जैसे वह गहरे दर्द में हो। अपराधी ने तलवार वापस पाने का मौका पाकर कुछ ही देर में भाग निकला। लिन फैन की बात सुनकर हुआंग फुगुई का दिल बैठ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका छोटा भाई लिन उसके लिए हमला झेलेगा। इतना ही नहीं, लिन फैन ने उससे पूछा भी कि क्या वो ठीक है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? जूनियर भाई लिन, क्यों? हुआंग फुगुई ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। लिन फैन का चेहरा कागज के पन्ने जैसा पीला पड़ गया था। बड़े भाई, आपका परिवार अभी भी आपका इंतजार कर रहा है और आपकी छोटी बहन अपनी शादी में आपका इंतजार कर रही है। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं किसी की चिंता नहीं करती। हुआंग फुगुई के गालों पर आंसू बह निकले। छोटे भाई लिन, मैं। वह पछतावे और गुस्से से सिसक उठा। हुआंग फुगुई रो रही थी। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने पहले लिन फैन के साथ बुरा व्यवहार किया था। हुआंग फुगुई ने खुद को कंजूस होने का दोषी ठहराया। लु किमिंग और बाकी लोग भी गुस्से में अपराधी पर चिल्ला रहे थे। लिन फैन ने नकाबपोश आदमी को बिजली की गति से भागते देखा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गदा उठा ली। वरिष्ठ भाई, निश्चिंत रहो, लिन फैन के साथ मैं गारंटी देता हूं कि तुम सुरक्षित रहोगे। बूहू! हुआंग फुगुई ने देखा कि लिन फैन उसके ठीक सामने खड़ा है और उन्हें उस नकाबपोश आदमी से बचा रहा है। इससे हुआंग फुगुई को और भी बुरा लगा। उसके फैले हुए नथुनों से साफ पानी जैसा बलगम निकलने लगा और उसकी आंखें सूज गईं। अरे नहीं, लिन फैन ने सोचा, हो सकता है वो गैंगस्टर से ज्यादा ताकतवर हो और मैं घायल हूं। मुझे अपनी योजनाएं दोबारा बनानी होंगी। लेकिन यह ठीक है, यह इसके लायक है। इसके अलावा वह मुझे घूर रहा है, इसलिए उसे मेरे पास आना चाहिए। लिन फैन ने गदा अपने कंधों पर रखी और चिल्लाया, हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। लिन फैन अपने बड़े भाइयों पर चिल्लाते हुए दलदल में और अंदर भाग गया। बड़े भाइयों, मेरा बदला मत लो। नकाबपोश आदमी बिजली की गति से लिन फैन के पीछे चला गया। जूनियर भाई लिन, समूह हौंकने लगा, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। हुआंग फुगुई उस दुबले पतले शरीर को देख रहा था जो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा था। उसके जाते ही बहते खून को देखकर हुआंग फुगुई जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए हमला करेगा, विशेषकर ऐसे कारण से। मैंने जूनियर भाई लिन को गलत समझा है। के पीछे लिन फैन छिपा था, जो पेड़ से टेक लगाकर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वाह, उसका हमला वाकई बहुत जोरदार रहा होगा। दूसरा पक्ष जरूर कोई स्टार बॉर्डर साधक होगा और उसने जो युवान ऊर्जा जमा की है वह मेरे शरीर को खा रही होगी। शुक्र है कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, वरना मैं दर्द से मर जाता। आखिर वो कौन है? मैंने कब से उसके साथ कुछ किया है? लिन फैन हंस पड़ा, स्थिति समझ नहीं पा रहा था। वह निश्चित रूप से जानता था कि दूसरा पक्ष उसके पीछे पड़ा है और उसे बुरी तरह मारना चाहता है। मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिससे मुझे इतने अजीब लोग आकर्षित कर रहे हैं? हैश! लिन फैन ने आह भरी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें गिर रही थीं। वह थका हुआ था, लेकिन उसके सामने आई स्थिति से निपटने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। लेकिन दूसरी पार्टी मुझे बहुत मजबूत लगती है। यद्यपि उसका हिंसक गदा अब स्तर 8 का हो गया था, फिर भी नश्वर स्तर के कौशल से दुनिया को उलट-पुलट कर देना असंभव था। लियू फैंग लिन फैन से कुछ मीटर की दूरी पर खड़ा होकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह पृथ्वी तारा सीमा चरण 1 की साधना के साथ शानदार ज्वाला संप्रदाय का प्रथम श्रेणी का शिष्य था और डाकुओं का प्रथम प्रभारी भी था। वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? यह सब उसकी बुद्धिमत्ता का ही कमाल था। उसने एक दल बनाया था जो उस संप्रदाय के 20 मील के दायरे में रहता था, जो आने जाने वाले व्यापारियों को लूटता था और फसल का निवेश अपनी खेती में करता था। हालांकि वे संप्रदाय द्वारा वांछित थे, फिर भी टीम को इसका कोई डर नहीं था। उन्होंने उन सभी कमजोर शिष्यों को मार डाला जो मिशन पर आए थे और जब लियू फैंग आसपास नहीं थे, तो जब मजबूत शिष्य मिशन पर आए तो वे छिप गए। वे लंबे समय से शांतिपूर्वक रह रहे थे। हालांकि लियू फैंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी कड़ी मेहनत एक दिन के भीतर बॉडी टेम्पिंग स्टेज 6 के शिष्य द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। वह संप्रदाय से उनका पीछा करता रहा और अंततः उसे हमला करने का अवसर मिल गया। जहां तक उन गंभीर रूप से घायल हुए शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों की बात है, वे उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। वे तो बस अगले कुछ जीवन थे जो उसने लिन फैन की जान लेने के बाद दिए थे। मुझे उसे चकमा देना होगा। अचानक लिन फैन के दिमाग में एक विचार आया। ऐसा नहीं है कि मैं अर्थ स्टार बॉर्डर एलीट को किसी भी तरह से नहीं जीत सकता। आहा, मेरा आईक्यू क्या नहीं कर सकता? लिन फैन धीरे से हंसा। दरार! लिन फैन ने जानबूझकर एक शाखा तोड़ दी, जिससे लियू फैंग का ध्यान आकर्षित हुआ। आवाज सुनकर लियू फैंग की आंखें चमक उठीं और उसने उस पेड़ की तरफ देखा जिसके पीछे लिन फैन छिपा था। तो तुम वहां हो, देखते हैं अब तुम कैसे बचोगे। लियू फैंग मुस्कुराया। अचानक लियू फैंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। जहां वह खड़ा था वहां से लिन फैन ने उसे देखा नहीं था, लेकिन वह एक अजीब सा दिखने वाला लैंप पकड़े हुए थका हुआ इधर उधर देख रहा था। धिक्कार है, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूं? वह आदमी मेरे पीछे पड़ा है। मुझे जल्दी से इस अलादीन के चिराग से कोई इच्छा पूरी करनी होगी, वरना मैं अपनी चोटों के साथ जीवित नहीं रह पाऊंगा। लिन फैन ने इतनी जोर से बुदबुदाया कि लियू फैंग सुन सके। लियू फैंग लिन फैन को चाकू मारने ही वाला था, लेकिन उसकी बातें सुनकर उत्सुकतावश उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। अलादीन का चिराग, इच्छा, यह क्या है? उनके अनुसार लिन फैन पहले से ही मृत्युशैया पर था और कोई संभावना नहीं थी कि वह आज से अधिक समय तक जीवित रह सकेगा। लियू फैंग को पूरा भरोसा था कि वह उसे जब चाहे मार सकता है, इसलिए वह एक झाड़ी के पीछे छिप गया, लिन फैन की अगली चाल जानने को उत्सुक। हालांकि उसके बाद जो सुना उसने उस पर बम गिरा दिया। अलादीन का चिराग, दुनिया में सबसे महान देवी द्वारा छोड़ा गया एकमात्र उपहार जिसका उपयोग मनुष्यों द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के बिना शर्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। मैं अब गंभीर रूप से घायल हूं, इसलिए अलादीन का चिराग, कृपया मुझे ठीक होने में मदद करें। लिन फैन ने खुद से जोर से कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसे किसी और के लिए पढ़ रहा था। वह अलादीन के चिराग को रगड़ते हुए चिल्ला रहा था, डैडी अलादीन, कृपया मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें। लियू फैंग ने लिन फैन को संदेह से देखा, लेकिन अगले ही पल एक अविश्वसनीय बात घटित हुई। ढक्कन से सफेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और थोड़ी ही देर में हरे रंग की टोपी और कमर पर हाथ बांधे एक अर्धनग्न व्यक्ति ढक्कन से बाहर निकला। मानव, अपनी इच्छाएं बोलो। डैडी अलादीन, कृपया मेरी चोटों को ठीक कर दो। बहुत आसान है, अपना हथियार उठाओ और अपनी जान दे दो, तब तुम सभी चोटों से उबर पाओगे। लियू फैंग ने भौहें चढ़ाईं, ये सोचकर कि लिन फैन को जरूर किसी दुष्ट साधक से बनी कोई वस्तु मिली होगी जिसका इस्तेमाल दूसरों को धोखा देकर उनकी जान लेने के लिए किया जाता है। लेकिन उसे हैरानी हुई जब लिन फैन ने निर्देशों का पालन किया और अपनी गदा उसके सिर पर जोर से दे मारी। चारों तरफ खून फैल गया और लिन फैन तुरंत मर गया। लियू फैंग विश्वास से उस दृश्य को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने कुछ देर और छिपकर देखने का फैसला किया। अचानक लियू फैंग हक्का बक्का रह गया। लिन फैन, जिसने अभी अभी आत्महत्या की थी, अब बिना किसी चोट के खड़ा हो गया। खजाना, क्या यह असली है? लियू फैंग उत्साह से उछल पड़ा, मानो उसने कोई ऐसी चीज खोज ली हो जो इस दुनिया से बाहर की हो। वहां कौन है? लिन फैन चौंकते हुए मुड़ा, लेकिन लियू फैंग अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। लालच उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था और वह लिन फैन के हाथ में रखे लैंप को भूखी निगाहों से घूर रहा था। अब उसे केवल अलादीन का चिराग चाहिए था। अगर वह दीपक छीन लेता तो उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, न संप्रदाय और न ही दुनिया।
वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने वाला था, सबसे महान। लिन फैंग के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उसने तुरंत लैंप रख दिया। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे देख रहे थे? वह हकलाते हुए बोला। हाँ, लियू फैंग हंसा। मुझे वो दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, तुम मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें दीपक कभी नहीं दूंगा। लिन फैंग पीछे हटने से पहले लियू फैंग के चेहरे पर चिल्लाया, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे उसे डर था कि लियू फैंग उससे दीपक छीन लेगा। लिन फैंग की हरकतों से लियू फैंग का आत्मविश्वास और बढ़ गया कि उसे दीपक अपने हाथों में लेना ही होगा। इतना कीमती तोहफा किसी कूड़े के टुकड़े का कैसे हो सकता है? तो फिर तुम मर जाओगे। लियू फैंग ने कुछ और नहीं कहा और अविश्वसनीय गति से लिन फैंग की ओर बढ़ गया। लिन फैंग थोड़ा चौंक गया। वह सचमुच एक स्टार बॉर्डर साधक है। उसकी गति ऐसी नहीं है जिसका सामना बॉडी टेम्परिंग लोग का साधक कर सके। हालांकि लिन फैंग इससे डरता नहीं था। चलो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। लिन फैंग आगे बढ़ा। वह इस मौके का फायदा उठाकर यह परखना चाहता था कि वह और स्टार बॉर्डर के कुलीन वर्ग के बीच कितनी दूरी है। टकराना। दोनों में झड़प हो गई। हे, लियू फैंग ने व्यंग्य किया। उसने अपना बायां हाथ उठाया और युवान ऊर्जा को अपने हाथ में जमाकर लिन फैंग की छाती पर निशाना साधा। लिन फैंग को कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि स्टार बॉर्डर का अभिजात वर्ग इतना शक्तिशाली हो सकता है कि उसे पलटवार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जो भी हो, मैं अपना अभिनय जारी रखने के लिए थोड़ा पहले ही मर जाऊंगा। एक हमले से लिन फैंग की पसलियां टूट गईं। उसके अंग फट गए और खून तेजी से बहने लगा। लिन फैंग जमीन पर लेटा हुआ लियू फैंग को अविश्वास से घूर रहा था। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? चुप रहो। लियू फैंग ने लिन फैंग को तलवार से छेद दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। सुनहरा दीपक लिन फैंग की जेब से निकलकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। दीपक को देखकर लियू फैंग ने उसे बड़ी मुस्कान के साथ ऊपर उठाया। मेरा। सेकंड बाद लिन फैंग सफलतापूर्वक पुनर्जीवित हो गया। उसे महसूस हुआ कि लियू फैंग उसके बगल में खड़ा है और एक तलवार उसके शरीर में घुस रही है, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा है। बेवकूफ, खून बहना एक ऐसा डिबफ है जिससे मैं मरकर फिर से जीवित हो जाऊंगा। खैर, मैं तुम्हारे जैसे कुत्ते में कोई कमी नहीं निकालूंगा। दीपक के साथ मजे करो। मैं तो बस एक सोता हुआ राजकुमार ही बना रहूंगा। लियू फैंग अपने हाथों में लिए हुए लैंप को घूर रहा था। उसकी उत्सुकता बिल्ली की तरह अपने शिकार पर टिकी हुई थी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। लेकिन लिन फैंग के साथ घटी घटना को याद करते हुए उसने इसे खरीद लिया। मृत्यु से वापस लौटने की क्षमता किसमें होगी? इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं, यहां तक कि स्वर्ग सितारा सीमा के अभिजात वर्ग के पास भी नहीं, जो पृथ्वी सितारा सीमा से ऊपर का क्षेत्र था, ऐसी क्षमता होगी। उसे याद आया कि कैसे लिन फैंग ने दीपक में आत्मा को पुकारा था और उसकी नकल की थी। बाहर आओ। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अरे क्या हुआ? लियू फैंग ने लैंप हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सफल हो जाएगा। लिन फैंग शुरू में खुद को दिखाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लियू फैंग ने मंत्र ठीक से नहीं पढ़ा था। जिन इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। मैं भगवान हूं, मुझे राजसी सम्मान मिलना चाहिए। सुनहरी मछली, मैंने मंत्र इतनी जोर से पढ़ा, फिर भी तुम्हें याद नहीं। इतने छोटे दिमाग से तुम क्या कर पाओगी? लियू फैंग ने लिन फैंग के शब्दों को याद करने की कोशिश की। याद आते ही उसका चेहरा उतर गया क्योंकि उसके लिए यह मंत्र बेहद शर्मनाक था। लेकिन पहले जो कुछ उसने देखा था उसे याद करते हुए उसने दांत पीस लिए और बुदबुदाया, डैडी अलादीन, कृपया मेरी सभी इच्छाएं पूरी करें। लियू फैंग ने यह सुनकर अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं, लियू फैंग, एक सज्जन व्यक्ति जो अगला भगवान बनने वाला हूं, इतनी शर्मनाक बात कैसे कह सकता हूं? जैसे ही मैं अगला भगवान बनूंगा, मैं इस अलादीन को मौत के घाट उतार दूंगा। लिन फैंग के मुंह पर एक मुस्कान तैर गई। उसने अब तक बहुत सारा खून खो दिया था, लेकिन लियू फैंग को धोखा देने से बेहतर कुछ नहीं था। ढक्कन से धुआं निकल रहा था और एक अर्धनग्न आकृति जो चमकीले हरे रंग की टोपी पहने हुई थी, लैंप से बाहर निकली। उसकी दाढ़ी काली थी और आवाज ऊंची थी। मानव, अपनी इच्छाएं बोलो। आकृति देखकर लियू फैंग के हाथ उत्साह से कांप उठे। आखिरकार मैं अपनी इच्छा के करीब पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं ये सोचकर बहुत थक गया हूं कि वह किसी तरह उस शीशे जैसा दिखता है जिसे मैंने अभी-अभी मारा है। अलादीन, मैं इस दुनिया का भगवान बनना चाहता हूं। लियू फैंग ने जिन पर ऐसे चिल्लाया जैसे वह पागल हो। लिन फैंग ने घृणा से लियू फैंग को देखा। बेवकूफ, मैं तुम्हारे साथ कुछ मजा करूंगा। मानव, तुमने मंत्र गलत पढ़ा है। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। लियू फैंग ने भौहें चढ़ाई। गलत मंत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक लियू फैंग के दिमाग में एक वाक्य कौधा। शर्म से उसके गाल लाल हो गए, लेकिन अपनी इच्छा के लिए उसने दांत पीसकर उसे दोहराया। डैडी अलादीन, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता बनना चाहता हूं। लियू फैंग ने जोर से कहा। लिन फैंग, जो इस समय जिन होने का नाटक कर रहा था, ने संतुष्टि से सिर हिलाया। वाह, मुझे यह पसंद आया। सरल है, लेकिन रुको, तुम कौन हो? लिन फैंग ने लियू फैंग की ओर देखा, उसे अजीब तरह से घूरते हुए। जिस व्यक्ति ने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, वह सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता था। मानव, पिताजी से झूठ मत बोलो। मैं अंधा नहीं हूं, मैं जानता हूं कि उन्होंने ही मुझे बुलाया है। गर्म ईंटों पर पड़ी बिल्ली की तरह लियू फैंग लिन फैंग की ओर मुड़ा, जो अपनी तलवार से जमीन पर दबा हुआ था, और उसकी ओर इशारा किया। मैंने उसे मार डाला है, इसलिए मैं ही तुम्हें बुला रहा हूं। जिन चुप रहा, जिससे लियू फैंग घबरा गया। अब वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके सपने बर्बाद हो जाए। मानव, पिता अलादीन एक न्यायप्रिय, उदासीन और सुंदर देवता है। मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता क्योंकि आप बुलाने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर आप अंतिम बुलाने वाले को 3 बार प्रणाम करते हैं, तो मैं आपको नए स्वामी के रूप में मान्यता दे दूंगा। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? मानव, उसे प्रणाम। लियू फैंग चीखा, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत कर लिया। ठीक है, जैसा कि कहावत है, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सहनशीलता सीखनी चाहिए। मैं नाराज नहीं होऊंगा, लेकिन जरा रुको, उसने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए क्यों नहीं कहा? लियू फैंग ने आश्चर्य से अपना प्रश्न पूछा। अरे, तुम बेवकूफ तो नहीं हो, लेकिन मेरे साथ निपटना इतना आसान नहीं है। हाँ, यार, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं। पापा आमतौर पर सवालों के जवाब नहीं देते, लेकिन चूंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं सच बता दूंगी। वह पापा का पर्याप्त सम्मान नहीं करते थे, इसलिए मैं उनकी यह इच्छा पूरी नहीं करना चाहती थी। मैं ऐसा तभी करूंगी जब तुम सम्मान दिखाओगे। लियू फैंग हंसा। हे, सम्मान है ना? ठीक है, रुको और देखो मेरे भगवान बनने के बाद क्या होता है। वह लिन फैंग की ओर मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके आगे झुक गया। लिन फैंग ने अपनी मुस्कान छिपाने की पूरी कोशिश की। याहू, तो क्या हुआ अगर तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? बेवकूफ, मैं अभी भी तुम्हें धोखा दे रहा हूं। खुशी, लियू फैंग ने दांत पीसते हुए कहा, जैसे ही मेरी इच्छा पूरी होगी, मैं तुम्हें जानवर को खिला दूंगा और इस पिताजी को यातना दूंगा। अलादीन, मैंने यह कर दिखाया है, लियू फैंग ने कहा। मानव, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मुझे इसी तरह संबोधित करना चाहिए? मैं केवल उन्हीं की मदद करूंगा जो मेरा सम्मान करते हैं। धिक्कार है। लियू फैंग ने गहरी सांस ली और चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। डैडी अलादीन, मैंने वही किया जो आपने कहा था। मानव, मैं तुम्हारे कार्यों से प्रसन्न हूं, अब अपनी इच्छाएं बता दो। लियू फैंग के हाव भाव देखकर लिन फैंग लगभग जोर से हंस पड़ा। वह तो वहीं मर ही गया होगा। अंततः मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली देवता बनना चाहता हूं। सबसे अच्छा, लियू फैंग चिल्लाया। यार, ये कितनी आसान सी इच्छा है। लिन फैंग ने अपनी हथेली पर एक ग्रेनेड रखा। इसे अपने मुंह में डालो और मैं इन सब में सबसे महान हूं, इस वाक्य को 7 बार दोहराओ। दुनिया तुम्हें जरूरी शक्ति और भाग्य से नवाजे, उसके बाद तुम अमर हो जाओगे और सबसे महान बन जाओगे। लियू फैंग ने ग्रेनेड को 2 पूंछ वाले कुत्ते की तरह घूरा। यह क्या है? क्या बकवास है? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अगर मैं महान अलादीन न होता तो मैं तुम्हारा मुंह सिल देता। लिन फैंग ने बुदबुदाते हुए लियू फैंग के सवाल का जवाब दिया। यह एक ऐसी गोली है जिसमें दुनिया के सभी कुलीन लोगों की ऊर्जा और दिवंगत लोगों की आत्माएं समाहित हैं। ये तुम्हें इस दुनिया का सबसे ताकतवर बना देंगी।
मानव, जवाब दो पिताजी, क्या तुम इस विरासत को स्वीकार करने को तैयार हो? लियू फेंग उत्साह में कांपते हुए बोले, हाँ, मैं हूँ। बहुत बढ़िया, इसे अपने मोह में डाल लो। लियू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। यह उसके मोह के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए उसने पूरी कोशिश की कि सब कुछ अंदर चला जाए। लियू फेंग अब और नहीं बोल सकता था, लेकिन वह अगला कदम जानना चाहता था। लिन फैन ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। ह्यूमन, उसने अपनी हंसी छिपाई। डैडी, इसे तुम्हारे लिए चालू कर देंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन फैन ने ग्रेनेड की पिन को बाहर निकालने के लिए अपनी अलादीन उंगली का इस्तेमाल किया। मानव, मेरे निर्देशों का स्पष्ट रूप से पालन करो। इस वाक्यांश को अपने मन में 7 बार दोहराओ, और यदि तुम इसे बाहर निकाल दोगे या इसे दोहराना बंद कर दोगे, तो यह प्रक्रिया विफल हो जाएगी और तुम हमेशा के लिए महान बनने का अपना मौका खो दोगे। मुझे केवल 2 बार ही बुलाया जा सकता है, इसलिए अपने मौके का सदुपयोग करो क्योंकि तुम दूसरे हो। लिन फैन को डर था कि लियू फैंग ग्रेनेड निकाल लेगा, इसलिए उसने उसे डराने की कोशिश की। यदि आप इस तरह से नहीं मरते हैं तो मैं आपका उपनाम ले लूंगा। लियू फैंग के चेहरे पर उत्साह देखा जा सकता था, क्योंकि वह मन ही मन लिन फैन द्वारा बताई गई बात को दोहरा रहा था। सिर्फ 2 ही मौके थे और उस बेवकूफ ने एक गवा दिया। धिक्कार है। लिन फैन ने चुपचाप लियू फैंग को देखा और आह भरी, बुद्धिहीन। 7, 6, 3। मानव, दुनिया की सबसे अच्छी अनुभूति का इंतजार करो, एक ऐसी अनुभूति जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। पिताजी, बस इतना ही कर सकते हैं। लियू फैंग ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, मेरा सपना सच होने वाला है। वह बुदबुदाया। मैं सर्वश्रेष्ठ बनने जा रहा हूँ। धमाका। 40 गैर मौजूद गलतफहमियां। स्वर्ग में स्वागत करने वाली मधुर ध्वनि पूरे स्थान पर गूंज रही थी। लिन फैन, जो अभी भी जमीन पर दबा हुआ था, ने आंखें खोली और तलवार निकाल ली। खून चारों तरफ फैल गया, जमीन पर खून का एक तालाब बन गया। शुक्र है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। बहुत दर्द हुआ होगा। ये चोट बहुत गंभीर है। मेरा बहुत खून बह गया है। चलो आत्महत्या कर लेते हैं। अनुभव अंक जोड़ 10। 10 सेकंड के बाद लिन फैन ताजा और खुश महसूस कर उठा। वह तुरंत लियू फैंग को देखने के लिए खड़ा हो गया। 1 मीटर दूर लियू फैंग खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसकी मौत अभी नहीं हुई थी, लेकिन वह अब न तो बोल सकता था और न ही हिल सकता था। फिर भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। लियू फैंग जानता था कि उसके साथ धोखा हुआ है। हाँ, लियू फैंग को जमीन पर पड़ा देखकर लिन फैन जोर से हंस पड़ा। वह उछलकर उसके पास गया और शरारत से मुस्कुराया। अरे, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम क्या बन गए हो? लेकिन वाह, तुम बच गए, है ना? बढ़िया, विस्फोट से बचना लगभग नामुमकिन है। वाह, शुक्र है मैं समझदार हूँ। हाँ, अब मुझसे बेहतर कौन हो सकता है? और कौन मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहता है? लियू फैंग एक पृथ्वी स्टार बॉर्डर साधक हो सकता है जिसका शरीर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत था, लेकिन कौन अपने मोह में विस्फोट को झेल पाएगा? अब उसके एक भी दांत नहीं बचे थे और उसका चेहरा बेतरतीब था, जिससे उसका कुछ मांस दिखाई दे रहा था। वहां खूनी मंजर था। लिन फैन लियू फैंग को देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सका। याद रखो, घात लगाना अच्छा नहीं है और कोई भी कदम उठाने से पहले अपने लक्ष्य के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो। हो सकता है कि सामने वाला कोई ऐसा हो जिससे तुम पंगा न ले सको। लिन फैंग को लगा कि उसे लियू फैंग को सबक सिखाना चाहिए, अपनी जान से। लियू फैंग ने लिन फैंग को निराशा से देखा। यह परिणाम उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। लियू फैंग ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके जैसा एक पृथ्वी सितारा सीमा साधक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा। यह ऐसी बात थी जो हमेशा के लिए उनके दिमाग में अंकित हो गई। लिन फैंग ने अपनी गदा वापस ली और लियू फैंग की ओर बढ़ा। ध्यान रखना, यह तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम लिन फैंग के हाथों मर सकोगे। इसके साथ ही लिन फैंग ने लियू फैंग पर गदा का निशाना साधा। यह अज्ञात था कि लियू फैंग को अपनी ऊर्जा कहां से मिली, लेकिन वह अपने संप्रदाय का बैज निकालने और अपने कांपते हाथों से उसे ऊपर उठाने में कामयाब रहे। लिन फैंग ने गौर से देखा और चौंक कर बोला, प्रथम श्रेणी का बाहरी शिष्य। लियू फैंग के लिए यह जीवित रहने का एकमात्र मौका था। जब तक दूसरे पक्ष को पता रहेगा कि वे एक ही संप्रदाय से हैं, तब तक वह अपनी जान बचा पाएगा। चूंकि अपने ही संप्रदाय के लोगों को मारना गैरकानूनी था। हालांकि जीवन हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं। मैं अंधा हूं, मैं कुछ नहीं देख सकता, मैं कुछ नहीं देख सकता। लिन फैंग चीखा और अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपनी गदा इधर उधर लहराने लगा। लियू फैंग ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली और एक धमाके के साथ वह स्वर्ग चले गए। अंक जोड़ 200। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? लिन फैंग ने व्यंग्य किया। वह शायद ये सोचकर सपना देख रहा होगा कि मैं उसकी जान सिर्फ इसलिए बख्श दूंगा क्योंकि हम एक ही संप्रदाय से हैं। यह इसके लायक था। 200 अंक, मैंने जैकपॉट मार लिया है। और हाँ, देखते हैं उसके पास क्या है। वह जरूर अमीर होगा क्योंकि वह पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र में है। वाह, अमीर पापा। लिन फैंग को पैसों का एक ढेर मिला और उसने उसे अपनी तिजोरी में रख लिया। फिर तलाशी जारी रखी। लियू फैंग को गोलियों की 2 बोतलें और एक रहस्यमयी निम्न श्रेणी की तलवारबाजी का हुनर मिला। याहू, यह बहुत ही सार्थक है। तभी लिन फैंग के दिमाग में एक विचार आया। हम युद्ध में नहीं हैं। युद्ध के दौरान मुझे अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब संप्रदाय को इस बात की परवाह नहीं है कि मैं कहां हूं, इसलिए मुझे अपनी इच्छानुसार कहीं भी यात्रा करने की अनुमति है। जूनियर भाई। अचानक उसने लू किमिंग को अपने पास बुलाते हुए सुना। फिर एक और चीख सुनाई दी। मेरा बेचारा छोटा भाई लिन जरूर हमारी वजह से मरा होगा। बुहू। यह सुनकर लिन फैंग का चेहरा उतर गया। मैं तो जिंदगी का सबसे अच्छा मजा ले रहा हूं। ऐसे बेवकूफ के खिलाफ मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन रुकिए, मैं अपनी सारी चोटों से उबर चुका हूं। अगर मैं बिल्कुल ठीक हूं तो मैं इसे कैसे समझाऊं? कोई भी इतना कमजोर नहीं होगा कि अपने विरोधी को चोट भी न पहुंचाए। इसे रफू करें। मैं स्वपीड़क नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा बनने के लिए मजबूर किया गया है। लिन फैंग ने तलवार उठाई और खुद को जोर से छुरा मारने से पहले एक स्थिति में आ गया। फिर वह एक सुंदर मुद्रा के साथ लियू फैंग के सामने खड़ा हो गया। जूनियर भाई लिन, लू किमिंग और समूह बस हार मानने ही वाले थे, लेकिन उनसे कुछ ही दूरी पर खड़े परिचित व्यक्ति को देखकर उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। लिन फैंग ने अपनी कमीज झाड़कर साफ किया और बहुत प्रभावशाली लग रहा था। जब उसने मुड़कर लू किमिंग की तरफ देखा तो उसके खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वरिष्ठ भाइयों, क्या आप ठीक हैं? लिन फैंग के घाव देखकर लू किमिंग सत्ते में आ गया। छोटे भाई लिन, कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। लिन फैंग हल्के से मुस्कुराया। बस एक छोटा सा घाव है। वांग परिवार के शिष्यों ने लिन फैंग को खुले मुंह से देखा। वे हैरान थे कि लिन फैंग इतनी भारी मात्रा में खून बहने के बावजूद सीधा खड़ा कैसे हो सकता है। यदि वे होते तो निश्चित रूप से दर्द से मर जाते। हुआंग फुगुई, जो अभी भी रो रहा था, लिन फैंग के घाव को देखकर फिर से फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे अपराध बोध ने घेर लिया था। छोटे भाई लिन, आप गंभीर रूप से घायल हैं, आराम कीजिए। मैं ठीक हूं। वरिष्ठ भाई हुआंग, एक आदमी को इतनी छोटी सी चोट के बारे में रोना नहीं चाहिए, लिन फैंग ने शांति से कहा। लिन फैंग की बात सुनकर झांग लॉन्ग और उनके साथी अवाक रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने छोटे भाई लिन को कमा था। वही छोटा भाई लिन जिसने युद्ध के मैदान में उस राक्षस को हराया था। लिन फैंग का दृढ़ संकल्प ऐसा था कि समूह उसके लिए मर मिटने को तैयार था। फिर समूह को लाश याद आई, जो पहले ही क्षत विक्षत हो चुकी थी। वे उसकी पहचान जांचने के लिए उसकी ओर बढ़े। चौकस रहने के कारण लू किमिंग ने तुरंत बैज को पहचान लिया। लियू फैंग। नाम सुनते ही झांग लॉन्ग और समूह के चेहरे हरे हो गए। यह उनके लिए एक परिचित नाम था, क्योंकि लियू फैंग प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्यों में से एक मजबूत व्यक्ति था। लिन फैंग भी चौंक गया, क्योंकि उसे यह नाम अजीब तरह से जाना पहचाना लगा। मैंने यह नाम कहां सुना है? अरे हाँ, वही लड़का जिसने मुझे नमस्ते किया था। क्या बकवास है। आखिर मैंने उसके साथ क्या किया? कुछ गलतफहमी हुई होगी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब आप मर चुके हैं। लू किमिंग ने चुपचाप बैज रखा और यिन शियाओटियन की ओर देखा।
यिन जियातियान ने उसे समझा और बाहर आकर खड़ा हो गया। ठीक है, चूंकि सभी सीनियर और जूनियर ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं और मिशन के साक्ष्य हमारे साथ ले जाओ। गैंगस्टर की लाश एक तरफ पड़ी थी। संप्रदाय के मिशन के लिए किसी को यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती थी कि उन्होंने मिशन पूरा कर लिया है। उदाहरण के लिए, इस गैंगस्टर का ठिकाना अप्रत्याशित था, इसलिए संप्रदाय बिना सबूत के यह नहीं बता पाएगा कि मिशन पूरा हुआ है या नहीं। गाओ दाजुंग ने घृणा से लाश को देखा। यह घिनौना दुष्ट साधक एक हत्यारा है, हमें इसकी लाश वापस संप्रदाय में ले आना चाहिए। हाँ, दाजुंग सही है। यिन जियाओटियन सहमत हुए। वांग परिवार के शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें भी अपने परिवार से एक मिशन मिला था और उन्हें उसके पूरा होने की सूचना देने के लिए कुछ लाना था। हालांकि गैंगस्टर उनके हाथों नहीं मरा था। लिन फैन ने बस अपना घाव साफ किया और जाने के लिए खड़ा हो गया। लियो फैंग का घाव गहरा था, लेकिन वह एक अलग तरह का घाव था। उसने लू किमिंग और उसके साथियों को बेवकूफ बनाने के लिए ही खून बहाया था, क्योंकि वह उनके सामने पूरी तरह से स्वस्थ नहीं आ सकता था। लेकिन वे जल्दी में थे, इसलिए लिन फैन की चोट गंभीर नहीं हुई। भाइयों, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वांग जियान के धक्का देने पर वांग शुफेंग बाहर आ गया। वांग परिवार के शिष्यों को उम्मीद थी कि समूह उन्हें शव दे देगा। क्या? लू किमिंग ने पलटकर कहा। साथी भाइयों, चूंकि वांग परिवार और मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट के बीच घनिष्ठ संबंध है, इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, हम यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने परिवार से यही मिशन लिया था। चूंकि आप गैंगस्टर के सामान से अपना मिशन साबित कर सकते हैं, तो क्या आप हमें लाश दे सकते हैं ताकि हम भी मिशन पर रिपोर्ट कर सकें? यह मिशन हम तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और संप्रदाय में हमारी स्थिति को प्रभावित करेगा। हमें आशा है कि आप हमारी मदद करेंगे और हम भविष्य में आपके आभारी रहेंगे। वांग शुफेंग एक विनम्र व्यक्ति लग रहे थे। लू किमिंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लाश तो पहले से ही महत्वपूर्ण नहीं थी। चूंकि वांग परिवार के शिष्यों ने अपनी बात कह दी थी, इसलिए समूह उन्हें लाश देने को तैयार था। ओह, उस स्थिति में तीनों खुशी से मुस्कुरा उठे। आज किस्मत उनके साथ थी। न सिर्फ वे बच गए, बल्कि मिशन भी आसानी से पूरा हो गया। लेकिन अचानक एक आवाज ने लू किमिंग की बात काट दी। रुको, लिन फैन बाहर निकला। कुछ अजीब है। जरा देखो तो, वे कितनी खुशी से मुस्कुरा रहे थे। वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उन्हें खुशी होगी कि वे इस स्थिति का फायदा उठा पा रहे हैं। लेकिन यह मत सोचिए कि आप मुझे धोखा दे सकते हैं। क्या बात है, जूनियर भाई? लू किमिंग ने लिन फैन की ओर मुड़कर पूछा। वरिष्ठ भाई, हमें बैठकर इस पर ठीक से चर्चा करनी चाहिए। आइए आइए, यहीं बैठते हैं। ठीक है। लिन फैन जमीन पर बैठ गया। उसके पीछे लू किमिंग और उसका समूह भी बैठ गया। ये देखकर तीनों भी उसके पीछे चले गए। हालांकि वांग शुफेंग को एहसास हो गया था कि शायद चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही हैं। आहा, अच्छे बच्चों, अब हम शुरू कर सकते हैं। लिन फैन ये देखकर मुस्कुराया कि सभी ने बात मान ली है। पहली बात, मैंने तुम्हारी जान बचाई। दूसरी बात, मैंने उसे मार डाला। इसलिए मुझे यह तय करने का अधिकार है कि मैं इस लाश के साथ क्या करना चाहता हूं। बेशक तुम इसे ले सकते हो, लेकिन मुफ्त में नहीं। लिन फैन ने अपनी उंगलियां रगड़ते हुए कुछ पैसों की ओर इशारा किया। लू किमिंग लिन फैन के पास सरक गया। छोटे भाई लिन, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। चूंकि वांग परिवार। लिन फैन ने सिर हिलाया। जरा मेरी बात सुनो, सीनियर भाई। वह लू किमिंग को घूरकर देखना चाहता था। हम कैसे नुकसान उठा सकते हैं? मैंने लोगों को स्वतंत्र रूप से कमाने देने के लिए इतनी ऊर्जा बर्बाद की। वांग शुफेंग को पता था कि इन शानदार ज्वाला संप्रदाय के शिष्यों को अपने संप्रदाय से बाहर निकले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उन्होंने उनसे बात करने से पहले ज्यादा योजना नहीं बनाई थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन फैन इस तरह प्रतिक्रिया देगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था क्योंकि उसे आसानी से एक मिशन पूरा करने का मौका मिलेगा। भाई लिन, हम सभी शानदार ज्वाला संप्रदाय के बच्चे हैं। एक दूसरे की मदद करना हमें सिखाया गया है। इसके अलावा यह भाग्य ही है जिसने हमें एक साथ लाया है। मैं वांग शुफेंग आपको याद रखूंगा और भविष्य में जब आप यूनिलो शहर आएंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपका स्वागत करूंगा। वह लगातार बकबक करता रहा। संक्षेप में, वह लिन फैन को लाश मुफ्त में देने के लिए मनाने के तरीके ढूंढता रहा। लिन फैन बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हुआ और अपने वरिष्ठ भाइयों की ओर मुड़ा। वरिष्ठ भाइयों, चलो चलें। हुआंग फुगुई, जो अब लिन फैन के प्रति सम्मान से भर गया था, बिना किसी हिचकिचाहट के लाश की ओर दौड़ा। उसने उसे तुरंत उठा लिया, क्योंकि उसने भविष्य में लिन फैन की बात ध्यान से सुनने का मन बना लिया था। लिन फैन की उपस्थिति उसके लिए सहन करना कठिन था। रुको, वांग शुफेंग ने पुकारा। उन्हें लाश की जरूर पड़ेगी। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन फैन इतना बेरुखा होगा। वांग जियान ने गुस्से में कहा, यह आदमी इतना तुच्छ क्यों है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। लिन फैन ने वांग शुफेंग की ओर देखा। क्या? मुझे ये चाहिए, वांग शुफेंग ने दांत पीसते हुए कहा। उसे लग रहा था कि आज उसे लूट लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो चर्चा करते हैं कि इसकी लागत कितनी होगी। ठीक है, लिन फैन ने भौहें चढ़ाई। लू किमिंग ने यह दृश्य शून्य भाव से देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिन फैन इतना सीधा होगा। वांग शुफेंग ने कुछ देर सोचा और उंगली उठाई। 10,000। लिन फैन ने आंखें घुमाई और पलट गया। वरिष्ठ भाई हुआंग, चलो, हमें वापस जाकर दोपहर के भोजन के लिए पैसे कमाने हैं। मुझे तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। तुम इतने तुच्छ शिष्य हो। पिछली बार मैं जिससे मिला था, वह इतना अच्छा इंसान था। मुझे यह उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। भाई लिन, आप मुझे ये क्यों नहीं बताते कि आपके हिसाब से इसकी लागत कितनी होनी चाहिए? वांग शुफेंग आगे बढ़े। यह मिशन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लिन फैन हंसा, अपने बर्फ जैसे सफेद दांत दिखाते हुए। वह जानता था कि कुलीन परिवारों के शिष्य ज्यादा अमीर होते हैं क्योंकि उनके पास पारिवारिक व्यवसाय होता है। हम तुम्हें साफ साफ कह दूंगी, 1 लाख। लिन फैन को लगा कि यह वाजिब दाम है। यह सुनकर लू किमिंग बक्का बक्का रह गया। आखिर ये क्या है? ये तो डकैती है। ये देखकर कि दूसरा पक्ष गहन विचार में था, लिन फैन खुश था, लेकिन उसके पास उनके साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। क्या आप इसे ले जा रहे हैं? अगर नहीं, तो हम जा रहे हैं। वांग परिवार के शिष्यों में बहस छिड़ गई। अरे, अगर हमें इसकी जरूरत न होती तो हम ऐसा काम न करते। हाँ, वांग शुफेंग ने उत्तर दिया। लिन फैन मुस्कुराया और हुआंग फुगुई की ओर मुड़ा। वरिष्ठ भाई हुआंग, उन्हें लाश दे दो, पैसे भी लेकर आना। हुआंग फुगुई ने सिर हिलाया। ठीक है। रुको, लिन फैन चिल्लाया जब वांग शुफेंग के हाथ लाश पर पड़े। मैं कुछ भूल गया था। वांग शुफेंग लिन फैन को अजीब तरह से घूर रहा था, सोच रहा था कि अब वो क्या करेगा। लेकिन लिन फैन ने बस लाश में सेंध लगाई और गैंगस्टर का सारा सामान लूट लिया। वांग शुफेंग हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना चालाक और धूर्त होगा। लेन देन हो गया। लिन फैन ने उन्हें अलविदा कहा। वांग परिवार के शिष्य गुस्से में वहां से चले गए। वरिष्ठ भाई लू, अगली बार ज्यादा अच्छा मत बनिएगा। देखिए, हमारे पास काफी बड़ी रकम है। मैं 50,000 ले लूंगा और बाकी आप लोग आपस में बांट सकते हैं। झांग लॉन्ग ने अपने हाथों में रखे पैसों को घूरा और गहरी सोच में डूब गया। यह बात तो सही है। झांग लॉन्ग ने कुछ देर बाद सिर हिलाया, मानो उसे अभी अभी ज्ञान प्राप्त हुआ हो। यिन शियातियान और बाकी लोग बहुत अच्छे मूड में थे। उन्हें टास्क सबमिट करने से पहले ही कुछ कमाने की उम्मीद नहीं थी। जूनियर भाई लिन, आप होशियार हैं। गाओ दाजुंग हर जगह आपका पीछा करेगा। गाओ दाजुंग ने सम्मानपूर्वक कहा। नहीं, लिन फैन ने विनम्रता से अपने हाथ हिलाए। परिवार के रास्ते पर वह पैसे का लालची, वह बहुत क्रूर है। वांग जियान ने जमीन पर पड़े पत्थरों को लात मारते हुए बड़बड़ाया। उसने कसम खाई कि उसने अपने जीवन में लिन फैन जैसा तुच्छ व्यक्ति कभी नहीं देखा। वांग शुफेंग ने आह भरी, अपने पैसों के नुकसान का दर्द महसूस करते हुए। कोई बात नहीं, उसने शांति से जवाब दिया। हमने तकनीकी रूप से बस इस मिशन को पूरा करने के लिए पैसे दिए हैं।
परिवार की मालकिन होने के नाते आप अमीर हैं, यह आपके लिए कुछ भी नहीं है ना? नहीं, मैं बस गुस्से में हूँ, वांग जियान ने झुंझलाते हुए कहा। वह इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि लिन फैन ने उन्हें कैसे धोखा दिया। लाश ले जा रहे वांग टैंग ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ ली। क्या बकवास है, ये लाश तो बिल्कुल मांस के पेस्ट जैसी है, वह आदमी पागल है। मैं वापस जाकर नहाने का इंतजार नहीं कर सकता। वांग टैंग की पीठ पर जो गैंगस्टर था, उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से विकृत हो गया था कि यह बताना मुश्किल था कि वह एक इंसान भी है। लेकिन वांग टैंग के पास लाश वापस ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तीनों में उसकी हैसियत सबसे नीची थी। उसने लिन फैन पर ध्यान दिया था, जो इतना क्रूर था कि उसने गैंगस्टर को तब तक पीटा जब तक उसका शरीर पूरी तरह से नष्ट नहीं हो गया। संप्रदाय में वापस लौटते हुए लिन फैन का मूड बहुत अच्छा था। वह गुनगुनाता रहा। उसने महसूस किया कि उसके बड़े भाई अब उसका ज्यादा सम्मान करने लगे हैं। अब वे उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जैसा कि अभिजात वर्ग को दिया जाता है। यह यात्रा सार्थक रही। मैंने बहुत कुछ कमाया है और मुझे पता चला कि मैं जानवरों से अंक प्राप्त कर सकता हूँ। अब मुझे सीरियल किलर बनने की जरूरत नहीं है। मैं इतना विकृत या निर्दयी नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद शानदार ज्वाला संप्रदाय में लिन फैन और उसके साथियों ने राहत की सांस ली। वापसी का सफर खतरनाक तो था ही, लेकिन लिन फैन को किसी बात का डर नहीं था। उसकी दुनिया में कोई खतरा नहीं था, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वह 10 सेकंड बाद पूरी ऊर्जा के साथ जिंदा हो जाता था। आखिरकार हम वापस आ गए। झांग लॉन्ग ने राहत की सांस ली। भाइयों, अब मैं अपने मिशन की रिपोर्ट करूंगा और अपना इनाम लूंगा। बाकी लोग भी परेशान थे। अगर लिन फैन न होता तो समूह वापस नहीं लौट पाता। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि गैंगस्टर इतना ताकतवर होगा कि उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। उन्हें एहसास हुआ कि लिन फैन इन दिनों और भी रहस्यमय होता जा रहा है। वे उसके वर्तमान लोक के बारे में भी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा खोजबीन नहीं की क्योंकि सबके अपने अपने राज थे। वरिष्ठ भाइयों, आप मेरे बिना जा सकते हैं। मैं पहले वापस जाऊंगा, मुझे आराम करना है, इसलिए जब आप लोग मेरा हिस्सा बांट लें तो मुझे ले आना। लिन फैन के लिए इनाम कुछ भी नहीं था। अब मैं अमीर हूं, मिशन के पुरस्कारों की कौन परवाह करता है। लिन फैन के जाने के बाद लू किमिंग ने बाकी लोगों की ओर मुड़कर फुसफुसाते हुए कहा, हमें इसे गुप्त रखना चाहिए। यिन जियाओटियन ने सिर हिलाया। लियू फैंग ही वह व्यक्ति होगा जिसने हम पर घात लगाया था। बाकी लोगों ने सिर हिला दिया। उन्हें पता था कि अगर किसी और को इस बारे में पता चल गया तो कितनी मुसीबत आ जाएगी। चूंकि लियू फैंग संप्रदाय में प्रथम श्रेणी के बाहरी शिष्य थे, इसलिए यदि किसी को पता चल गया कि लिन फैन ने उन्हें मार दिया है तो लिन फैन मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए यह एक रहस्य होगा जिसे वे अपनी कब्र में ले जाएंगे। अपने कमरे में लिन फैन ने अपना भंडारण रिंग खाली कर दिया और वस्तुओं की जांच की। नश्वर निम्न श्रेणी की गोलियों की एक बोतल, नश्वर मध्यवर्गीय गोलियों की 2 बोतलें, नश्वर उच्च श्रेणी की गोलियों की 1 बोतल, रहस्यवादी मध्यवर्गीय साधना गोलियों की 1 बोतल। अब यह सब मेरे पेट में चला जाता है। अन्य शिष्यों के लिए एक ही समय में इतनी बड़ी संख्या में गोलियां लेना मना था, लेकिन लिन फैन के लिए यह मुफ्त अनुभव अंक था। नश्वर निम्न श्रेणी की गोलियां मुझे केवल कुछ ही अनुभव अंक देंगी, लेकिन यह कुछ न होने से तो बेहतर है। उसने बोतलें खोली और गोलियां अपने मुंह में डाल ली। खेती करें। उसे अपने शरीर में ऊर्जा का एक तेज प्रवाह महसूस हुआ। गोलियों का असर जरूर हुआ होगा। अगर कोई लिन फैन को देख रहा होता तो जरूर उसके लिए डर जाता। दुनिया में कौन इतनी सारी गोलियां एक साथ लेने की हिम्मत करेगा। इससे शरीर को चोट पहुंचेगी और परिणाम सामने आएंगे। लेकिन लिन फैन के लिए यह खुशी की बात थी। बढ़ो मेरे अंक। कुछ देर बाद लिन फैन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। मुझे पैनल पर एक नजर डालने दो। नाम लिन फैन। साधना शारीरिक तर्क चरण 8 जोड़। अनुभव अंक 60 250। अंक 340। प्रतिभा अमरता। लॉटरी कांस्य 100 रजत 300। शेष अभी अनलॉक होना बाकी है। हे लिन फैन परिणाम से खुश था। मुझे और मेहनत करनी होगी और जल्द ही अपना स्तर बढ़ाना होगा। अनुभव अंकों की यह मात्रा बहुत कम है, मैं और अधिक प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। उसने लियू फैंग से प्राप्त तलवारबाजी कौशल को निकाला और उसे वापस रखने से पहले पढ़ा। अब यह बेकार है और मैं जो गदा इस्तेमाल कर रहा हूं वह काफी हिंसक है। यह तलवार से बेहतर है, हालांकि यह कोई उच्च स्तरीय कौशल नहीं है। यह निश्चित रूप से इतना शक्तिशाली है कि अपने हमलों से मार सकता है, लेकिन मुझे वास्तव में हड्डियों का अमर शोधन पसंद नहीं है। यह पर्याप्त मजबूत नहीं है। मुझे बेहतर कौशल समूह बनाना चाहिए। उन्होंने अलग अलग रास्तों को दर्ज करने वाला कागज निकाला। तो मैं पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुका हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। लिन फैन को साधना का शौक था और जब भी मौका मिलता वह साधना करता। नींद और आराम कमजोर लोगों के लिए है। नया मार्ग, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर बाद लिन फैन के शरीर में अजीब सा महसूस हुआ और उसे लगा कि वह बहुत आगे जा रहा है। लिन फैन ने तुरंत अपनी भंडारण अंगुली से तार निकाली और आत्महत्या कर ली। ऐसी स्थिति में आत्महत्या ही एकमात्र रास्ता है। अनुभव अंक जोड़ 10। 10 सेकंड के बाद लिन फैन जाग गया और साधना जारी रखी। लिन फैन ने तलवार को अपने सामने रख लिया और जब भी उसे जरूरत पड़ी आत्महत्या कर ली। अचानक कौशल सेट निर्माण के खाली पृष्ठ पर एक वाक्य दिखाई दिया। कांस्य तापन विधि, भौतिक शरीर को मजबूत बनाना। अनुभव अंक जोड़ 1। नश्वर निम्न वर्ग, जाओ और मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम बदतर बनो, लानत है। लिन फैन ने आंखें घुमाई और किताब को नजरअंदाज कर दिया। मुझे हर हाल में सुधार करना होगा। क्षितिज से उठती हुई प्रकाश की ज्वाला ने आकाश को नारंगी और पीले रंग में रंग दिया। लिन फैन पर मानो जुनून सवार हो रहा था। उसकी लाल आंखें अब शून्य में घूर रही थीं। क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? लिन फैन हताशा से रोने ही वाला था। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने कितनी बार आत्महत्या की है। आखिरी बार अगर मैं फिर से फेल हो गया तो तुम्हें जाकर मर जाना चाहिए। अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक वाक्य अचानक एक खाली पृष्ठ पर प्रकट हो गया। गोल्डन बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट, अमर शरीर और मांसपेशियों का विस्तार। अनुभव अंक जोड़ 3। नश्वर उच्च वर्ग 6666। यह देखकर लिन फैन उत्साह से उछल पड़ा। वाह, आखिरकार इससे मुझे प्रति सेकंड 3 अनुभव अंक मिलेंगे। प्रति मिनट 180 पॉइंट और प्रति घंटे 10,800 पॉइंट। वाह, इससे मेरा बहुत समय बचेगा। महान। लिन फैन गुनगुनाया। वह नतीजे से संतुष्ट था। आखिरकार उसने इसके लिए अपना खून, पसीना और आंसू बहाए थे। बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के सबसे शानदार फ्लेम सेट के शिष्य बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक का प्रशिक्षण लेंगे। लिन फैन का गोल्डन बॉडी टेम्परिंग सीक्रेट उनकी दोगुनी गति से लेवल अप करने में सक्षम था और उसका भौतिक शरीर अमर रहेगा। वाह। हुआंग फुगुई के कमरे में हुआंग फुगुई को लोहे के कबाड़ को पैक करते देख शिष्य दौड़कर उसके पास खड़ा हो गया। वरिष्ठ भाई, मैं ये काम कर दूंगा और आपको उन्हें उचित दाम पर बेचने में मदद करूंगा। लोहे के उस टुकड़े ने हुआंग फुगुई के कमरे में बहुत बड़ी जगह घेर ली थी, लेकिन चूंकि हुआंग फुगुई ने इस पर बहुत पैसा खर्च किया था, इसलिए वे इसे ऐसे ही फेंक नहीं सकते थे। हुआंग फुगुई का सबसे वफादार सेवक होने के नाते वह शिष्य हुआंग फुगुई की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। वरिष्ठ भाई, मेरी बात पर भरोसा करो। मैंने पूरी जांच कर ली है और मुझे पता चला है कि टूल रिफाइनिंग स्कूल के शिष्य उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे जरूर उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदेंगे। चुप रहो। हुआंग फुगुई ने उसे घूरा। इसे डिब्बे में रखो और मेरे पीछे आओ और जूनियर भाई लिन से मिलो। शिष्य ने देखा कि हुआंग फुगुई अच्छे मूड में था, इसलिए उसने मान लिया कि वह लिन फैन को कुछ परेशानी देने जा रहा है। यह भी खूब रही। रास्ते में जैसे ही हुआंग फुगुई सड़क पर कदम रखा, वह ध्यान का केंद्र बन गया। देख रहे हो, बड़े भाई हुआंग अब अमीर हो गए हैं। अब 0.5 किलोग्राम लोहे के स्क्रैप की कीमत 3 YHP है। मेरे पास अभी बहुत सारा कच्चा लोहा है, लेकिन मैं इसे किसे बेचूं?
इसे बचा लो बेवकूफ। सीनियर भाई हुआंग इसे अभी नहीं खरीदेंगे, लेकिन भविष्य में वे ये सब खरीद लेंगे। शिष्य ने अपने मित्र को ऐसे समझाना शुरू किया जैसे वह कोई अर्थशास्त्री हो। उन्हें स्क्रैप आयरन उद्योग पर भरोसा था, लेकिन हुआंग फुगुई को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वह बस ये सब अपने छोटे भाई लिन को बताना चाहता था। किसी गलतफहमी के कारण उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि मिशन पूरा करने के लिए की गई उस यात्रा के बाद वह लिन फैन के प्रति बेहद आभारी थे और उन्हें एक अलग नजरिए से देखते थे, खासकर इस बात की वजह से कि लिन फैन ने उसके लिए हमला झेला था। हुआंग फुगुई अब भी हर रात यही सपना देखता था और रोता था क्योंकि वह बहुत भावुक हो गया था। अपने कमरे में लिन फैन ने साधना पूरी की। वह परिणामों से बेहद खुश था। सभी अलग अलग मार्गों को ध्यान से लिखने में की गई उसकी कड़ी मेहनत और प्रयास आखिरकार रंग लाए। अब उसके पास एक नश्वर उच्च स्तरीय कौशल था। अगर वह एक बेहतर कौशल समूह बनाना चाहता था तो उसे बस एक रहस्यमय कौशल निर्माण मार्गदर्शिका मिल सकती थी, क्योंकि उसकी वर्तमान मार्गदर्शिका केवल नश्वर स्तर के कौशल समूह बनाने के लिए ही थी। जूनियर भाई लिन, उसने किसी को अपने लिए पुकारते सुना। लिन फैन ने दरवाजा खोला तो देखा कि हुआंग फुगुई अपनी गाड़ी धकेल रहा है। उसे क्या चाहिए? क्या वह मुझे जबरदस्ती सारा लोहा बेचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अब हम दोस्त हैं? नहीं, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। मुझे उसे भ्रमित करने की कोशिश करनी चाहिए। वरिष्ठ भाई हुआंग, क्या हाल है? लिन फैन ने आलस से पूछा। मैं खुद को मारना भी भूल गया और अब मैं बहुत थक गया हूं। शिष्य लड़ने की तैयारी में बाहर आया। क्या तुम्हें अपने वरिष्ठ भाई को ऐसे ही संबोधित करना चाहिए? वह झल्लाया। त्याग। शिष्य लिन फैन को डांटने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, उसे कमरे से बाहर भेज दिया गया। हंग फुगुई आगे बढ़ा और लिन फैन के हाथ अपने हाथों में ले लिए। छोटे भाई लिन, उसने अपराधबोध से कहा, बड़े भाई पिछली बार जो हुआ उसके लिए बहुत दुखी है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसके लिए माफ कर देंगे। यह मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार है, कृपया इसे स्वीकार करें। हुआंग फुगुई ने गाड़ी की ओर इशारा किया। कोई बात नहीं बड़े भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। लिन फैन ने हक्का बक्का होकर कहा। अरे, मुझे तो लगा था कि वो मुझे जबरदस्ती खरीदने के लिए आया है, पर मैं क्या मुफ्त में मिलने वाली चीजें लेने वाला इंसान हूं? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे विनम्र रहना होगा, यही तो परंपरा है। वरिष्ठ भाई, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं इसके लिए आपको भुगतान करूंगा। स्क्रैप लोहा आखिरकार महंगा है। लिन फैन ने अफसोस जताया। यह सुनकर हुआंग फुगुई लगभग रो पड़ा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका छोटा भाई लिन उसके बारे में सोचेगा। हुआंग फुगुई के लिए अब पैसा उसके छोटे भाई लिन के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन वह लिन फैन की दयालुता को भी अस्वीकार नहीं कर सकता था। मैं जूनियर भाई की हर बात मानूंगा। हुआंग फुगुई ने लिन फैन के कंधे पर थपथपाया। अरे बाप रे, यह वहां नहीं जा रहा है जहां मैं चाहता हूं। तुम मेरा शिष्टाचार क्यों स्वीकार कर रहे हो? तुम्हें तो इसे अस्वीकार करके मुझे उपहार स्वरूप देना चाहिए था। क्या चीजें इसी तरह काम नहीं करती? इस दुनिया में लोग अलग तरह से क्यों सोचते हैं? आप सभी से संवाद करना इतना मुश्किल क्यों है? लेकिन गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने अचानक अपना मन बदल लिया तो मुझे शर्मिंदगी होगी। ऐसे में मैं इसे ले लूंगा क्योंकि छोटे भाई को इसकी तुरंत जरूरत है। जहां तक कीमत की बात है, छोटे भाई को उम्मीद है कि बड़े भाई पहले मुझे उधार में बेच देंगे, मैं बाद में पैसे चुका दूंगा। लिन फैन ने कहा। वैसे भी मैं मोटी चमड़ी का हूं। हुआंग फुगुई को इस सौदे से कुछ कमाने की उम्मीद थी, लेकिन लिन फैन के कहने पर वह उसकी बात मान गया। जरूर, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि हम अपने मतभेद भुला सकें। लिन फैन मुस्कुराया और हुआंग फुगुई के कंधे पर थपथपाया। मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। छोटे भाई जरूर याद रखेंगे, बड़े भाई निश्चिंत हो जाएंगे। ठीक है, हुआंग फुगुई ने सिर हिलाया। वह अपने छोटे भाई पर बहुत भरोसा करता था। बेशक समय अस्पष्ट है, आखिर बाद में कब होता है। हालांकि मुझे अपने ग्रेनेड बनाने और जानवरों से अंक अर्जित करने के लिए अब इस लोहे की आवश्यकता है। जूनियर भाई हुआंग, आप भी यहाँ हैं। झांग लोंग ने कमरे में प्रवेश करते हुए हुआंग फुगुई का अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई झांग, आप यहाँ क्यों आए हैं? लिन फैन ने पूछा। मैंने मिशन जमा कर दिया है और जूनियर भाई को इनाम देने आया हूँ। झांग लोंग मुस्कुराया। उसने जमीन पर पड़े लोहे के कबाड़ से भरे ठेले को देखा और उलझन में लिन फैन की ओर मुड़ा। यह क्या है? जूनियर भाई लिन को उपहार। हुआंग फुगुई हंसा। झांग लोंग समझ नहीं पा रहा था कि लिन फैन को ऐसी चीज की क्या जरूरत है, लेकिन वैसे भी ये उसकी समस्या नहीं थी। उसने अपनी जेब से इनाम निकाले और लिन फैन को दे दिए। समूह मिशन के दौरान लिन फैन के योगदान के लिए आभारी था, क्योंकि उसके बिना वे वहीं मर जाते। वरिष्ठ भाई, क्या आपको यकीन है कि इतने सारे इनाम हैं? लिन फैन ने सरसरी निगाह डाली। यहाँ 30,000 YBH है और एक बोतल नश्वर उच्च स्तरीय गोलियां। क्या इनका इनाम इतना है? क्या उन्होंने मुझे भी अपना हिस्सा दिया? नहीं, यह ज्यादा नहीं है। झांग लोंग ने तुरंत हाथ हिलाया। लिन फैन ने हाथ हिलाया। मैं बेवकूफ नहीं हूं, आखिरकार हम इतने करीब हैं। मैं सिर्फ 10,000 दो गोलियां लूंगा, बाकी आपस में बांट लो। बड़े भाइयों, अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। लिन फैन ने आखिरकार अपने बड़े भाइयों का ख्याल रखा। मुझे उनका अपग्रेड चाहिए ताकि मैं उन्हें बाहर ला सकूं और कूल बन सकूं। मुझे असल में नश्वर उच्च श्रेणी की गोलियों की भी जरूरत नहीं है। छोटे भाई तुम। झांग लोंग ने उसकी तरफ देखा। उसके पास शब्द नहीं थे। लिन फैन की हरकतों से वह बहुत प्रभावित हुआ। झांग लोंग आगे बढ़ा और लिन फैन की पीठ थपथपाई। उसके लिए यह उसका सौभाग्य था कि वह लिन फैन से दोस्ती कर सका। उन दोनों को विदा करने के बाद लिन फैन गहरी सोच में डूब गया। अब स्क्रैप लोहे से वह प्रचुर मात्रा में ग्रेनेड बना सकेगा और अंक अर्जित कर सकेगा, लेकिन उससे पहले उसे अपनी सारी धनराशि गोलियों और कौशल पर खर्च करनी चाहिए। एक बॉडी टैंपिंग दायरे के साधक के रूप में उसे अभी किसी कौशल की जरूरत नहीं थी। अब उसे बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए था। गोलियों के साथ खेती करने से मैं कुछ ही समय में एक कुलीन बन जाऊंगा। लेकिन जब लिन फैन गोलियों के हॉल में पहुंचा तो उसने अब वैसा नहीं सोचा। एक नश्वर निम्न श्रेणी की गोली की कीमत 3000 YHV है। रहस्यवादी स्तर की गोलियां कम से कम कुछ मिलियन और अधिकतम 100 मिलियन तक होती हैं। अधिकांश शिष्यों के लिए यह एक विलासिता थी। यदि वे गोलियां खरीदने में असमर्थ होते तो उन्हें पुराने तरीके से खेती करनी पड़ती। गोलियों के हॉल के चारों ओर भ्रमण के बाद एक रहस्यवादी उच्च श्रेणी की साधना गोली ने लिन फैन की नजर को आकर्षित किया। रहस्यवादी अस्थि ज्वाला गोली। रहस्यवादी उच्च श्रेणी की साधना गोली। दुष्प्रभाव, सेवन के बाद हड्डियां टूट जाएंगी, जिससे असहनीय दर्द होगा। साधना के दौरान बीच में ही छोड़ देने से शरीर में गंभीर परिणाम और गंभीर चोटें आ सकती हैं। लागत 2,50,000 YHV। ये सभी रहस्यमय उच्च श्रेणी की गोलियों में सबसे सस्ती है। ऐसा इसके दुष्प्रभावों के कारण हो सकता है। रहस्यवादी स्तर की गोलियां खजाने थीं क्योंकि वे पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए किसी की साधना में सहायता कर सकती थीं। संप्रदाय के अधिकांश साधक पृथ्वी तारा सीमा क्षेत्र में थे, इसलिए रहस्यवादी स्तर की गोलियां महंगी थीं। लिन फैन ने हिसाब लगाया कि उसके पास कितनी रकम है। 1,30,000 येन हैम्बर्ग, जो अभी भी गोली से बहुत दूर है। मुझे कमाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। रुको, रहस्यवादी निम्न श्रेणी का कौशल मुझे लियू फेंग से मिला। मुझे इसके साथ कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में उस दोपहर संप्रदाय के आक्रोश क्षेत्र में। संप्रदाय द्वारा आक्रोश क्षेत्र की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि शिष्यों को अपने मतभेदों को शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से सुलझाने के लिए एक स्थान प्रदान किया जा सके। शिष्यों को लड़ने की अनुमति थी, लेकिन इस शर्त पर कि वे कोई जीवन घातक कार्य नहीं करेंगे। शर्त लगा रहे हैं। द्वितीय श्रेणी के बाहरी शिष्य हेजू द्वितीय श्रेणी के बाहरी शिष्य बाइशन के विरुद्ध जा रहे हैं। हेजू बॉडी टैंपिंग स्टेज 6, बाइशन बॉडी टैंपिंग चरण 6। अपना पक्ष ले लो। एक अधेड़ उम्र का आदमी आक्रोश अखाड़े के किनारे खड़ा होकर शिष्यों से उस शिष्य पर दांव लगवाता था जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह जीतेगा।
पंथ में आक्रोश अखाड़ा जुए का भी काम करता था और यह शिष्यों के लिए धन कमाने का एक तेज तरीका था। मंच पर दोनों शिष्य अपने मतभेदों को सुझाने के लिए मौजूद थे, जबकि दर्शक जैकपॉट जीतने की उम्मीद में वहां मौजूद थे। लिन फैन भीड़ के बीच मुखौटा पहने खड़ा था। मैग्निफिसेंट फ्लेम सेट में यह सामान्य पहनावे का तरीका था। शिष्यों को लड़ते देख लिन फैन के मुंह पर मुस्कान आ गई। जुआ, यह बढ़िया है। लेकिन लिन फैन ने शर्त में हिस्सा नहीं लिया। वह किनारे खड़ा होकर चुपचाप लड़ाई देखता रहा। अखाड़े में बाइशन और हेजू गुस्से से एक दूसरे को घूर रहे थे। सीटी बजाते हुए दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद हेशू ने बाइशन को उड़ा दिया। बाइशू अखाड़े में लेटा हुआ गुस्से से हेशू को घूर रहा था, जो उस पर कदम रख रहा था। बाइशन, तुम हार गए, हेशू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। अब से तुम्हें ज्यादा सम्मान से पेश आना होगा। हम्फ। बाइशन की तलवार अब किनारे पर थी। उसने हेजू को घूरते हुए अपने चेहरे पर लगा खून पोंछा। हेशू ने अपने कपड़े ठीक किए और बाइशन को घृणा से घूरा। देखो, तुम्हें हराना कितना आसान है। वह हंसा और घायल बाइशन को कोने में दुबका छोड़कर अखाड़े से बाहर चला गया। दोनों की साधना एक जैसी थी, लेकिन हेशू ने समुद्र, भूमि और वायु के सम्राट की मुक्केबाजी कौशल का अधिकतम क्षमता तक अभ्यास किया था, इसलिए बाइशन की क्षमता उससे बहुत पीछे थी। बाइशन ने खुद को संभाला और चुपचाप भीड़ में गायब हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हेजू की तुलना में इतना कमजोर होगा। यह सब इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई कौशल नहीं है। अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं हार चुका हूं। पीछे का दृश्य देखकर लिन फैन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एकदम सही लक्ष्य। कृपया उदास ही रहो, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं अपनी चीजें बेच सकता हूं। लिन फैन बाइशन से पीछे रह गए। चट्टान के किनारे पर बाइशन चुपचाप बैठा था। वह खुद से निराश होकर शून्य में देखता रहा। छोटे भाई, नतीजे इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप डटे रहें तो यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिन फैन उनके पास आकर बैठ गया। बाइशन ने लिन फैन की तरफ देखा। शुक्रिया बड़े भाई, लेकिन आखिरकार मैं उनसे हार गई। नहीं, असफलता ही सफलता की जननी है। अपनी गलतियों से सीखना और सुधार करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लिन फैन ने बाइशन को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हुए कहा। और बाइशन को बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि लिन फैन की बात भी बहुत सही थी। बाइशन ने भी लिन फैन के आसपास अपनी सुरक्षा कम कर दी। बस यही मेरी योजना है, उसे यह सोचने पर मजबूर कर दो कि मैं मिलनसार हूं, होशियार हूं और मदद के लिए यहां हूं।